इसलिए क्योंकि आप यू शाओगेंग की दुष्टता और विदूषक जैसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पाए। गुस्से में आकर आपने टॉयलेट में छलांग लगा दी और दूर वो कॉन्टिनेंट में आ पहुंचे जहां आप सुप्रीम पॉन्टिफ के गार्ड बन गए। यहां आपने अपना सेकंड मार्शल सोल टाइम क्लॉक जागृत किया। आपका सोल स्किल है टाइम फ्रीज। इसे एक्टिवेट करते ही समय पूरी तरह से थम जाता है और सब कुछ होस्ट आपके नियंत्रण में आ जाता है। आप इसे दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और हर बार यह 2 घंटे तक रहता है। ये एक डिवाइन स्किल तो है ही, साथ ही ये एक शैतान की चाबी भी है। पिछले जन्म का तनाव और इस जन्म की इच्छाएं ताकत मिलते ही आपस में जुड़कर तेजी से बढ़ने लगी। जब आपको पता चला कि यह दूलो कॉन्टिनेंट है और जब आपको यह एहसास हुआ कि वह अद्वितीय और बेदाग खूबसूरती वाली सुप्रीम पॉन्टिफ सच में अस्तित्व में है, तो एक पागलपन भरा विचार किसी जंगली लता की तरह आपके दिल से कसकर लिपट गया। वह विचार था कि आपको हर हाल में उसे हासिल करना होगा। इस समय आप सुप्रीम पॉन्टिफ के सिंहासन पर बैठी उस बेहद खूबसूरत छवि को देख रहे हैं। आपके कवच के अंदर आपका दिल तेजी से धड़क रहा है। तभी महल के अंदर से आती कदमों की आवाज ने आपको तुरंत होश में ला दिया। आपने अपनी तिरछी नजरों से 2 आकृतियों को देखा, जुडोलुओं और घोस्ट डोलुओं। ये दोनों टाइटल डोलुओं सिंहासन पर बैठी बीबी डोंग के सामने सम्मान में झुके और फिर मुड़कर जाने लगे। जब वे महल के दरवाजे के पास से गुजरे तो यू ग्वांग की उन रहस्यमयी और अजीब आंखों ने दोनों तरफ के गार्ड्स को स्कैन किया। आपको महसूस हुआ कि कंकपा देने वाली ठंडक आपके कवच को पार कर गई है। आपने तुरंत अपनी सांसें रोकी और अपनी सोल पावर को पूरी तरह से अंदर छिपा लिया। सौभाग्य से वह नजर सिर्फ एक पल के लिए टिकी और फिर आगे बढ़ गई। आखिर टाइटल डोलुओं का स्तर कितना ऊंचा होता है, वे भला पहरा देने वाले 2 छोटे-मोटे गार्ड्स पर विशेष ध्यान क्यों देंगे? जब दोनों टाइटल डोलुओं योद्धा दूर चले गए तो महल के भीतर एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अब वहां सिर्फ बीबी डोंग ही बची थी। वह अपना सिर झुकाए हुए दस्तावेजों की समीक्षा कर रही थी। यही वह सही मौका था। आपके भीतर की मेंटल वर्ल्ड में टाइम स्टॉप क्लॉक चुपचाप घूमने लगी। एक अदृश्य तरंग खामोशी से चारों तरफ फैल गई जो महल के सामने के बरामदे से गुजरती हुई गहरे और विशाल हॉल में समा गई। उसने दुनिया के सारे रंगों और आवाजों को पूरी तरह मिटा दिया और सब कुछ एक परम सन्नाटे में जम गया। समय यहीं पर रुक गया। आपने अपने कवच को ठीक किया, कदम आगे बढ़ाए और बिना किसी घबराहट के उस ऊंचे और भव्य महल के दरवाजे के अंदर प्रवेश करे। अपने उस शिकार की ओर जिसे पाने की चाहत आपके दिल में लंबे समय से थी। आप उस गहरे लाल रंग के कालीन पर कदम रखते हुए ऊंचे चबूतरे पर स्थित सुप्रीम पॉन्टिफ के सिंहासन की ओर बढ़ने लगे। इस मुकम्मल सन्नाटे में आपके कदमों की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी जो आपके चरम पर पहुंचे रोमांच और उत्तेजना को हर कदम के साथ थपथपा रही थी। वहां जितनी ज्यादा शांति थी, सिंहासन पर बैठी उस आकृति का विजुअल इंपैक्ट उतना ही ज्यादा गहरा हो रहा था। बैंगनी और सुनहरे रंग के शानदार शाही लिबास ने उनकी दिल थाम देने वाली शारीरिक बनावट और कर्व्स को ढका हुआ था। उनके नौ घुमावदार बैंगनी सोने के मुकुट के नीचे उनके हल्के बैंगनी बाल सबसे बेहतरीन रेशम की तरह मुलायम लग रहे थे। उनकी पलकें लंबी और घनी थीं जो उस ठहरे हुए प्रकाश में उनकी आंखों के नीचे एक हल्की परछाई बना रही थी। उनकी नाक तीखी और होंठों की बनावट बिल्कुल परफेक्ट थी जिन पर एक प्राकृतिक हल्का गुलाबी निखार था। भले ही वह ठहरे हुए समय में आंखें बंद किए ध्यान केंद्रित किए बैठी थी, फिर भी उनके चेहरे से एक हैरान कर देने वाली खूबसूरती झलक रही थी। उनकी आभा पूरी तरह से प्राकृतिक, ठंडी, गरिमामयी और पवित्र थी जिसे कोई छू नहीं सकता था। मानो दुनिया में परफेक्शन की जितनी भी कल्पनाएं हो सकती हैं वे सब उनमें सिमट आई थी। वाकई बेहद खूबसूरत। आपने अपने दिल की गहराइयों में एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। आपकी आंखों में चमकती चाहत की तपिश साफ नजर आ रही थी। जैसा कि उम्मीद थी, वह वाकई बीबी डोंग थी, एक बेमिसाल और बेहद खूबसूरत। समय समाप्त होने में अभी भी लगभग 2 घंटे बाकी थे। इस डोमेन में जो पूरी तरह से सिर्फ आपका था, वह समय के चक्र में जमी हुई एक अनमोल और नायाब धरोहर की तरह थी। एक अजीब और बेकाबू इच्छा ने आपको आगे धकेला। आप सीढ़ियों के नीचे नहीं रुके बल्कि अपने कदम आगे बढ़ाते हुए उस सिंहासन पर चढ़ गए जो स्पिरिट हॉल की सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक था। वह सिंहासन काफी बड़ा था और आप बेहद सावधानी से खुद को बचाते हुए बीबी डोंग के ठीक बगल में बैठ गए और उनके साथ उस बेहद सम्मानित और खास सिंहासन को साझा करने लगे। जैसे ही आप बैठे, एक ऐसी अनूठी और बेहतरीन खुशबू आपके भीतर समा गई जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वह कोई आम इत्र या पाउडर की महक नहीं थी, बल्कि उसमें एक शाही गरिमा, ठंडेपन और उनके शरीर की हल्की प्राकृतिक महक का एक अनोखा मिश्रण था जो बेहद शालीन, रहस्यमयी और मन को पूरी तरह से झकझोर देने वाली थी। आपने एक गहरी सांस ली। आपके चेहरे पर पूरी तरह से मदहोश हो जाने वाले भाव आ गए। इतनी नजदीक से, बिना किसी सुरक्षा या हिचक के इस बेहद खूबसूरत चेहरे को देखना, पिछले जन्म की अधूरी इच्छाएं और इस समय पूर्ण शक्ति हाथ में होने का रोमांच, इन सब ने मिलकर आपकी समझदारी और संयम की आखिरी दीवार को भी पूरी तरह से ढा दिया। आपने अपनी सांसें रोकी। आपके आंदोलनों में एक हल्की सी घबराहट थी, लेकिन दिल में एक पक्का इरादा भी था। आप धीरे-धीरे उनके और करीब आए। आपकी आकृति सिंहासन पर बैठी उस बेहद खूबसूरत सुप्रीम पॉन्टिफ पर हल्की सी झुक गई। आखिरकार आपके होंठ उन हल्के गुलाबी होंठों से जा मिले। वे छूने में थोड़े ठंडे लेकिन अविश्वसनीय रूप से बेहद कोमल थे। आपने इस खास पल को महसूस किया और उस अनूठे एहसास का स्वाद लिया जो इस समय सिर्फ और सिर्फ आपका था। काफी देर बाद आप वहां से हटने के लिए तैयार हुए। इसके बाद आपने हाथ बढ़ाकर बीबी डोंग के शरीर को अपनी बाहों में समेट लिया। फिर आपने अपने फर्स्ट मार्शल सोल ब्रेकिंग कोन स्पीयर का आह्वान किया। उस भाले से एक हल्की सी थरथराहट हुई और उससे एक गूंजती हुई आवाज निकली। आपको ऐसा लगा मानो आप अपने भविष्य के अभ्यास और ट्रेनिंग के रास्ते को देख रहे हैं जहां आपको एक के बाद एक कई कठिन बाधाओं को पार करना था। इस समय बीबी डोंग ने भविष्य को थाम लिया है। ये सच में कभी न भूलने वाला पल है। आपने धीमी आवाज में खुद से कहा और आपकी आवाज उस ठहरे हुए समय की हवा में विलीन हो गई। ये तो सिर्फ पहली बार था। समय को पूरी तरह से रोक देने वाली इस अजय क्षमता के साथ भविष्य में बातचीत और संपर्क के ऐसे कई और मौके मिलने वाले थे। आप 2 कदम पीछे हटे और तेजी से अपने काम का मुआयना किया ताकि यह पक्का किया जा सके कि सामान्य नजरों से देखने पर मतलब कुछ भी अजीब या गड़बड़ न लगे। इसके बाद ही आप बड़े अनमने मन से मुड़े और महल के दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। वह भारी और विशाल दरवाजा आपके सामने खुला हुआ था। आप तेजी से कदम बढ़ाते हुए वापस उसी जगह पर आ गए जहां आप पहले पहरा दे रहे थे। आपने अपने शरीर को बिल्कुल सीधा किया, अपने भाले को कसकर पकड़ा और आपके चेहरे के भाव फिर से एक गार्ड नाइट की तरह गंभीर और शून्य हो गए। जैसे ही आप अपनी जगह पर स्थिर हुए, आपने अपने मन में दोहराया, टाइम स्टॉप खत्म। वह अदृश्य तरंग तुरंत गायब हो गई। दुनिया में रंग फिर से बहने लगे और आवाजें वापस लौट आई। हवा के झोंके गलियारे के खंभों के बीच लगे झंडों को लहराने लगे और दूर से पक्षियों की हल्की चहचहाहट सुनाई देने लगी। आपके बगल में खड़ा गार्ड रॉगर अभी भी उसी चिड़चिड़े और असहज चेहरे के साथ खड़ा था। आप बिल्कुल सीधे सामने की तरफ देख रहे थे, मानो आप अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले थे। रॉगर ने जब आपको इस तरह शांत और आज्ञाकारी रूप में खड़े देखा तो उसने एक ठंडी सांस ली और अपना सिर वापस घुमा लिया ताकि वह उस काम को पूरा कर सके जिसे वह अपनी नजर में एक असली गार्ड की जिम्मेदारी समझता था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा कुछ पल पहले था। उसमें एक रत्ती भर का भी अंतर नहीं था। हालांकि सुप्रीम पॉन्टिफ के उस महल के भीतर ऊंचे सिंहासन पर बैठी बीबी डोंग की आंखों की पुतलियां समय के दोबारा शुरू होते ही एक ऐसे पल के लिए हल्की सी सिकुड़ गईं जिसे आम नजरों से पकड़ पाना नामुमकिन था। उन्हें एक बेहद अजीब और तीव्र एहसास हुआ जो मानो देर से आई किसी लहर की तरह अचानक उनके पूरे तन मन पर छा गया। उनके शरीर की गहराइयों से एक ऐसी असहनीय और अजीब सी दर्द उठी जिसने उनके लिए सीधे बैठे रहना भी लगभग नामुमकिन कर दिया। उन्होंने अनजाने में ही अपनी बैठने की स्थिति को बदलने और थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह हल्का सा हिली, एक तीखा और तेज दर्द उभरा। उनके मुंह से एक दबी हुई कराह निकली और वह तुरंत वापस सिंहासन पर गिर गए। उनकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। उफ, ये क्या हो रहा है? इसी के साथ उनके मुंह में एक अजीब सा हल्का मीठा स्वाद फैल गया और ये स्वाद, उन्होंने अपनी उंगली बढ़ाई और उलझन में आकर धीरे से अपने होठों को छुआ। बीबी डोंग की आंखों की पुतलियां अचानक से सिकुड़ गईं। ये सब कैसे मुमकिन है?
वह तो लगातार सिर्फ दस्तावेजों की समीक्षा कर रही थी। जू डोलुओं और गुई घोस्ट डोलुओं के जाने के बाद महल के अंदर उनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए था। उनके उस बेहद खूबसूरत चेहरे पर पहले तो गहरी उलझन के भाव आए और फिर धीरे धीरे उनके चेहरे का रंग उड़ गया, जिससे उनका चेहरा बेहद गंभीर और संजीदा हो गया। महल के भीतर अभी भी वही सन्नाटा और खालीपन था। रंग बिरंगी खिड़कियों से छनकर आती धूप फर्श पर खूबसूरत परछाइयां बना रही थी। सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो कुछ बदला ही ना हो, लेकिन असल में सब कुछ बदल चुका था। बीबी डोंग ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उनकी उन गहरी बैंगनी आंखों में अब एक पल पहले जैसी शांति और एकाग्रता नहीं बची थी, बल्कि उसकी जगह एक कंपा देने वाले ठंडेपन ने ले ली थी। वह खुद का और इस शांत दिखने वाले विशाल महल का गहराई से मुआयना करने लगी। उन्होंने बिना कोई हलचल दिखाए अपने शरीर के भीतर मौजूद असीमित और विशाल सोल पावर को सक्रिय किया और अपने शरीर में हो रहे एक छोटे से बदलाव को बारीकी से महसूस करने लगी। इसी के साथ उनकी शक्तिशाली मेंटल पावर एक अदृश्य लहर की तरह चुपचाप पूरे सुप्रीम पॉन्टिफ महल में फैलने और जांच करने लगी। हवा में शायद किसी बेहद धुंधली, कमजोर और पकड़ में न आने वाली एक अजनबी मौजूदगी की गंध बची रह गई थी। कोई है? बीबी डोंग की आवाज हमेशा की तरह स्थिर रही, जिसमें एक सुप्रीम पॉन्टिफ का स्वाभाविक दबदबा और गरिमा थी। उसमें किसी तरह की घबराहट या हलचल महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन वह रोज की तुलना में कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। महल के दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे गार्ड रॉगर का ध्यान तुरंत वहां गया। उसने फौरन झुककर जवाब दिया, आपका सेवक हाजिर है। आदेश जारी करो, आज सुप्रीम पॉन्टिफ महल को समय से पहले बंद कर दिया जाए। जब तक मैं खुद किसी को न बुलाऊं, कोई भी मुख्य महल के 100 कदमों के दायरे में कदम नहीं रखेगा। बीबी डोंग थोड़ा रुकी और बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जाओ और होली मैडम हुलियाना को बुला कर लाओ। उनसे कहो कि वे तुरंत मुझसे मिले। जी महामहिम सुप्रीम पॉन्टिफ। आप भी रॉगर के साथ ही सम्मान में झुके और आदेश को स्वीकार किया। आपकी झुकी हुई पलकों के नीचे आंखों में एक हल्की सी चमक कौंध गई। सुप्रीम पॉन्टिफ का शाही आदेश मिलने के बाद आप और गार्ड रॉगर ने जरा सी भी लापरवाही नहीं बरती। आप दोनों तुरंत मुख्य महल के पहरे वाले इलाके से हट गए और उस महल की ओर बढ़ गए जहां होली मैडम का निवास स्थान महल था। रास्ते में रॉगर के चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता थी। उसने धीमी आवाज में आपसे कहा, आज महामहिम सुप्रीम पॉन्टिफ का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। होली मैडम को भी इतनी अचानक बुलाया है। हमें हर काम बेहद सावधानी से करना होगा ताकि कोई गलती ना हो। आपने हाँ में सिर हिलाया। आपकी आंखें बिल्कुल शांत थीं, लेकिन आपके दिमाग में अपनी ही योजनाएं चल रही थीं। कुछ ही देर में आप दोनों होली मैडम के निवास स्थान पर पहुंच गए और वहां तैनात गार्ड्स को सुप्रीम पॉन्टिफ के आदेश की जानकारी दी। कुछ ही पलों के बाद महल का मुख्य दरवाजा खुला और एक बेहद खूबसूरत और सुडौल आकृति धीरे धीरे बाहर आई। ये कोई और नहीं बल्कि स्पिरिट हॉल की होली मैडम हुलियाना ही थी। हुलियाना अभी अपनी साधना से उठी थी। उन्होंने एक साधारण सफेद रंग की ट्रेनिंग ड्रेस पहनी हुई थी, जो उनकी युवा और आकर्षक शारीरिक बनावट को उभार रही थी। उनके छोटे सुनहरे नारंगी बाल पीछे की तरफ बिखरे हुए थे, जिन्हें अभी ठीक से संवारने का समय भी नहीं मिला था। बालों की कुछ लटें लापरवाही से उनके गालों पर झूल रही थी, जो उनकी खूबसूरती में एक अलग ही सम्मोहन जोड़ रही थी। उनका चेहरा बेहद खूबसूरत था, जिसमें एक युवा लड़की की मासूमियत के साथ साथ एक जन्मजात आकर्षण का अनोखा मेल था। उनकी आंखों की चंचलता में भले ही इस समय थोड़ी उलझन थी, फिर भी एक स्वाभाविक और दिल को छू लेने वाला अंदाज साफ झलक रहा था। उनका हर एक कदम अपने आप में एक अलग आकर्षण बिखेर रहा था। एक वफादार रक्षक सैनिक की जिम्मेदारी निभाते हुए आपने रॉगर के साथ मिलकर सम्मान में अपना सिर झुकाया और कहा, प्रणाम होली मैडम महोदया। महामहिम सुप्रीम पॉन्टिफ के शाही आदेशानुसार आपको तुरंत सुप्रीम पॉन्टिफ महल में उपस्थित होना है। हुलियाना ने धीरे से हामी में अपना सिर हिलाया। उनकी आवाज बिल्कुल साफ और कानों को सुकून देने वाली थी। आप दोनों को कष्ट हुआ, धन्यवाद। उनकी नजरें दोनों गार्ड्स पर से गुजरी, लेकिन वे कहीं रुकी नहीं। ऐसे पहरा देने वाले सैनिकों को देखने की उन्हें पहले से ही आदत थी। आपने अपनी पलकें नीचे झुकाए रखी और अपनी तिरछी नजरों से होली मैडम के इस खूबसूरत रूप को पूरी तरह निहार लिया। आपने मन ही मन उनकी तारीफ की, वाकई यह भी एक बेमिसाल सुंदरी है। आखिरकार बीबी डोंग की सीधी डिसाइपल जो है। लेकिन अफसोस, आज आपका पूरा ध्यान और मन उस ऊंचे सिंहासन पर बैठी सुप्रीम पॉन्टिफ पर ही लगा हुआ था। इसलिए इस समय इस अद्भुत खूबसूरती को देखकर भी आपने अपने बाकी विचारों को दबा दिया। अभी आगे बहुत समय था। भविष्य में इस होली मैडम के आकर्षण को करीब से महसूस करने के ढेरों मौके मिलने वाले थे। आपके मन में यह सब चल रहा था, लेकिन चेहरे पर इसका एक भी भाव नहीं आया। होली मैडम महोदया, कृपया हमारे साथ चलें। रॉगर ने एक तरफ होकर रास्ता दिखाते हुए कहा। आप और रॉगर एक बाईं और एक दाईं ओर होकर आगे कुछ दूरी बनाए रखते हुए हुलियाना को सुरक्षित वापस सुप्रीम पॉन्टिफ महल की ओर ले जाने लगे। जब हुलियाना ने सिंहासन पर बैठी अपनी गुरु टीचर को देखा, तो उन्हें तुरंत वहां के माहौल में एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। बीबी डोंग हमेशा की तरह आलीशान और गरिमामयी लग रही थी, लेकिन उनके चेहरे के भावों में रोज की तुलना में एक बेहद बारीक, न पकड़ी जाने वाली घबराहट और खिंचाव था। जिस चीज ने हुलियाना को सबसे ज्यादा हैरान किया वह यह थी कि उनकी गुरु के हाथ के पास पानी का एक गिलास रखा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह कुल्ला रेंस करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो। शिष्या हुलियाना अपनी गुरु को प्रणाम करती है। हुलियाना ने अपने दिल की उलझन को दबाते हुए पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम किया। गुरुदेव, आपने अपनी इस शिष्या को इतनी अचानक याद किया, मेरे लिए क्या आ गया है? बीबी डोंग ने अपनी उंगलियों को हटाया, जिनसे वह अब तक धीरे धीरे अपने माथे के किनारे कनपटी को दबा रही थी। उनकी नजरें अपनी सबसे काबिल और पसंदीदा शिष्या पर पड़ी, तो उनके ठंडे पड़ चुके मन को थोड़ी राहत मिली। लीना, ज्यादा औपचारिकता की जरूरत नहीं है। बीबी डोंग की आवाज थोड़ी नरम हुई। हाल फिलहाल में तुम्हारी साधना ट्रेनिंग कैसी चल रही है? क्या सब ठीक है? और क्या हाल ही में तुम्हें शहर के भीतर या इस महल में कोई अजीब या असामान्य बात महसूस हुई है? या फिर क्या तुमने किसी संदिग्ध व्यक्ति की मौजूदगी को महसूस किया है? हुलियाना ने यह सुनकर कुछ पलों के लिए गहराई से सोचा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, गुरुदेव, मैं हाल के दिनों में पूरी एकाग्रता के साथ अपनी साधना में जुटी हुई थी और अपने महल से बाहर नहीं निकली। मुझे कोई भी अजीब या संदिग्ध चीज महसूस नहीं हुई है। महल की सुरक्षा हमेशा की तरह बेहद सख्त है और सब कुछ सामान्य है। गुरुदेव, क्या कोई विशेष बात हुई है? उन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से अपनी गुरु के इस सवाल के पीछे छिपी असामान्यता को भांप लिया था। बीबी डोंग की बैंगनी आंखें और गहरी हो गईं। उन्होंने हुलियाना की आंखों में छिपी सच्चाई और चिंता को देखा और धीरे से अपना सिर हिला दिया। कुछ नहीं, बस इन दिनों महल के अंदर और बाहर की सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा तो यह अच्छी बात है। बीबी डोंग ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। उनके मन में ढेरों शंकाएं थीं, लेकिन उनका कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। और यह तो बिल्कुल मुमकिन नहीं था कि वह अपने साथ हुई उस असहज करने वाली घटना और शारीरिक बदलावों के बारे में किसी और को बताएं। उन्होंने हुलियाना की ट्रेनिंग की प्रगति के बारे में कुछ और बातें पूछी और फिर उन्हें वापस जाने की अनुमति दे दी। हुलियाना मन में ढेरों उलझनों को समेटे हुए सुप्रीम पॉन्टिफ महल से बाहर निकल आई। जब वह महल के मुख्य दरवाजे के पास से गुजरी, तो उन्होंने अनजाने में ही दोनों तरफ बिल्कुल सीधे खड़े गार्ड्स नाइट्स पर एक नजर डाली। उनमें से एक कम उम्र का सैनिक अपनी पलकें झुकाए बिल्कुल सटीक और मानक मुद्रा में खड़ा था, जबकि दूसरा उम्रदराज सैनिक भी बिना इधर उधर देखे सीधा सामने देख रहा था। सब कुछ देखने में पूरी तरह से सामान्य लग रहा था। लेकिन आज गुरुदेव की प्रतिक्रिया सच में बहुत अजीब थी। हुलियाना ने अपनी भौहें हल्की सी सिकोड़ी। उनके दिमाग में कई तरह के विचार घूम रहे थे और वह मुड़कर वहां से चली गई। जब वह आपके पास से गुजरी, तब आपने भी एक रक्षक सैनिक की मर्यादा का पूरी तरह पालन किया और उनकी तरफ सीधे नहीं देखा, लेकिन आपकी तीखी नजरों ने उनकी हर एक हलचल को भांप लिया। अगर बहुत ध्यान से देखा जाता तो बीबी डोंग का चेहरा हुलियाना को बुलाने के समय की तुलना में कहीं अधिक सफेद और ठंडा पड़ चुका था। उनकी आंखों की गहराइयों में मानो एक बहुत बड़ा तूफान दबा हुआ था। उन्होंने दोनों तरफ खड़े गार्ड्स की ओर एक नजर तक नहीं डाली और सीधे अपने शयनकक्ष प्राइवेट पैलेस बेडरूम की ओर बढ़ गई। आपने अपनी नजरों से उस आलीशान और ठंडी पीठ को दूर जाते हुए देखा, जब तक कि वह गलियारे के आखिरी छोर पर ओझल नहीं हो गई।
सुप्रीम पॉन्टिफ के शयनकक्ष के भीतर भारी और विशाल दरवाजे बंद हो गए, जिसने बाहर की हर एक नजर का रास्ता रोक दिया। बीबी डोंग ने हाथ के इशारे से सभी दासी और सेवकों को बाहर भेज दिया और उस आलीशान कमरे में बिल्कुल अकेली रह गई। अब तक उनके चेहरे पर जो जबरदस्ती का संयम और शांति बनी हुई थी, वह पूरी तरह से टूट कर बिखर गई। उसकी जगह एक अकल्पनीय शर्म, सदमे और बेहद भयानक गुस्से ने ली। वह तेजी से कदम बढ़ाती हुई एक बहुत बड़े क्रिस्टल शीशे मिरर के सामने पहुंची। उनके कांपते हाथों ने सुप्रीम पॉन्टिफ के उस जटिल और भारी शाही लिबास की कड़ियों को खोला। शीशे में जो नजारा सामने आया, उसे देखकर मानो उन पर बिजली गिर गई हो। उनका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया और फिर अगले ही पल एक असीमित गुस्सा और अपमान की भावना उनके भीतर से उबलते हुए लावे की तरह फूट पड़ी। ये कैसे मुमकिन है? बीबी डोंग की आवाज चरम पर पहुंचे गुस्से और बेइज्जती के एहसास से बुरी तरह कांप रही थी। उन्हें अच्छे से याद था कि उनके दिमाग में यादों का कोई गैप नहीं था। सुबह से अकेले बैठकर फाइलों की समीक्षा करने से लेकर हू लेना को बुलाने तक उनके समय में कोई अजीब खालीपन या रुकावट नहीं आई थी। उनके शरीर ने भी बाहर से होने वाले किसी हमले या दबाव को महसूस नहीं किया था, सिवाय उस अजीब से दर्द और मुंह के भीतर के उस अनोखे स्वाद के। लेकिन ये निशान और उनके शरीर में होने वाली यह तीव्र असहजता, ये सब किसी न किसी की मौजूदगी की तरफ इशारा कर रही थी। कौन है वह? आखिर उसने ये सब कैसे किया? क्या ये कोई ऐसी सोल स्किल है जिसके बारे में मैं नहीं जानती, या फिर कोई अजीब और सीक्रेट टेक्निक? नीच कमीने, नरक में जा! बीबी डोंग ने गुस्से में तमतमाकर अपने पास रखी मजबूत अगरवुड की मेज पर एक जोरदार मुक्का मारा। मुक्का लगते ही मेज पर दरारें आ गईं और वह चकनाचूर हो गई। उनका वह बेहद खूबसूरत चेहरा चरम गुस्से के कारण तंग हो गया था और उनकी बैंगनी आंखों से किलिंग इंटेंट झलक रहे थे। चाहे तुम जो कोई भी हो जिसने मेरे साथ ऐसा दुस्साहस किया है, मैं बीबी डोंग इस आसमान की कसम खाकर कहती हूं कि मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी और तुम्हारी आत्मा तक को हमेशा के लिए मिटा दूंगी। बीबी डोंग की शक्तिशाली मेंटल पावर बिना किसी रोक टोक के शयनकक्ष के एक एक कोने को खंगालने लगी। उनकी सोल पावर उफान मार रही थी ताकि कोई भी छोटा सा सबूत या सुराग हाथ लग सके। लेकिन सब कुछ पहले जैसा ही सामान्य था। उनके शरीर पर मौजूद उन निशानों के अलावा दूर दूर तक कोई और सुराग नहीं था। इस भयंकर गुस्से के बाद उनके भीतर एक ऐसी ठंडक और सतर्कता बैठ गई जो उनकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। दुश्मन ने स्प्लिट हॉल के सुप्रीम पॉन्टिफ और एक पीक पर रहने वाली टाइटल डोलो के सामने बिना उन्हें भनक लगे यह सब कर दिया था। उस अज्ञात व्यक्ति के तरीके जितने अजीब थे और उसकी क्षमता जितनी अनूठी थी, वह उनकी कल्पना से बिल्कुल परे थी। मुझे इसकी जांच करनी होगी, अंधेरे में रहकर पूरी गहराई से जांच करनी होगी। आज ड्यूटी पर मौजूद सभी कर्मियों से लेकर हाल फिलहाल में महल के करीब आने वाले हर एक व्यक्ति तक, और यहाँ तक कि उन लोगों की भी जो स्पेस एबिलिटी, स्थान बदलने की क्षमता या मेंटल कंट्रोल, मानसिक नियंत्रण की ताकत रखते हैं, एक को भी नहीं छोड़ना है। बीबी डोंग सबसे पहले खुद को साफ करने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ी, लेकिन उनका दिमाग जितना साफ और सचेत हो रहा था, उनके भीतर की चिढ़ और बेचैनी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। कमीने इंसान, नीच नीच नीच! बीबी डोंग ने पूरी तरह से बौखलाकर बाथटब के पानी पर जोर जोर से अपने हाथ पटके। इस समय दोपहर के समय अपनी ड्यूटी खत्म करके रेस्ट रूम में लौटने के बाद बाइले ने दरवाजों और खिड़कियों की अच्छी तरह से जांच की। सब कुछ ठीक पाकर उसने राहत की सांस ली। अब तक उसने जिस उत्तेजना और उत्साह को जबरदस्ती दबाकर रखा था, वह अब वास्तव में उसके भीतर उबलकर बाहर आ रहा था। वह जानता था कि बीबी डोंग जब अपने शयनकक्ष में लौटेगी तो निश्चित रूप से उसे अपने शरीर में हुए बदलावों का पता चल जाएगा। ये सोचकर ही कि वह हमेशा ऊंचे आसन पर बैठने वाली रौबदार और बेहद ठंडी सुप्रीम पॉन्टिफ जब यह देखेगी कि उसके साथ बिना कोई आवाज हुए और इतनी रहस्यमयी तरीके से यह सब हो गया, तो वह कितनी हैरान, शर्मिंदा और आगबबूला होगी। बाइले के मन में एक अजीब सी संतुष्टि और उसे जीत लेने का एहसास जाग उठा। पता चल भी गया तो क्या? भाईले ने बिस्तर के कोने पर बैठे हुए अपने होंठों पर एक मुस्कान के साथ सोचा। वो चाहे अपना दिमाग कितना भी क्यों न खपा ले, वो सपने में भी यह अंदाजा नहीं लगा पाएगी कि यह सब मुझ जैसे एक मामूली 41वें लेवल के सोल मास्टर और सिर्फ जुगाड़ के दम पर अंदर आए एक अदने से गार्ड नाइट ने किया है। बाइले का यह भरोसा कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि समय को रोक देने की उसकी क्षमता सच में इतनी अविश्वसनीय थी कि वह आम सोल मास्टर्स की समझ से बिल्कुल परे थी। उस परम सन्नाटे और ठहराव के दायरे में उसने अपनी सोल पावर का कोई निशान नहीं छोड़ा था और न ही बीबी डोंग की यादों में समय का कोई खालीपन या गैप आया था। उस जगह पर किसी तीसरे व्यक्ति को भनक तक नहीं लगी थी। बीबी डोंग भले ही इस बात की जांच के लिए पूरे स्पिरिट हॉल की ताकत क्यों न झोंक दे, उसकी जांच की दिशा ज्यादातर उन दिग्गजों पर टिकी होगी जिनके पास स्पेस इल्यूजन या मेंटल कंट्रोल जैसी खास ताकतें हैं, या फिर वह महल के उन ऊंचे ओहदे वाले गिने चुने लोगों पर शक करेगी जिन्हें उसे करीब आने का मौका मिलता है। इस हिसाब से भाईले, जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल साधारण था, ताकत बेहद कम थी और जो सिर्फ किनारे पर रहने वाला एक मामूली इंसान था, शायद सबसे सुरक्षित था। क्या बीबी डोंग सच में अपनी सारी गरिमा को ताक पर रखकर अपनी छोटी बहन पर हाथ उठाने वाले को ढूंढने के बहाने मुझ तक पहुंच पाएगी? और मान लेते हैं कि अगर किसी वजह से शक की सुई मुझ पर घूम भी गई या मेरा राज खुल भी गया। बाइले की आंखों में एक ठंडी चमक कौन गई और उसकी उंगलियां अनजाने में ही बिस्तर के किनारे को थपथपाने लगी। समय को रोक देने की इस क्षमता के रहते किसी टाइटल डोलो का सामना करना कोई नामुमकिन बात नहीं थी। बाइले ने अपनी मुट्ठी कसी। वह स्पिरिट हॉल में यह गार्ड नाइट की नौकरी करने आया ही इसलिए था क्योंकि उसका मकसद शुरुआत से ही बिल्कुल साफ था। पहला, उस बेहद खूबसूरत सुप्रीम पॉन्टिफ बीबी डोंग के करीब जाना और उसे हासिल करना, और दूसरा, उस युवा और शालीन होली मैडन हू लेना को पाना। अब जबकि पहला कदम सफलतापूर्वक आगे बढ़ चुका था और नतीजे उम्मीद से कहीं बेहतर रहे थे, बीबी डोंग सच में पूरी दुनिया में बेमिसाल थी। बाइले उस पल को याद करने लगा। सोचते सोचते उसकी आंखों में चाहत का रंग और गहरा हो गया। अभी हू लेना भी बाकी है, उसके लिए भी कोई सही मौका ढूंढना होगा। दिन में देखी गई उस सुडौल और आकर्षक काया को याद करते हुए उसने सोचा। तभी गार्ड नाइट्स के इस विश्राम क्षेत्र के बाहर से कदमों की कुछ तेज आवाजें और इकट्ठा होने असेंबल का आदेश सुनाई दिया। बाइले ने तुरंत अपने विचारों को समेटा, दरवाजा खोला और बाहर आ गया। वहां खुले मैदान में आज ड्यूटी पर मौजूद और आराम कर रहे दर्जनों गार्ड नाइट्स को इकट्ठा कर लिया गया था। उन सबके सामने गार्ड नाइट्स टीम के डिप्टी कैप्टन रेमंड खड़े थे। रेमंड एक भारी भरकम और कड़े स्वभाव के व्यक्ति थे जिनकी सोल पावर का लेवल 58 था। वह गार्ड टीम के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक थे और वही व्यक्ति थे जिन्हें बाइले ने शुरुआत में यहां अंदर आने के लिए रिश्वत दी थी। डिप्टी कैप्टन रेमंड का चेहरा बेहद गंभीर था, यहां तक कि उसमें एक दुर्लभ तनाव साफ देखा जा सकता था। उन्होंने कतार में खड़े एक इंसान पर अपनी नजरें घुमाई और कहा, ऊपरी अधिकारियों से एक बेहद जरूरी और आपातकालीन आदेश मिला है। अभी इसी वक्त से सुप्रीम पॉन्टिफ महल और उसके आसपास के सभी मुख्य इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था को उच्चतम स्तर पर बढ़ा दिया गया है। कल से ड्यूटी पर तैनात हर एक व्यक्ति को पूरी तरह से चौकन्ना रहना होगा, अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे। आपकी जिम्मेदारी के दायरे में अगर कोई संदिग्ध मक्खी भी दिखाई दे तो वह भी अंदर नहीं जानी चाहिए। अगर किसी ने भी अपने काम में लापरवाही बरती या डील दी तो उसे बहुत सख्त सजा दी जाएगी। क्या सब समझ गए? जी समझ गए, सभी सैनिकों ने एक साथ चिल्लाकर जवाब दिया और उनकी आवाज पूरे परिसर में गूंज उठी। उनमें से कई लोग मन ही मन हैरान थे कि आखिर ऐसी क्या बड़ी बात हो गई है जिसकी वजह से ऊपरी अधिकारी इतने ज्यादा तनाव में आ गए हैं। डिप्टी कैप्टन रेमंड की नजरें कतार में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। जब वे बाइले के ऊपर से गुजरी तो ऐसा लगा मानो वे एक पल के लिए रुकी। आखिरकार वे बाइले के सामने आकर रुक गए, उसके कंधे को थपथपाया और अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए कहा, हालांकि उनकी आवाज इतनी थी कि आसपास के कुछ लोग सुन सकें, बाइले, तुम अभी कुछ ही समय पहले यहाँ आए हो, इसलिए तुम्हें और ज्यादा सतर्क रहकर मेहनत करनी होगी। अच्छे से काम करो और कोई गड़बड़ मत होने देना, समझे? ये बात सुनने में एक सीनियर अधिकारी द्वारा अपने जूनियर को दी गई एक आम हिदायत जैसी लग रही थी, लेकिन बाइले अच्छे से जानता था कि यह न सिर्फ उसे शांत रहने और मुसीबत से दूर रहने की चेतावनी थी, बल्कि सबके सामने उसके साथ अपने संबंधों का थोड़ा सा दिखावा भी था, ताकि दूसरे लोग उसे बहुत ज्यादा परेशान न करें। बाइले ने तुरंत अपनी पीठ सीधी की और उसके चेहरे पर बिल्कुल सही मात्रा में आभार और गंभीरता के भाव आ गए। जी,
आपका सेवक अच्छे से समझ गया। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाऊंगा और डिप्टी कैप्टन के भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। रेमंड ने हामी में सिर हिलाया। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा और हाथ के इशारे से सबको बिखरने का आदेश देकर खुद तेजी से वहां से चले गए। निश्चित रूप से उनके पास अभी व्यवस्थित करने के लिए और भी बहुत से काम थे। सभी सैनिक आपस में तरह तरह की बातें और कानाफूसी करते हुए वहां से जाने लगे और हर कोई यही अंदाजा लगाने में जुटा था कि आखिर हुआ क्या है। बाइले भी उस भीड़ में शामिल हो गया। यह अचानक से लागू हुआ उच्चतम स्तर का सुरक्षा अलर्ट। बिना किसी शक के बीबी डोंग के भयंकर गुस्से के बाद की सीधी प्रतिक्रिया थी। उसने कदम उठाने शुरू कर दिए थे और वो बाहर की सबसे सख्त सुरक्षा घेराबंदी के जरिए उस अज्ञात और अदृश्य दुश्मन को रोकने की कोशिश कर रही थी जिसका कोई ठिकाना उसे मालूम नहीं था। विश्राम कक्ष में वापस आकर बाइले ने दरवाजा बंद कर लिया और उसके चेहरे की शांति गायब हो गई। उच्चतम स्तर का सुरक्षा अलर्ट, ये बाहरी लोगों के लिए भले ही असरदार हो, लेकिन मेरे लिए, जिसके पास समय को रोक देने की क्षमता है और जो खुद इस महल के भीतर मौजूद है, इस सुरक्षा घेरे का महत्व बहुत कम रह जाता है। खैर, सतर्क रहना हमेशा सही होता है। अगले कुछ दिनों तक मुझे और भी ज्यादा शांत रहना होगा और हालात पर नजर रखनी होगी। पूरी रात बिना किसी हलचल के बीत गई। भरपूर आराम करने के बाद बाइले का शरीर और दिमाग दोनों एक बार फिर अपनी सबसे बेहतरीन स्थिति में लौट आए थे। 41वें लेवल के एक सोल एंसेस्टर की ताकत टाइटल डोलो स्तर के दिग्गजों के सामने भले ही बहुत कम हो, लेकिन आम इंसानों की तुलना में उनकी ऊर्जा और रिकवरी बहुत तेज होती है। आज फिर से बीबी डोंग के करीब जाने का मौका मिल सकता है। इसी रोमांच और उत्सुकता से भरे दिल के साथ बाइले जल्दी से उठा, नहाया धोया और अपने गार्ड कवच को पहनकर नाश्ते के लिए कैंटीन की ओर चल दिया। सुबह का हल्का कोहरा अभी स्प्लिट सिटी से पूरी तरह छोटा भी नहीं था, लेकिन गार्ड नाइट्स की कैंटीन में खाने की गर्मा-गर्म भाप और दबी जुबान में हो रही बातचीत का माहौल बन चुका था। बाइले और रॉगर ने शांति से अपना नाश्ता खत्म किया। ड्यूटी चार्ट के मुताबिक आज भी उन दोनों की तैनाती सुप्रीम पॉन्टिफ महल के मुख्य द्वार पर ही थी। महल की ओर जाने वाले रास्ते पर रॉगर आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी आवाज को बहुत धीमा करते हुए बाइले से कहा, अरे क्या तुमने महसूस किया? माहौल कुछ बदला हुआ है, सब कुछ बहुत अजीब है। कल रात डिप्टी कैप्टन का वह आदेश और आज सुबह से इस पूरे इनर सिटी में होने वाली गश्त की टीमें भी बढ़ा दी गई हैं। सुप्रीम पॉन्टिफ महल में पक्का कुछ न कुछ हुआ है और वह भी कोई बहुत बड़ी बात। बाइले बिल्कुल सीधे सामने की तरफ देखते हुए सधे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा। ये सुनकर उसने बहुत ही शांत भाव से जवाब दिया, रॉगर भाई, ऊपरी स्तर के मामलों के बारे में हम जैसे पहरा देने वाले छोटे लोगों को जितना कम पता हो उतना ही बेहतर है। अगर सच में कोई आसमान टूटने जैसी बात हो भी गई है तो उसे संभालने के लिए महामहिम सुप्रीम पॉन्टिफ और सभी सम्मानीय एल्डर्स मौजूद हैं। हमें उसमें दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। हमारा काम बस अपनी जगह पर सही से खड़े रहना और बिना कोई गलती किए ड्यूटी निभाना है। यही हमारा असली कर्तव्य है। रॉगर ने यह सुना तो उसने अपनी गर्दन घुमाकर बाइले की तरफ देखा। हालांकि उसे अभी भी यह लड़का थोड़ा चिड़चिड़ा और नापसंद करने योग्य लगता था, लेकिन यह बात बिल्कुल सच और तार्किक थी और इसमें एक अजीब सी समझदारी झलक रही थी। इसलिए उसने इस बार कोई बहस नहीं की, बस धीरे से बढ़ाया, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन फिर भी दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। ये कहते हुए रॉगर के मन में बाइले के प्रति जो नफरत थी वह थोड़ी सी कम हो गई। इसके बाद दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। वे खामोशी से सुप्रीम पॉन्टिफ महल के सामने पहुंचे और उन्हीं जानी पहचानी दीवारों और खंभों के पास अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो गए। सुबह की पहली धूप महल की बनावट को और अधिक पवित्र और भव्य दिखा रही थी, लेकिन इसके साथ ही वहां का पूरा माहौल मानो एक अदृश्य तनाव और भारीपन से घिरा हुआ था। उन्हें बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही देर में गलियारे के दूसरे छोर से बेहद स्थिर, सधे हुए और रौबदार कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। कई सारे शक्तिशाली और शांत सांसों वाले निजी सेवकों के घेरे के बीच से वह बैंगनी सुनहरी आकृति धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगी। वह कोई और नहीं, स्वयं सुप्रीम पॉन्टिफ बीबी डोंग थी। वह आज भी उसी बेहद आलीशान और भव्य बैंगनी रंग के सुप्रीम पॉन्टिफ गाउन में थी। उनके सिर पर 9 घुमावदार बैंगनी सोने का मुकुट चमक रहा था और हाथ में सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक रत्नों से जड़ा हुआ राजदंड था। उनका वह बेहद खूबसूरत चेहरा पूरी तरह से शाही गरिमा और रौब से ढका हुआ था। उनकी नजरें ठंडी और गहरी थीं और उनके हर एक कदम में एक ऐसा तालमेल था जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। हालांकि बाइले ने अपनी तीखी नजरों से यह भांप लिया था कि उनकी आंखों की गहराइयों में एक ऐसा तनाव और थकान छिपी हुई थी जिसे वो पूरी तरह मिटा नहीं पा रही थी। इसके बावजूद उनका वह सबसे ऊंचा और पवित्र न छूने योग्य ऑरा आज रोज की तुलना में कहीं ज्यादा तेज था। बाइले और रॉगर तुरंत एक घुटने के बल जमीन पर झुक गए, अपने सिर नीचे किए और एक साथ आवाज लगाई, महामहिम सुप्रीम पॉन्टिफ को प्रणाम। बीबी डोंग के कदम उनकी इस वंदना के कारण जरा से भी धीमे नहीं पड़े। उन्होंने बस हल्के से हामी में सिर हिलाया और उनकी नजरें रोज की तरह पहरा दे रहे गार्ड्स पर से गुजर गईं। ये उनका रोज का एक तय नियम था, लेकिन जैसे ही वह महल के दरवाजे के भीतर कदम रखने वाली थीं, उनके पैर अचानक से ठिठक गए। उनकी नजरें बाईं ओर सिर झुकाए खड़े उस कम उम्र के गार्ड नाइट पर टिक गईं। एक बेहद धुंधला, न के बराबर लेकिन जाना पहचाना सा एहसास उन्हें हुआ, या फिर ज्यादा सटीक शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी अजीब और चेतावनी भरी घंटी थी जो उनके शरीर की स्वाभाविक प्रवृत्ति से उठी थी और जिसने उनकी आत्मा की गहराइयों तक को झकझोर कर रख दिया था। कल से जो एहसास उन्हें लगातार परेशान कर रहा था, जिसने उन्हें उलझन और चिढ़ से भर दिया था, वह इस पल में सामने खड़े इस गार्ड के शरीर से आती बेहद हल्की और साफ महक के साथ मिलकर एक बेहद अजीब और अकल्पनीय सा संबंध जोड़ रहा था। ये विचार उनके दिमाग में बस एक पल के लिए कौंधा, लेकिन इसने उनके दिल की धड़कन को एक पल के लिए रोक दिया। तभी बीबी डोंग की ठंडी आवाज गूंजी जिसमें भावनाओं का विपुट नहीं था, अपना सिर ऊपर उठाओ। बाइले का दिल यह सुनकर एक पल के लिए घबराया, लेकिन उसके शरीर की हरकतों में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं आई। उसने पूरी शालीनता से अपना सिर उठाया, अपनी नजरों को सम्मान के साथ फर्श पर टिकाए रखा और सुप्रीम पॉन्टिफ की आंखों में सीधे देखने का दुस्साहस नहीं किया। महामहिम, तुम्हारा नाम क्या है? बीबी डोंग की नजरें किसी पत्थर की तरह सख्त थीं, जो बाइले के चेहरे का बारीकी से मुआयना कर रही थीं। वह काफी युवा था, यहाँ तक कि थोड़ा आकर्षक भी था, लेकिन उसकी सोल पावर की तरंगें बेहद कमजोर थीं, लगभग 41वें लेवल के आसपास। उसका बर्ताव बेहद सतर्क और थोड़ा संकोची लग रहा था, जो कि स्पिरिट हॉल के अनगिनत साधारण और मध्यम स्तर के सोल मास्टर्स जैसा ही था। आपके सेवक का नाम बाइले है? बाइले ने बिल्कुल साफ और स्थिर आवाज में जवाब दिया। बाइले, बीबी डोंग ने बहुत धीमी आवाज में इस नाम को दोहराया। उनकी बैंगनी आंखों में जांच और परख की चमक और तेज हो गई। वह इस चेहरे पर किसी भी तरह का कोई निशान ढूंढने की कोशिश कर रही थी, कोई भी ऐसा निशान जिसका संबंध उस भयानक रात के अनुभव से हो सकता था, जैसे कि छिपा हुआ कोई दुष्ट भाव, ढोंग के पीछे छिपा कोई पागलपन, या फिर किसी खास सोल स्किल के कारण छूटी हुई कोई बारीक तरंग। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, एक रत्ती भर भी नहीं। उनके सामने खड़ा यह गार्ड नाइट बाइले बिल्कुल साफ आंखों वाला, बेहद आज्ञाकारी मुद्रा में और बेहद कम व स्थिर सोल पावर वाला लग रहा था। उस ठीक ठाक चेहरे के अलावा उसमें कोई भी ऐसी खूबी नहीं थी जो ध्यान खींच सके। वह उनके अचेतन मन में बने उस दुश्मन की छवि से, जो बिना कोई आवाज किए बेहद चालाकी से सब कुछ कर गया था, जमीन आसमान का अंतर रखता था। मैं भी सच में कितनी शंकालु हो गई हूं, बीबी डोंग ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। उनके दिल में एक अजीब सा खालीपन और खुद पर ही हंसी आने का एहसास हुआ। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वह सब करने वाला एक मामूली सा सोल एंसेस्टर गार्ड हो? हाँ, बीबी डोंग ने इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस एक ठंडा सा जवाब दिया, अपनी नजरें हटाई और मुड़कर बड़े सधे हुए कदमों से सुप्रीम पॉन्टिफ महल की गहराइयों में चली गईं। उनके उस आलीशान शाही लिबास का निचला हिस्सा फर्श पर एक खूबसूरत घेरा बनाते हुए घूम गया और आखिरकार वह महल के भीतर की परछाइयों में ओझल हो गई। बाइले उनके पूरी तरह से गायब होने तक उसी मुद्रा में खड़ा रहा और फिर उसने अपने शरीर को सीधा किया। उसकी आंखें फिर से पूरी एकाग्रता से सामने देखने लगीं, मानो अभी अभी जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक छोटा सा वाकया था, लेकिन उसका पूरा ध्यान और मन अब महल के भीतर ही लगा हुआ था। उसकी नजरें मानो उन मोटी-मोटी दीवारों को चीरती हुई उस सिंहासन की ओर बढ़ती हुई बेहद खूबसूरत आकृति पर टिक गई थीं, विशेष रूप से उस शानदार लिबास के भीतर छिपे उनके हर एक कदम के साथ स्वाभाविक रूप से डोलते उन दिल थाम देने वाले कर्व्स पर। यह देखकर उसके दिल
में एक बार फिर इच्छाओं की लहरें उठने लगी। कल तो सिर्फ शुरुआत थी। लगभग आधे घंटे के बाद एक के बाद एक कई शक्तिशाली और भारी ऑरा का महल की तरफ आना शुरू हो गया। सबसे पहले आने वालों में जुदुलुओ और गुई गोस्ट दुलुओ थे। ये दोनों टाइटल दुलुओ एक साथ वहां पहुंचे और दोनों के चेहरों पर रोज की तुलना में कहीं ज्यादा गंभीरता थी। इसके ठीक बाद लाल रंग का शाही कार्डिनल लिबास, कार्डिनल रोब पहने हुए कुछ उम्रदराज बुजुर्ग और स्पिरिट हॉल के भीतर ऊंचा ओहदा व असीमित ताकत रखने वाले कई अन्य एल्डर्स भी एक एक करके सुप्रीम पॉन्टिफ महल के भीतर जाने लगे। वे सब आपस में बस औपचारिकता के लिए हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन कर रहे थे, लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहा था। वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण था, जिससे साफ था कि यह कोई रोज की आम सुबह की मीटिंग नहीं है, बल्कि एक बेहद उच्च स्तर की आपातकालीन बैठक है। बाइले की नजरें महल के भीतर जाने वाली उन सभी बड़ी हस्तियों पर से गुजरी और वह अपने दिमाग में हिसाब किताब लगाने लगा। सारे बड़े अधिकारी एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और सुरक्षा बेहद सख्त है। आने वाले कुछ समय तक शायद फिर से वैसा कोई सही और मुकम्मल मौका मिले जब बीबी डोंग बिल्कुल अकेली हो। इसलिए मुझे अभी थोड़ा और सब्र रखना होगा। सुप्रीम पॉन्टिफ महल के भीतर वह गुप्त बैठक काफी लंबे समय तक चलती रही। अंदर से हो रही धीमी और बेहद गंभीर बातचीत की आवाजें बीच बीच में धुंधली सी बाहर आ रही थीं। जब दोपहर का सूरज आसमान के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गया, तब जाकर महल के बड़े दरवाजे दोबारा खुले। जुडुलुओ, युगान और घोस्ट डोलुओ गुई में सबसे पहले बाहर आए। उन दोनों के चेहरे बेहद शांत और भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं, जिससे साफ था कि जिस मुद्दे पर चर्चा हुई है वह बेहद पेचीदा और गंभीर है। उनके पीछे पीछे बाकी सभी एल्डर्स और कार्डिनल्स भी एक एक करके बाहर आ गए। कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था और सब अपने अपने रास्ते तेजी से निकल गए। हवा में एक ऐसा भारीपन महसूस हो रहा था मानो कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। बाइले किसी परफेक्ट मूर्ति की तरह अपनी जगह पर अचल खड़ा रहा। वहां से गुजरने वाले हर एक बड़े अधिकारी के सम्मान में वह अपना सिर झुकाता रहा और अपनी नजरें नीचे रखे रहा। उसने अपनी सभी भावनाओं और विचारों को अपने दिल की गहराइयों में छिपा लिया था। वह अच्छे से जानता था कि इस उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु निश्चित रूप से महामहिम सुप्रीम पॉन्टिफ पर हुए अज्ञात हमले और उस अदृश्य दुश्मन को ढूंढ निकालने के इर्द गिर्द ही रहा होगा। बाइले ने फिलहाल आगे कोई कदम नहीं उठाया और सब्र के साथ सही मौके का इंतजार करने लगा। इसके बाद के अगले 3 दिन ऊपर से देखने में बिल्कुल शांत रहे, लेकिन अंदर ही अंदर गहरी हलचल मची हुई थी। सुप्रीम पॉन्टिफ महल और उसके आसपास के सभी मुख्य क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को एक ऐसे स्तर पर बढ़ा दिया गया था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। गुप्त ठिकानों पर तैनात गार्ड्स और गश्त लगाने वाली टीमों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी। यहाँ तक कि कभी-कभी हवा में एक बेहद गुप्त और शक्तिशाली मेंटल पावर का एहसास होता था, जो बाहरी इलाकों की बारीकी से जांच कर रही होती थी। ये निश्चित रूप से टाइटल डुलुओ स्तर के दिग्गजों की मौजूदगी थी, जो छिपे रहकर निगरानी कर रहे थे। बाइले रोजाना समय पर अपनी ड्यूटी पर जाता, खाना खाता और सो जाता। उसकी दिनचर्या इतनी नियमित थी कि वह बिल्कुल मशीनी लग रही थी। वह पहले की तुलना में कहीं ज्यादा शांत और सतर्क रहने लगा था। रॉगर की कभी-कभार की शिकायतों या बातों पर भी वह सिर्फ हाँ में हाँ मिला देता था और खुद से एक शब्द भी ज्यादा नहीं बोलता था। बाहर से देखने वाले लोगों को ऐसा लग रहा था मानो सिफारिश के दम पर अंदर आया यह युवा नाइट अचानक से बढ़े इस तनावपूर्ण माहौल के कारण डर गया है और खुद को एक अदना सा न दिखने वाला किरदार बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन यह सिर्फ बाइले ही जानता था कि इस शांत चेहरे के पीछे एक अजीब सी बेचैनी और उत्तेजना दबी हुई आग की तरह सुलग रही थी, जो बस फूटने ही वाली थी। वह सब्र के साथ इंतजार कर रही थी, बीबी डोंग के बेहद करीब जाने के एक और सही मौके का और महल के इस सुरक्षा घेरे में आने वाले किसी बदलाव का यह मोड़ चौथे दिन की सुबह आया। गार्ड नाइट्स टीम के डिप्टी कैप्टन रेमंड खुद बाइले और रॉगर के पास पहुंचे, जो उस समय सुप्रीम पॉन्टिफ महल में अपनी ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे। तुम दोनों आज तुम्हारी ड्यूटी की जगह बदली जा रही है, रेमंड ने संक्षेप में और खड़े शब्दों में कहा। आज तुम दोनों सुप्रीम पॉन्टिफ के निजी प्राइवेट रेसिडेंस के बाहरी हिस्से में पूर्वी गलियारे के प्रवेश द्वार पर पहरा दोगे। दोपहर ठीक 2 बजे तुम्हें अपनी पोजीशन संभाल लेनी है और रात के 10 बजे तक वहीं रहना है। अभी जाकर आराम करो और अपनी ऊर्जा बचाकर रखो। रॉगर ने जैसे ही यह सुना, उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसने तुरंत अपनी छाती तानकर जवाब दिया, जी सर। बाइले का दिल ये सुनकर पहले तो एक पल के लिए चकित रह गया, लेकिन फिर उसके भीतर एक बेहद गहरी और जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ गई। ये तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई सोने की सोच रहा हो और कोई उसे तकिया थमा दे, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक गंभीर और थोड़ा सा तनाव भरा भाव ही रहा और उसने जवाब दिया, जी आपका सेवक आदेश का पालन करेगा। डिप्टी कैप्टन रेमंड की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में बिल्कुल सही मात्रा में आभार का भाव झलक रहा था। ड्यूटी में यह जो बदलाव किया गया था, वह निश्चित रूप से रेमंड द्वारा अपने इस सिफारिशी बंदे बाइले को और ज्यादा फायदा पहुंचाने और उसे सुरक्षित जगह पर रखने की एक कोशिश थी। रेमंड की नजरें जब बाइले से मिली तो वह आगे बढ़ा और उसने उसके कंधे को थपथपाया और उसकी आवाज थोड़ी और भारी हो गई। बाइले, निजी शयन कक्ष के बाहर के नियम महल के मुख्य द्वार से भी कहीं ज्यादा सख्त और कठोर हैं। वहां के एक एक पत्ते की हरकत और हर छोटी से छोटी आवाज पर तुम्हें पैनी नजर रखनी होगी। याद रखो, अपनी आंखें और ध्यान सिर्फ अपने काम पर रखो। जो चीज देखने के लिए नहीं है उस पर एक नजर भी मत डालना और जो बात सुनने के लिए नहीं है उसे अपने कानों तक मत पहुंचने देना। पूरी तरह से अपने कर्तव्य में डूब जाओ, जरा सी भी डील नहीं होनी चाहिए, समझे? अगर वहां कोई गलती हुई तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। आपका सेवक अच्छे से समझ गया। मैं अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से निभाऊंगा और किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। बाइले ने पूरी दृढ़ता के साथ जवाब दिया। रेमंड ने हामी में अपना सिर हिलाया, फिर रॉगर को भी कुछ जरूरी निर्देश दिए और वहां से तेजी से चले गए। दोपहर के बाद बाइले और रॉगर तय समय से थोड़ा पहले ही अपनी निर्धारित जगह पर पहुंच गए। रॉगर स्पष्ट रूप से पहले भी इस तरह की ड्यूटी कर चुका था, इसलिए उसने धीमी आवाज में बाइले को वहां की जरूरी बातें समझानी शुरू की। शयन कक्ष का यह पूरा इलाका बहुत बड़ा है। हम यहाँ ईस्ट कॉरिडोर के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे हैं, जो बाहरी सुरक्षा घेरे का एक मुख्य रास्ता है। भले ही हम यहाँ से शयन कक्ष के अंदरूनी हिस्से को नहीं देख सकते, लेकिन इस तरफ आने जाने वाले हर इंसान या हर हलचल पर हमें कड़ी नजर रखनी होगी। पहरा देते समय अपनी सोल पावर को हमेशा शांत और भीतर ही समेट कर रखना, उसमें कोई तेज उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। अपनी सांसों पर भी नियंत्रण रखना। रात के समय जब रोशनी कम होगी तब तुम्हें और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। मैंने सुना है कि महामहिम सुप्रीम पॉन्टिफ का मूड इन दिनों बहुत खराब चल रहा है, इसलिए गलती से भी हमसे कोई चूक नहीं होनी चाहिए। बाइले ने उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुना और एक एक पॉइंट को अपने दिमाग में नोट कर लिया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही गणित चल रहा था। वह तेजी से हिसाब लगा रहा था कि जिस गलियारे के मोड़ पर वे खड़े हैं, वहां से बीबी डोंग के शयन कक्ष के मुख्य अंदरूनी कमरे तक पहुंचने में उसे लगभग कितने मिनट लगेंगे। रात की ड्यूटी, चारों तरफ फैला घना अंधेरा और पूरी तरह से शांत माहौल और दिन भर के सरकारी कामकाज को खत्म करके जब बीबी डोंग वापस लौटेगी, अपने शयन कक्ष में वापस लौटेगी, तो वह समय उसके सबसे ज्यादा रिलैक्स होने का होगा। मौका उसकी उम्मीद से भी कहीं बेहतर था। वे दोनों तय किए गए पहरा स्थल पर पहुंच गए। यह जगह एक खूबसूरत सफेद पत्थरों से बने गलियारे का शुरुआती बिंदु थी, जिसके दोनों तरफ स्पिरिट हॉल की जटिल नक्काशीदार आकृतियां बनी हुई थी। यह गलियारेदार रास्ता अंदर की ओर मुड़ता हुआ और गहराई में बने बगीचों और इमारतों के समूह को जोड़ता था। यहाँ से सामने का नजारा काफी खुला हुआ था, जहां से थोड़ी दूर पर दूसरी दिशाओं में तैनात गार्ड्स को भी देखा जा सकता था। वे सब एक दूसरे की पहुंच में रहकर सुरक्षा का एक बेहद सख्त और मजबूत जाल बना रहे थे। हवा में एक बहुत ही शांत और गंभीर माहौल था। यहाँ तक कि पक्षियों की चहचहाहट भी दूसरी जगहों के मुकाबले बहुत कम सुनाई दे रही थी। बाइले ने अपने विचारों को समेटा और रॉगर के साथ एक बाईं और एक दाईं तरफ अपनी पोजीशन लेकर खड़ा हो गया। वे दोनों किसी देवदार के पेड़ की तरह बिल्कुल सीधे और अड़िग खड़े थे। इस तरह उनके पहरेदारी का लंबा और उबाऊ काम शुरू हो गया। बाइले की नजरें बड़ी शांति से सामने के इलाके को खंगाल रही थीं
थी, लेकिन उसके कान हर छोटी से छोटी आहट को पकड़ने के लिए पूरी तरह चौकन्ने थे। उसका दिमाग बड़ी ठंडे दिमाग से योजना बनाने में जुटा था। वह दूरी का हिसाब लगा रहा था, ड्यूटी बदलने, शिफ्ट चेंज के पहले और बाद के समय के अंतराल का आकलन कर रहा था और समय को रोक देने की क्षमता का इस्तेमाल करके अंदर जाने और बाहर निकलने के रास्तों का खाका तैयार कर रहा था। उसके दिल में छिपी इस गहरी उत्सुकता और उम्मीद के बीच समय धीरे-धीरे बीतने लगा। इसी दौरान सुप्रीम पॉन्टिफ महल के भीतर उस विशाल और खाली पड़े दरबार में बीबी डोंग सिंहासन पर बिल्कुल अकेली बैठी थीं। उनके सामने फाइलों और दस्तावेजों का एक बड़ा ढेर लगा हुआ था, लेकिन यह बहुत दुर्लभ था कि आज उनका मन काम में नहीं लग रहा था। उनके उस बेहद खूबसूरत चेहरे पर एक गहरी चिंता और उलझन के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। कई दिन बीत चुके थे। उन्होंने गुप्त रूप से निगरानी की कई परतें तैयार की थीं। बाहर की सुरक्षा व्यवस्था को उसकी आखिरी सीमा तक बढ़ा दिया गया था। अंधेरे में रहकर जू और गुई दोनों धुलुओं और उनके कई दूसरे भरोसेमंद दिग्गजों ने अपनी मेंटल पावर और सोल स्किल्स के जरिए दूर से ही सुप्रीम पॉन्टिफ महल और उसके आसपास के इलाकों की लगातार जांच करना शुरू कर दिया था। विशेष रूप से उस समय जब वह अकेले बैठकर सरकारी काम निपटाती थीं। वह खुद भी हर पल उच्चतम स्तर पर सतर्क रहती थीं और उनकी सोल पावर व मेंटल पावर हमेशा आधी एक्टिव स्थिति में रहती थीं, ताकि किसी भी छोटी से छोटी अजीब हलचल का आभास को भी वे तुरंत पकड़ सकें। इसके बावजूद सब कुछ बिल्कुल शांत बना रहा। वह रहस्यमयी इंसान मानो पूरी तरह से गायब हो चुका था और उसने आगे कोई हरकत नहीं की थी। न तो दोबारा उस अजीबोगरीब और बिना किसी मेमोरी ब्लैंक का सामना करना पड़ा था और न ही कोई नया संदिग्ध निशान मिला था। यहां तक कि किसी भी तरह की असामान्य ऊर्जा का कोई अंश या चोरी छिपे देखने का कोई एहसास भी पकड़ में नहीं आया था। क्या उस शख्स को मेरी सुरक्षा व्यवस्था की भनक लग गई है, इसलिए वह छिपकर बैठ गया है? बीबी डोंग की पतली उंगलियां अनजाने में ही सिंहासन के हत्थे को थपथपा रही थीं और उनकी बैंगनी आंखों में एक ठंडी चमक तैर रही थी। या फिर पिछली बार जो कुछ भी हुआ वह महज एक इत्तेफाक था जिसे दोबारा दोहराना नामुमकिन है, या शायद उसका असली मकसद मैं खुद नहीं हूं, बल्कि वह कुछ और हासिल करना चाहता था और पिछली बार उसने बस मौके का फायदा उठा लिया। इस तरह के कई कयास उनके दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन किसी भी बात का कोई ठोस सबूत नहीं था। दुश्मन का अंधेरे में होना और उनका खुद उजाले में होना, उसके अनजान तरीके और अज्ञात मकसद, इस पूरे एहसास ने सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की आदि इस सुप्रीम पॉन्टिफ को बेहद असहज और गुस्से से भर दिया था। साथ ही उनके भीतर एक धुंधली सी बेचैनी भी थी जिसे वे जबरदस्ती दबाने की कोशिश कर रही थी। उनके उस बेदाग और परफेक्ट शरीर पर जो निशान छोड़े गए थे, भले ही उन्हें सोल पावर और खास मलहम से पूरी तरह मिटा दिया गया था, लेकिन वह याद और वह अजीब सा एहसास उनकी हड्डियों में समाये किसी नासूर की तरह था जो उन्हें हर पल उस घटना की याद दिलाता रहता था। चाहे तुम जो कोई भी हो और जहां कहीं भी छिपे हो। बीबी डोंग ने धीरे से अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और जब उन्होंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों की गहराइयों में सिर्फ हड्डियों को खंपा देने वाला किलिंग इंटेंट बचा था। मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ निकालूंगी और तुम्हें एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगे। उन्होंने फैसला किया कि आज रात अपने शयन कक्ष में लौटने के बाद वे वहां के एक गुप्त इंतजाम को दोबारा बहुत बारीकी से जांचेंगी। इसके साथ ही शायद उन्हें अपनी जांच की रणनीति में भी थोड़ा बदलाव करने की जरूरत थी। उस अज्ञात दुश्मन का सब्र और छिपने की क्षमता उनकी कल्पना से कहीं परे थी। सूरज की आखिरी किरणें पूरी तरह से पश्चिमी पहाड़ियों के पीछे छिप गईं और स्प्लिट सिटी की रात की रोशनियां जगमगा उठीं। बाइले और रॉगर अभी भी किसी मूर्ति की तरह उस गलियारे के प्रवेश द्वार पर खड़े थे, जहां उजाले और अंधेरे की सीमा मिल रही थी। केवल कभी-कभार अपने शरीर का संतुलन थोड़ा बदलने पर उनके कवच से बहुत हल्की, न के बराबर रगड़ की आवाज आती थी। तभी दूर से एक बहुत ही स्थिर और जानी पहचानी कदमों की आवाज सुनाई दी। वह सुप्रीम पॉन्टिफ के उस राजदंड के निचले हिस्से पर लगे विशेष धातु के चिकने पत्थरों से टकराने की हल्की आवाज थी, जो उस शांत माहौल में बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। कई सारे निजी सेवकों के घेरे के बीच वह बैंगनी सुनहरी आकृति सुप्रीम पॉन्टिफ महल की दिशा से धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी। ये दिन भर का काम खत्म करके लौट रही बीबी डोंग थी। उनके चेहरे पर एक न दिखने वाली हल्की सी थकान थी, लेकिन उनके कदम हमेशा की तरह रौबदार और स्थिर थे। जब वह गलियारे के प्रवेश द्वार से गुजरी तो उनकी नजरें हमेशा की तरह दोनों तरफ पहरा दे रहे गार्ड्स पर गईं। जैसे ही उनकी निगाहें बाइले पर पड़ी, वे आधे सेकंड के लिए रुकीं। ऐसा लगा मानो उन्होंने इस युवा नाइट को पहचान लिया था, जिससे उन्होंने कुछ दिन पहले महल के सामने उसका नाम पूछा था। हालांकि उनके दिल में इसे लेकर कोई शक पैदा नहीं हुआ। गार्ड्स की ड्यूटी और पोजीशन का बदलना एक आम प्रक्रिया थी और यह नियम खुद उन्होंने ही बनाया था, ताकि एक ही जगह तैनात रहने से सैनिकों में कोई लापरवाही न आए या किसी दुश्मन को मौका न मिले। एक सोल एंसेस्टर हनजोंग गार्ड का महल के सामने से ट्रांसफर होकर शयन कक्ष के बाहरी हिस्से में आ जाना बेहद सामान्य बात थी। उनके अचेतन मन में बस बाई ले के नाम और चेहरे की एक धुंधली सी याद बन गई और फिर उन्होंने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया। वह सीधे गलियारे की गहराइयों में चली गईं और उनकी आकृति जल्द ही उस खूबसूरत बगीचे और इमारतों के पीछे ओझल हो गई। जाने के बाद भी बाइले सम्मान की मुद्रा में ही झुका रहा। जब कदमों की आवाज पूरी तरह से दूर चली गई, तब जाकर वह धीरे-धीरे सीधा खड़ा हुआ। उसकी नीचे झुकी हुई पलकों के पीछे आंखों की गहराइयों में एक न रोकी जा सकने वाली उत्तेजना की चमक कौंध गई। शिकार अपने घोंसले में लौट चुका था। इसके बाद के कुछ समय तक शयन कक्ष के भीतर से हल्की हलचल की आवाजें आती रहीं। सेवक हाथों में चांदी के ढक्कन से ढकी हुई भोजन की थालियां लिए बेहद शांति और सलीके से अंदर बाहर आ जा रहे थे। हवा में भोजन की एक हल्की सी खुशबू तैरती हुई आ रही थी, जिससे साफ था कि बीबी डोंग इस समय अपना रात का भोजन कर रही थी। बाइले ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखा और एक बेहद अनुभवी शिकारी की तरह अपने गार्ड नाइट के कर्तव्य को निभाना जारी रखा। उसकी नजरें तेजी से आसपास के माहौल को खंगाल रही थीं, लेकिन उसके कान शयन कक्ष की दिशा से आने वाली हर एक आहट को पकड़ने के लिए पूरी तरह खड़े थे। वो मन ही मन समय का हिसाब लगा रहा था। रात और गहरी होती गई और स्प्लिट सिटी के अंदरूनी हिस्से का शोरगुल पूरी तरह शांत हो गया। अब वहां सिर्फ गश्ती दल के कदमों की नियमित आवाज और दूर जल रही सोल गाइड लैंप्स की मध्यम सी रोशनी बची थी। समय एक-एक मिनट करके बीता गया। जब रात के ठीक 8 बजे के घंटे की आवाज दूर बने घंटा घर से गूंजती हुई आई और उस शांत आसमान में बिखर गई, तो बाइले की आंखों में एक सुनहरी चमक फूट पड़ी। अब उसके भीतर जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं बची थी। उसने मन ही मन अपनी ताकत को पुकारा, क्लॉक स्प्लिट, टाइम स्टॉप। बिना किसी आवाज के, मानो इस पूरी कायनात के नियम ही अचानक बदल दिए गए हों। बाइले को केंद्र बनाकर पूरे माहौल से रंग उड़ने लगे। आवाजें गायब हो गईं और हर तरह की गति एक जगह जम गई। पेड़ से गिरता हुआ एक पत्ता हवा के बीच में ही लटक गया। गश्ती दल के सैनिकों का उठा हुआ पैर हवा में ही स्थिर हो गया और सोल गाइड लैंप से निकलने वाला उजाला किसी ठोस एम्बर की तरह एक जगह ठहर गया। इस पूरी दुनिया में सिर्फ बाइले को छोड़कर हर एक चीज एक परम सन्नाटे और पूर्ण ठहराव के दायरे में समा चुकी थी। शयन कक्ष का वह पूरा इलाका भी स्वाभाविक रूप से इस खौफनाक और असीमित ताकत के दायरे में पूरी तरह गिर चुका था। बाइले ने एक गहरी सांस ली और अपने तेजी से धड़कते दिल और रगों में दौड़ते खून को जबरदस्ती काबू में करते हुए उसने फुर्ती से अपने शरीर पर से कवच के उन हिस्सों को उतार दिया जो उसकी हरकतों में रुकावट डाल सकते थे। उसने उन्हें बहुत सावधानी से पहरा स्थल के पास एक परछाई में रख दिया। इसके बाद किसी प्रेत की तरह उसका शरीर एक झटके में आगे बढ़ा और वह शयन कक्ष की गहराइयों की ओर जाने वाले गलियारे में दाखिल हो गया। उसकी रफ्तार बेहद तेज थी और उसके कदम किसी बिल्ली की तरह हल्के थे। उस ठहरे हुए संसार में वह पीछे अपनी परछाइयों को छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। वह करीने से सजाए गए बगीचों से गुजरा, फव्वारों वाले आंगनों के चक्कर काटे और कई सारे दरवाजों को पार करता हुआ कुछ ही पलों में सैकड़ों मीटर की दूरी तय कर गया। अब उसके सामने एक अलग बेहद आलीशान और भव्य विला के आकार की इमारत खड़ी थी। यही वह असली और मुख्य शयन कक्ष था, जहां बीबी डोंग अपना निजी समय बिताती थी। शयन कक्ष के मुख्य दरवाजे के बाहर हरे रंग का कवच पहने हुए दो खूबसूरत लेकिन तीखी नजरों वाली महिला गार्ड नाइट्स, दो सफेद संगमरमर की मूर्तियों की तरह हाथों में तलवारें लिए खड़ी थीं। वे बीबी डोंग की सबसे भरोसेमंद निजी सुरक्षा कर्मी थीं, जिनकी ताकत आम गार्ड नाइट्स से कहीं ज्यादा थी। लेकिन इस समय इस टाइम स्टॉप के दायरे में वे किसी धूल के कण से ज्यादा कुछ नहीं थी। बाइले ने बस एक ठंडी नजर उन पर डाली।
उस आलीशान दरवाजे को अपने हाथों से धकेला और शयन कक्ष की पहली मंजिल पर कदम रख दिया। भीतर की सजावट बेहद खूबसूरत और शाही थी। जमीन पर मखमली कालीन बिछे हुए थे और चारों तरफ कीमती सोल गाइड डिवाइसेस और कलाकृतियां सजाई गई थीं। हवा में एक हल्की और मन को सुकून देने वाली सुगंध बिखरी हुई थी। पहली मंजिल का वह बड़ा हॉल पूरी तरह खाली था, जहां केवल अंगीठी में थमी हुई आग की लपटें, एक काल्पनिक सा उजाला और गर्मी बिखेर रही थी। बाइले वहां बिना रुके उस मुलायम कालीन से ढकी हुई घुमावदार सीढ़ियों से होता हुआ बिना कोई आवाज किए चुपचाप दूसरी मंजिल पर चढ़ गया। उसका मकसद बिल्कुल साफ था, बीबी डोंग का कमरा। उसने जल्द ही उस कमरे के मुख्य दरवाजे को ढूंढ लिया, जो बाकी दरवाजों की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा था और जिस पर बैंगनी रंग के फूलों और मकड़ी के डिजाइनों की नक्काशी की गई थी। दरवाजे के नीचे की झिड़ी से अंदर की गुनगुनी रोशनी बाहर आ रही थी। बाइले ने अपनी सांसें रोकी और बहुत धीरे से दरवाजे को धकेला। अंदर का नजारा देखते ही वह एक पल के लिए ऐसे स्तब्ध रह गया, मानो उसे किसी बेहद शक्तिशाली बॉडी फ्रीज टूल ने जकड़ लिया हो। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी सांसें वहीं थम गईं। वहां सामने बीबी डोंग थी। वे स्पष्ट रूप से अभी नहाकर निकली थीं। उन्होंने बैंगनी रंग का एक रेशमी बाथरोब पहन रखा था, जिसकी कॉलर बिल्कुल सलीके से सजी थी और वह कपड़ा उनके सुडौल शरीर को बेहद खूबसूरती से उभार रहा था। इस समय उनके चेहरे से दिन भर का वह सुप्रीम पॉन्टिफ वाला रौब गायब था और उसकी जगह घरेलू माहौल का एक सुकून और ढीलापन दिखाई दे रहा था। उनके गीले हल्के बैंगनी रंग के लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और बालों के छोर से पानी की छोटी-छोटी बूंदें टपक रही थीं। वे अपने हाथ में एक तौलिया लिए अपनी गर्दन को थोड़ा टेढ़ा करके बालों को पोंछ रही थीं और उनकी यह हरकत बेहद सहज थी। कमरे की हल्की और सौम्य रोशनी उनकी तीखी जौलाइन और गर्दन पर पड़ रही थी, जिसने उनके रोजाना के उस बेहद सख्त लुक को पूरी तरह से शांत बना दिया था। उनका दूसरा हाथ स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर लटका हुआ था और उनकी उंगलियों के पोरों में नहाने के बाद का एक सुकून साफ महसूस हो रहा था। बाथरोब का निचला हिस्सा उनके टखनों तक आ रहा था और वे नंगे पैर उस मुलायम कालीन पर खड़ी थीं, लेकिन फिर भी उनके खड़े होने के अंदाज में सुप्रीम पॉन्टिफ का वह चिरपरिचित और अडिग बड़पन मौजूद था। उनके चेहरे से दिन का वह भारी भरकम शाही मेकअप पूरी तरह हट चुका था और उस बिल्कुल साफ वम सादगी भरे चेहरे पर अब दूसरों को खुद से दूर रखने वाला खौफ थोड़ा कम लग रहा था। बाइले ने अपनी सांसें पूरी तरह थाम ली। समय के इस बिल्कुल ठहरे हुए दायरे में उसे अपने खुद के दिल की धड़कन भी बहुत साफ और तेज सुनाई दे रही थी। उसने बीबी डोंग को इस रूप में पहले कभी नहीं देखा था। उसने खुद को संभाला, अपने कदम और हल्के किए और उस बिल्कुल थमी हुई मुद्रा में खड़ी बीबी डोंग की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे उनके बीच की दूरी कम हो रही थी, हवा में नहाने के बाद की फूलों की भीनी महक और उनके रोजाना इस्तेमाल होने वाले इत्र की खुशबू का एक अनोखा मिश्रण तैरता हुआ उसके पास तक आने लगा। बाइले वह बिल्कुल बीबी डोंग के सामने आकर रुक गया। दोनों के बीच महज कुछ इंच की दूरी थी। उसकी नजरें बेहद दीवानगी और कोमलता के साथ उनके उस बेहद करीब मौजूद खूबसूरत और सादगी भरे चेहरे पर टिक गईं। बाइले खुद को रोक नहीं पाया और थोड़ा और पास आ गया, यहाँ तक कि उसकी नाक की नोक बीबी डोंग के गालों को छूने ही वाली थी, जिन पर नहाने की वजह से हल्की सी लाली छाई हुई थी। उसने अपने चेहरे को उनके उन हल्के गीले और ठंडे बैंगनी बालों के बीच छिपा लिया, जिससे बारिश के बाद खिले बैंगनी फूलों जैसी भीनी खुशबू आ रही थी। काफी देर बाद बाइले ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और बेहद सावधानी से बीबी डोंग को अपनी बाहों में समेट लिया। इस तरह लगभग 1.5 घंटा, एक और आधा घंटा चुपचाप बीत गया। आखिरकार बाइले ने एक लंबी सांस छोड़ी और न चाहते हुए भी अपनी बाहें ढीली कर दी। वह पीछे हटा और उठकर बैठ गया। ये सब करने के बाद उसकी नजरें ड्रेसिंग टेबल पर सलीके से सजाकर रखी गई खूबसूरत बोतलों और डिब्बियों पर टिक गईं। अचानक उसके दिमाग में एक शरारत भरा और साथ ही सीधे तौर पर चुनौती देने वाला एक विचार आया। वह चलकर ड्रेसिंग टेबल के पास गया। वहां रखी बोतलों में से एक ऐसी खास स्किन केयर ऑनियल पेन चुनी, जिसका रंग आसानी से दिखाई नहीं देता था। उसने अपनी सांसें रोकी और उस पेन की नोक से बड़ी सावधानी और जानबूझकर एक अलग अजीब हैंडराइटिंग में वहां 3 शब्द लिख दिए। ढूंढना बंद करो। लिखने के बाद बाइले ने उसे बहुत ध्यान से देखा ताकि यह पक्का हो सके कि वे शब्द साफ पढ़े जा सकते हैं। फिर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और तसल्ली की कि हर चीज वापस अपनी पुरानी जगह पर ठीक वैसी ही रख दी गई है और कोई भी सबूत पीछे नहीं छूटा है। बाइले ने आखिरी बार बीबी डोंग को गहरी नजरों से देखा और फिर उसी रास्ते से तेजी से बाहर निकल गया। वह उस जमे हुए बगीचे और गलियारे को पार वह एक साई की तरह तेजी से वापस पूर्वी गलियारे के प्रवेश द्वार पर अपने पहरा स्थल पर पहुंच गया। उसने फुर्ती से परछाई में छिपाकर रखे अपने कवच के हिस्सों को दोबारा शरीर पर सही से पहन लिया, अपनी सांसों को काबू में किया और बिल्कुल पहले वाली मुद्रा में आ गया। हाथ में लंबा भाला थामे सीधे सामने की तरफ देखते हुए, मानो वो अपनी जगह से एक पल के लिए भी न हिला हो। जैसे ही वो अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर खड़ा हुआ, उसने मन ही मन कहा, रिलीज वो। वह अदृश्य तरंगें एक झटके में वापस खींच गईं और वह थमा हुआ संसार अचानक से दोबारा जिंदा हो उठा। दूर से आ रही झिंगुरों की मध्यम आवाज फिर से गूंजने लगी। रात की हवा से पेड़ के पत्ते सरसराने लगे और सोल गाइड लैंप्स की रोशनी वापस अपने स्वाभाविक रूप में बहने लगी। थोड़ी ही दूरी पर गश्त लगा रहे नाइट्स की एक टीम, जिनका पैर काफी देर से हवा में लटका हुआ था, वह स्वाभाविक रूप से जमीन पर आ गिरा और वे अपनी उसी अधूरी चाल में आगे बढ़ गए। उन्हें उस बीते हुए लंबे ठहराव का रत्ती भर भी एहसास नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद रात के ठीक 10 बजे के घंटे की आवाज दूर से गूंजती हुई आई। शिफ्ट बदलने का समय हो चुका था और अगली ड्यूटी वाले गार्ड नाइट्स की टीम ठीक समय पर वहां पहुंच गई। ये देखकर रॉगर ने एक गहरी और राहत की सांस ली। उसने अपने थोड़े अकड़ चुके कंधों को हिलाया डुलाया और बाइले से बहुत धीमी आवाज में कहा, चलो आखिरकार खत्म हुआ। आज का पहरा न जाने क्यों बहुत लंबा लगा, चलो वापस चलकर आराम करते हैं। बाइले ने हामी में अपना सिर हिलाया और हमेशा की तरह सामान्य भाव से जवाब दिया, हाँ चलो वापस चलते हैं। उसने आखिरी बार अपनी आंख के कोने तिरछी नजर से शयन कक्ष की गहराइयों में बनी उस शांत विला इमारत को देखा। इसके बाद वह ड्यूटी बदलने वाली टीम के साथ बाकी गार्ड्स जैसे ही सामान्य कदमों से आगे बढ़ गया। वह उस सख्त सुरक्षा वाले इलाके से बाहर निकल गया, एक ऐसा शयन कक्ष जिसके बाहरी हिस्से में कड़ी सुरक्षा थी, लेकिन जिसके अंदरूनी हिस्से को वह अपनी खास देखभाल से नवाज कर आ रहा था। सफेद बतख के पोप के शयन कक्ष के बाहरी हिस्से को छोड़ने और उसकी आकृति रात के अंधेरे में विलीन होने के कुछ ही समय बाद शयन कक्ष की दूसरी मंजिल के कमरे में लगा एब्सोल्यूट मिरर अचानक समय के प्रवाह के दोबारा शुरू होने से बदल गया। बिस्तर पर बीबी डोंग की लंबी पलकें थोड़ी कांपीं और फिर उसने अपनी आंखें खोल दी। उसकी बैंगनी आंखों में पहले तो स्नान के बाद का आलस्य झलक रहा था, लेकिन अगले ही पल उस आलस्य को एक तीव्र और अजीब सी अनुभूति ने पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। उसने लगभग स्वाभाविक रूप से अपने मुंह से एक छोटी और दबी हुई आवाज निकाली और तुरंत ही अपने निचले होंठ को जोर से भींच लिया। उसके खूबसूरत चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी जगह खौफ, शर्मिंदगी, गुस्से और लाचारी के मिले जुले भावों से पैदा हुआ पीलापन छा गया। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने अभी स्नान समाप्त किया था। अपने बाल पहुंचते हुए वो बाथरूम से बाहर आई थी और दासी को बाल सुखाने में मदद करने के लिए बुलाने ही वाली थी, और फिर उसके बाद कुछ नहीं। उसकी यादों में एक अजीब सा खालीपन आ गया था। जब उसे दोबारा होश आया तो वह यही पल था। वह इस बेहद आरामदायक लेकिन दिल को दहला देने वाले बिस्तर पर लेटी हुई थी और पूरे शरीर में एक असहजता महसूस कर रही थी। फिर से ऐसा ही हुआ। बीबी डोंग ने अपने दांत भींचते हुए ये शब्द कहे। अत्यधिक गुस्से के कारण उसकी आवाज कांप रही थी। कमीने, निर्लज्ज, नीच इंसान। अपमान की एक अभूतपूर्व भावना और किसी के हाथों की कठपुतली बन जाने की लाचारी किसी जहरीले सांप की तरह बीबी डोंग के दिल को डस रही थी, जिससे वह गुस्से में चीख पड़ने के करीब पहुंच गई थी। वह इतने सालों तक जीवित रही थी, पोप के रूप में उसने करोड़ों जीवों के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित किया था। उसने कभी भी इस तरह के लगातार और अकल्पनीय हालातों का सामना नहीं किया था। हालांकि जब यह गुस्सा उसकी बुद्धि को पूरी तरह से नष्ट करने ही वाला था, तभी बीबी डोंग ने अपना सिर नीचे झुकाया। 3 स्पष्ट शब्द किसी दहकते हुए लोहे के निशान की तरह उसकी आंखों के सामने चमक उठे। मत ढूंढो। लिखावट बहुत सुंदर नहीं थी, यहां तक कि थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी थी, लेकिन उसमें छिपा हुआ मजाक, यातना और सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने का आत्मविश्वास, या यूं कहें कि अहंकार बेहद क्रूर और जहरीला लग रहा था।
श्राप की तरह जिसने पल भर में बीबीडोंग की आत्मा की गहराइयों में छिपी सारी हिंसा और हत्या की भावना को भड़का दिया। बीबीडोंग आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और उसके मुंह से एक धीमी विनाशकारी गुस्से से भरी दहाड़ निकल पड़ी। उसके शरीर के चारों ओर की सोल पावर अनियंत्रित होकर चारों तरफ फैलने लगी। कमरे के भीतर लगे सोल गाइडेड लैंप टिमटिमाने लगे और महंगे ड्रेसिंग टेबल के आईने पर तुरंत ही दरारें आ गईं। हवा में एकदम घोटने वाला दबाव छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे सामने वाला उसकी लाचारी का मजाक उड़ा रहा हो और ये ताना मार रहा हो कि उसकी सारी छानबीन पूरी तरह से बेकार है। बीबीडोंग ने झटके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे ढस गए और खून की बूंदें बाहर निकल आईं। इस तीखे दर्द ने उसके उग्र गुस्से को थोड़ा शांत किया और उसकी आंखों में एक बार फिर बेहद ठंडी गंभीरता छा गई। मुझे अपना आपा नहीं खोना चाहिए, जितना ज्यादा ऐसा होगा मुझे उतना ही शांत रहना होगा। बीबीडोंग ने तुरंत लोगों को बुलाने और स्प्लिट हॉल को ऊपर से नीचे तक छान मारने की अपनी तीव्र इच्छा को जबरदस्ती दबाया। उसने कुछ गहरी सांसें ली, खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया और एक बेहद सटीक मशीन की तरह इन दोनों हादसों की हर एक छोटी से छोटी डिटेल का विश्लेषण रिव्यू करने लगी। बिना किसी पूर्व संकेत के यादों का गायब हो जाना, शारीरिक संवेदनाओं का देर से महसूस होना, घटनास्थल पर किसी भी तरह की सोल पावर या सांसों के निशान का न छूटना और पोप पैलेस ऑफ शाइन कक्ष के कड़े सुरक्षा घेरे को बिना किसी को भनक लगे तोड़ देना। जब आप सभी असंभव कारकों को हटा देते हैं तो जो बचता है, चाहे वो कितना भी बेतुका क्यों न लगे, वही सच हो सकता है। समय बीबीडोंग के मुंह से धीरे से ये शब्द निकले। उसकी बैंगनी आंखों में एक तेज तीर जैसी ठंडी चमक थी। केवल समय को नियंत्रित करने की क्षमता रखने वाला ही ऐसा करने में सक्षम हो सकता है। इस विचार के आते ही बीबीडोंग के दिमाग में सबसे पहले जू, क्रिसेंटेमम डोल्वो, युगवान और गोस्ट डोल्वो गुइमेई की संयुक्त कला सोल फ्यूजन स्किल का ख्याल आया, जिसे बाइपोलर प्रोहिबिशन डोमेन कहा जाता है। इस क्षेत्र में समय और स्थान को पूरी तरह से रोक देने का शक्तिशाली प्रभाव होता है, लेकिन तभी उसने इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उसने बाइपोलर प्रोहिबिशन डोमेन को पहले देखा था और उसकी ताकत का खुद अनुभव भी किया था। उस डोमेन का मुख्य काम टारगेट की हरकतों और उसकी सोल पावर के फ्लो को पूरी तरह से रोक देना था, लेकिन उसका पीड़ित की सोच और उसकी चेतना पर कोई असर नहीं पड़ता था। उस डोमेन के अंदर रहते हुए भी इंसान ये साफ तौर पर जान सकता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है, बस वह हिलडुल नहीं सकता था। इसके अलावा एक शक्तिशाली सोल पावर के जरिए उस डोमेन को तोड़ा भी जा सकता था, जबकि उसके साथ जो हुआ था वह पूरी तरह से अलग था। उसकी यादों में एक मुकम्मल खालीपन आ गया था, जैसे समय का एक हिस्सा ही चोरी हो गया हो। दूसरी बात यह कि क्रिसेंट हेमम, युगवान और गोस्ट गुइमेई दोनों मिलकर जब इस तकनीक का इस्तेमाल करते थे तो उसका प्रभाव काफी बड़ा होता था। उसकी सोल पावर के वाइब्रेशन को छिपाना नामुमकिन था और ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता था कि वे बिना बीबीडोंग को भनक लगे पूरे शयन कक्ष को चुपचाप अपने दायरे में ले लें। उन दोनों के कल्टीवेशन के स्तर को देखते हुए बीबीडोंग को इस कदर पूरी तरह से लाचार कर देना कि वह बिना किसी प्रतिरोध या बिना किसी होश के फंस जाए, लगभग नामुमकिन था। लेकिन अगर वे दोनों नहीं थे तो फिर ऐसा कौन हो सकता है जिसके पास समय के स्तर से जुड़ी इतनी रहस्यमयी और अकल्पनीय क्षमता हो? पूरे सोल मास्टर वर्ल्ड में इस तरह की ताकत के बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था। संदेह का बीज एक बार जब बो दिया जाए तो उसे जड़ से उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। बीबीडोंग की निगाहें गहरी और रहस्यमयी हो गईं। क्रिसेंटेमम डोल्वो और गोस्ट डोल्वो आखिर में पूर्व पोप कियान शुंजी के ही सबसे भरोसेमंद वफादार थे। भले ही इन सालों में उन्होंने पर्याप्त विनम्रता दिखाई थी और बीबीडोंग भी उनकी ताकत पर भरोसा करती थी, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में उनके बीच की वह दूरी कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कौन इस बात की गारंटी दे सकता था कि वे अपनी असली ताकत नहीं छिपा रहे हैं, या फिर क्या पता उनकी फ्यूजन स्किल में कोई ऐसा गहरा बदलाव आया हो जिसके बारे में वह खुद न जानती हो। लेकिन उनका मकसद क्या होगा? बीबीडोंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने युगवान, क्रिसेंटेमम डोल्वो के शौक और आदतों के बारे में थोड़ा बहुत सुन रखा था। उसे महिलाओं में कोई खास दिलचस्पी नहीं लगती थी और गोस्ट गुइमेई तो और भी अधिक रहस्यमयी व शांत स्वभाव का था, जो महिलाओं से दूर ही रहता था। इसके अलावा उन दोनों के बीच का रिश्ता भी काफी अनोखा था। अगर सच में वे दोनों ही थे तो इस तरह के रहस्यमयी और इतनी बड़ी मुसीबत मोल लेने वाले तरीके का इस्तेमाल करके सिर्फ इस काम को अंजाम देना, ये बात किसी लॉजिक में फिट नहीं बैठती थी। ये किसी मकसद से ज्यादा शुद्ध रूप से एक दुर्भावनापूर्ण बदला या अपनी ताकत का प्रदर्शन लग रहा था। लेकिन अगर वे नहीं थे तो क्या इसका मतलब यह है कि स्पिरिट हॉल के भीतर या फिर इस पूरे महाद्वीप पर कोई और भयानक वजूद छिपा हुआ है, एक ऐसा वजूद जिसके पास समय को नियंत्रित करने की क्षमता है और जिसकी असली ताकत उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा है? और वह वजूद आखिर उसे ही निशाना क्यों बना रहा है? क्या उसका मकसद सिर्फ यह छोटी सी हरकत करना था या फिर इसके पीछे कोई और गहरा और बड़ा मकसद छुपा है? उसके विचार एक उलझी हुई रस्सी की तरह हो गए थे, जहां हर एक अंदाजा अपने साथ नए सवाल और पहले से भी ज्यादा गहरे मायने लेकर आ रहा था। बीबीडोंग ने खुद को पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस किया और उसके भीतर खतरे की एक गहरी घंटी बजी। दुश्मन न सिर्फ अंधेरे में छिपा था और अजीब शक्तियों का मालिक था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वह बीबीडोंग के हर रिएक्शन से अच्छी तरह वाकिफ था। यहां तक कि उसने खुद पीछे रहकर उसे चुनौती देने की हिम्मत भी दिखाई थी। चाहे तुम जो कोई भी हो, समय की शक्ति। बीबीडोंग धीरे धीरे बिस्तर से उठकर खड़ी हुई। भले ही उसके शरीर की असहजता अभी भी साफ महसूस हो रही थी, लेकिन उसका शरीर एकदम सीधा और अडिग था। उसकी अडिग कदकाठी ने एक बार फिर पोप की गरिमा, कठोरता और क्रूरता को समेट लिया था। वह टूट चुके ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने गई और शीशे में अपने पीले पड़ चुके लेकिन दृढ़ संकल्प से भरे चेहरे को देखा। मैं तुम्हें ढूंढकर ही रहूंगी। समय की शक्ति के पास भी ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसे पकड़ा ना जा सके। बीबीडोंग के मन में अब जांच की एक नई दिशा तय हो चुकी थी। सामने से की जाने वाली किसी भी बड़े पैमाने की छानबीन शायद बेअसर साबित हो, इसलिए उसने अधिक गुप्त रास्तों की तरफ रुख करने का फैसला किया। उसने समय को रोकने, आत्मा के छलों, सोल रिंग्स और उससे जुड़े सिद्धांतों से संबंधित सभी प्राचीन व शीर्ष स्तर के ग्रंथों, सोल मास्टर्स की दंत कथाओं और हर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड को खंगालने की योजना बनाई। साथ ही उसने चुपके से क्रिसेंटेमम, युगवान और गोस्ट गुइमेई कि हाल के वर्षों की सभी गतिविधियों, उनके संपर्क में आए लोगों, उनकी सोल पावर में हुई किसी भी असामान्य बढ़ोतरी की जांच करने और यहां तक कि कुछ अपरंपरागत अजीब तरीकों जैसे भारी कीमत चुकाकर की जाने वाली भविष्यवाणियों या गुप्त खोजी तकनीकों का इस्तेमाल करने का मन बना लिया। इसके अलावा उसने रोशा गॉड, रक्षासा गॉड के परीक्षणों, ट्रायल्स को तेज करने और उसके साथ संपर्क साधने का फैसला किया। वह किसी भी हाल में यहां हाथ पर हाथ धरकर मरने का इंतजार नहीं करेगी और न ही उस चक्करवार करने वाले डरपोक इंसान को इस तरह खुलेआम घूमने की आजादी देगी। दूसरी तरफ सफेद बतख लोग गार्ड नाइट्स के विश्राम क्षेत्र की ओर वापस जाने वाले रास्ते पर चल रहे थे। रात की हवा थोड़ी ठंडी थी, लेकिन वह हवा भी व्हाइट गूज की आंखों और भौहों के बीच छाई हल्की राहत और खुशी को दूर नहीं कर पा रही थी। बीबीडोंग के शरीर से सोखी गई वह थोड़ी सी शुद्ध सोल पावर भले ही मात्रा में बहुत कम थी, लेकिन उसकी क्वालिटी बेहद शानदार थी। वह शक्ति जब उसके शरीर के भीतर दौड़ी तो अपने साथ एक गर्माहट और सुकून का एहसास लेकर आई, यहां तक कि उसकी पहले से थकी हुई ऊर्जा भी काफी हद तक वापस लौट आई थी। रोगर ने उस पर एक नजर डाली और अपनी उत्सुकता को न रोकते हुए बोला, व्हाइट गूज, तुझे क्या हुआ है बे? इतनी देर तक ड्यूटी पर खड़े रहने के बाद भी तू थका नहीं है, बल्कि काफी खुश दिख रहा है। क्या रास्ते में कोई गोल्ड सोल कॉइन, सोने का सिक्का मिल गया क्या? ये सुनकर व्हाइट गूज ने तुरंत अपनी बाहरी खुशी को थोड़ा छुपाया और चेहरे पर एक हल्की सी दबी हुई उत्तेजना भरी मुस्कान लाते हुए कहा, रोगर भाई, पैसे नहीं मिले हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि मेरी सोल पावर का जो लेवल अटका हुआ था वह अब आगे बढ़ने लगा है। अभी ड्यूटी पर खड़े खड़े मुझे कुछ एहसास हुआ, अगर आज रात वापस जाकर अच्छे से ध्यान मेडिटेशन करूं तो शायद मैं लेवल 42 पर पहुंच जाऊंगा। ये पूरी तरह से झूठ नहीं था,
क्योंकि बीबीडोंग की सोल पावर को सोखने से जो बढ़त मिली थी वह एकदम असली थी। रोगर कुछ पल के लिए हैरान रह गया, फिर उसके चेहरे पर थोड़े आश्चर्य और मिले जुले भाव आए। उसने व्हाइट गूज के कंधे को थपथपाते हुए कहा, चल बढ़िया है भाई, भले ही तू यहाँ पैसे खिलाकर सिफारिश से आया है, लेकिन तूने अपनी ट्रेनिंग को पीछे नहीं छूटने दिया। लेवल 42, बहुत बहुत बधाई, अच्छे से मेहनत कर, इस गार्ड टीम में ताकत ही सबसे बड़ी सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद रोगर भाई, व्हाइट गूज ने सच्चे दिल से शुक्रिया अदा किया। रोगर भले ही उसके छोर दरवाजे से आने की वजह से उसे थोड़ा कमतर आंकता था, लेकिन वह सीधे स्वभाव का आदमी था और उसके मन में कोई खोट नहीं था। दोनों विश्राम क्षेत्र में अलग हो गए। व्हाइट गूज अपने अकेले वाले हॉस्टल के कमरे में आया, दरवाजा ठीक से बंद किया और बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने तुरंत ध्यान लगाना शुरू नहीं किया, बल्कि अपने भीतर की स्प्लिट वर्ल्ड को देखने लगा। वहां शांति से तैरते हुए उसके ब्रेकिंग कोन स्पीयर मार्शल सोल और 4 सोल रिंग्स के अलावा सबसे गहराई में एक प्राचीन चांदी सफेद रंग की घड़ी मौजूद थी। वह घड़ी हकीकत से परे एक निश्चित और जादुई लय के साथ धीरे धीरे अपनी तीनों सुइयों को घुमा रही थी। उस डायल के नीचे व्हाइट गूज बाई ए एक ऐसी अनकही और रहस्यमयी शून्यता महसूस कर सकता था जो मानो सब कुछ निगल जाने के लिए तैयार हो। जब वह इस दुनिया में आया ट्रांसमाइग्रेशन के समय, तो उसका शरीर और यह क्लॉक मार्शल सोल एक साथ अवतरित हुए थे। उस समय इस घड़ी ने असली व्हाइट गूज को अपने अंदर समा लिया था। सामने वाले की आत्मा और उसके ब्रेकिंग कोन स्पीयर मार्शल सोल को इस क्लॉक मार्शल सोल से निकलने वाली अदृश्य शक्ति ने लगभग एक पल में ही निगल लिया और खुद में मिला लिया था। इसके बदले में उसे ओरिजिनल ऑनर की सोल पावर, सोल रिंग्स, यादें और उस भाले पर पूरा नियंत्रण विरासत में मिल गया था। इस चीज ने उसे यह एहसास कराया कि उसकी क्लॉक मार्शल सोल उसे टाइम स्टॉप, समय रोकने जैसी दैवीय तकनीक देने के अलावा अपने भीतर एक और बेहद क्रूर और शक्तिशाली खूबी छुपाई हुई है, डिवोरिंग एंड फ्यूजन। आज जब वह बीबीडोंग के पास था, तो अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करके क्लॉक मार्शल सोल के भीतर की उस शून्यता को दिशा देने की कोशिश की, और उम्मीद के मुताबिक एक बेहद कम लेकिन शुद्धता के चरम पर पहुंची सोल पावर चुपके से अलग होकर खींची चली आई और उस अदृश्य जुड़ाव के रास्ते उसके शरीर के भीतर बहने लगी। यह प्रक्रिया इतनी छोटी थी कि इसे अनदेखा किया जा सकता था, और खींची गई मात्रा भी इतनी मामूली थी कि बीबीडोंग की समंदर जैसी विशाल सोल पावर के सामने वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। इसके तुरंत बाद उसने यह कोशिश रोक दी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह पीछे कोई ऐसा सुराग न छोड़ दे जिससे उसे ट्रैक किया जा सके। लेकिन वह जरा सी शक्ति भी इतनी उच्च गुणवत्ता की थी कि वह उसकी खुद की ट्रेनिंग से हासिल की गई सोल पावर से कहीं आगे थी। इस समय वह बाहरी सोल पावर उसकी धमनियों में शांति से बैठी हुई थी और वहां से एक गर्म व शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास करा रही थी। निगलना, अगर मैं लगातार शक्तिशाली योद्धाओं की सोल पावर, यहां तक कि उनके मार्शल सोल को भी निगल सकूं। व्हाइट गूज की आंखों में महत्वाकांक्षा और उत्तेजना की चमक कौंध गई। यह निश्चित रूप से ताकत हासिल करने का एक शॉर्टकट था। हालांकि इसमें खतरा बहुत बड़ा था, लेकिन इसका फायदा भी उतना ही हैरान कर देने वाला था। बीबीडोंग की सोल पावर ने उसे सीधे लेवल 42 की दहलीज पर पहुंचा दिया था। अगर वह और ज्यादा सोख पाता तो व्हाइट गूज ने अपने दिल की इस हलचल को शांत किया। वह जानता था कि इस मामले में उसे बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। फिलहाल अपनी टाइम स्टॉप की क्षमता का इस्तेमाल करके अपने मुख्य लक्ष्य को पूरा करना ही सबसे सुरक्षित और सही रास्ता था, ताकि बीबीडोंग की सोल पावर के लालच में आकर वह उसके हाथों पकड़े जाने के डर से उसने आगे सोचना बंद कर दिया। व्हाइट गूज ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी सोल पावर के फ्लो को गाइड करना शुरू किया और पूरे ध्यान से बीबीडोंग से मिली उस शुद्ध सोल पावर को रिफाइन और एब्जॉर्ब करने में जुट गया। सोल पावर उसकी धमनियों में तेजी से दौड़ने लगी और लगातार उस अदृश्य बैरियर पर चोट करने लगी। रात गहरी और शांत हो चुकी थी। न जाने कितना समय बीत गया, तभी व्हाइट गूज का शरीर थोड़ा सा कांपा और उसके आसपास की ऊर्जा का स्तर अचानक एक पायदान ऊपर चढ़ गया, जिसके बाद वह धीरे धीरे शांत हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में एक सुनहरी चमक पल भर के लिए चमकी और गायब हो गई। लेवल 42, सब कुछ बेहद स्वाभाविक रूप से हासिल हो गया था। इसके बाद रात शांति से गुजर गई। सुबह की पहली किरण एक बार फिर स्प्लिट सिटी पर पड़ी, जिसने रात की ठंडक और उसके रहस्यों को दूर भगा दिया। व्हाइट गूज अपनी आदत के मुताबिक समय पर जागा। एक रात की मेहनत के बाद लेवल 42 की सोल पावर अब पूरी तरह स्थिर हो चुकी थी। उसने हमेशा की तरह हाथ मुंह धोया और गार्ड नाइट्स के कैंटीन में खाना खाने चला गया। वहां उसने अपने कई साथियों को दबी जुबान में सोल पावर के बढ़ने और ब्रेक थ्रू करने के बारे में चर्चा करते हुए सुना। जाहिर था कि कल रात उस शुद्ध सोल पावर के फायदे से लेवल पार करने वाला वह अकेला नहीं था। बस फर्क इतना था कि बाकी सब इसे अपनी कड़ी मेहनत या लंबे समय के अभ्यास का नतीजा मान रहे थे। ड्यूटी चार्ट के अनुसार आज उसकी ड्यूटी दोपहर की शिफ्ट में थी। उसने सोचा था कि खाने के बाद वह अपने कमरे में लौटकर ध्यान लगाना जारी रखेगा, ताकि नए लेवल की ताकत को और गहराई से समझ सके और क्लॉक मार्शल सोल की उस निगलने वाली खूबी की संभावनाओं पर थोड़ा और काम कर सके। हालांकि जैसे ही वह मेस से निकलने ही वाला था, तभी एक बेहद तेज और आपातकालीन असेंबली व्हिसल की आवाज पूरे गार्ड नाइट्स कैंप में गूंज उठी। ये सीटी रोजाना वाइस कैप्टन द्वारा बजाई जाने वाली सीटी से बिल्कुल अलग थी। ये काफी लंबी, गंभीर और एक सख्त आदेश की तरह थी, जिसे टाला नहीं जा सकता था। व्हाइट गूज का दिल धक से रह गया। वह तुरंत बाकी लोगों की भीड़ के साथ कैंप के बीचों बीच स्थित बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ दौड़ा। वहां सामने चांदी के चमकदार भारी आर्मर पहने, शांत और बेहद शक्तिशाली आभा वाले 5 मेन कैप्टन खड़े थे। वे 5 लोहे के टावरों की तरह अडिग खड़े थे और उनकी बिजली जैसी तेज निगाहें नीचे मौजूद भीड़ को खंगाल रही थीं। लेकिन इससे भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि वहां खड़े उन 5 मेन कैप्टन के आगे जो आकृति खड़ी थी, वह थे स्प्लिट हॉल के पोप पैलेस से सीधे जुड़े गार्ड नाइट्स कॉर्प्स के जनरल कमांडर लॉक्स। वह 75वें लेवल की सोल पावर वाले एक बेहद शक्तिशाली सोल संत योद्धा थे। उन्होंने पूरा आर्मर नहीं पहन रखा था, बल्कि केवल गहरे सुनहरे रंग की एक साधारण फिटिंग ड्रेस पहनी हुई थी। लेकिन उनके शरीर से निकलने वाला पहाड़ों और छां जैसा भारी दबाव पूरे परेड ग्राउंड पर इस कदर छा गया कि वहां सुई गिरने तक की आवाज भी सुनी जा सकती थी। जनरल कमांडर लॉक्स के बगल में व्हाइट गूज ने वाइस कैप्टन रेमंड और अन्य वाइस कैप्टन को देखा। वे सभी अपने हाथ नीचे बांधे बेहद गंभीर चेहरों के साथ आदेश सुनने का इंतजार कर रहे थे। सभी शांत हो जाएं। लॉक्स की आवाज बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें एक सोल संत के स्तर का सोल पावर वाइब्रेशन कंपन था, जो किसी धातु के टकराने जैसी गूंज के साथ हर एक के कानों में साफ सुनाई दे रहा था। सुप्रीम पोप पोंटिफ के सर्वोच्च आदेश से
मंच पर मौजूद कैप्टन और वाइस कैप्टन सहित सभी नाइट्स ने तुरंत अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली और उनकी आंखें चमक उठी। लॉक्स ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आज से पोप पैलेस और अंदरूनी शहर के सभी गार्ड्स, परिचारक, सिविल स्टाफ और यहां तक कि उससे जुड़े सभी सर्विस स्टाफ को, चाहे उनका पद कितना भी ऊंचा या नीचा हो या उनकी ताकत कितनी भी कम या ज्यादा हो, अपनी पूरी डिटेल जानकारी दोबारा रजिस्टर करानी होगी। इसमें आपका पूरा नाम, उम्र, घर का पता, परिवार के सदस्यों की वर्तमान स्थिति, आपकी सटीक सोल पावर का लेवल, आपके मार्शल सोल का प्रकार और उसका सटीक रूप, आपके सभी सोल रिंग्स की उम्र व उनका स्रोत और आपके हर एक सोल स्किल का सटीक नाम और उसके प्रभाव का विवरण शामिल होना चाहिए। ये बात सुनते ही नीचे खड़े लोगों के बीच एक हल्की सी खलबली मच गई, लेकिन कैप्टन की तीखी और पैनी नजरों ने तुरंत उस हलचल को शांत कर दिया। इस तरह की बारीकी से की जाने वाली और लगभग क्रूरता की हद तक जाने वाली व्यापक छानबीन स्पिरिट हॉल के इतिहास में भी बेहद दुर्लभ थी। इसमें कोई शक नहीं था कि किसी अज्ञात घटना का सामना करने के बाद बीबी डोंग द्वारा फेंका गया यह एक और बहुत बड़ा जाल था, जो किसी भी संदिग्ध सुराग को छानकर बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस काम की जिम्मेदारी सीधे तौर पर हर टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन की होगी। वे एक दूसरे के डेटा की जांच करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दी गई जानकारी 100% सच्ची और पूरी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जानकारी को छुपाएगा या झूठा डेटा नहीं देगा। उल्लंघन करने वाले को गद्दार माना जाएगा और उसी के अनुसार सजा दी जाएगी। लॉक्स की आवाज बेहद सख्त और अटल थी। अब सभी टीमें अपने अपने स्थान पर वापस जाएं और तुरंत रजिस्ट्रेशन शुरू करें। जिन लोगों के पास इन दिनों कोई विशेष मिशन नहीं है, वे रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद स्टैंड बाय पर रह सकते हैं, लेकिन वे बिना अनुमति के रेस्ट एरिया से बाहर नहीं जाएंगे। आदेश स्वीकार है। पूरे मैदान से एक विशाल लहर जैसी गूंज उठी। बाई की गार्ड टीम को वाइस कैप्टन रेमंड द्वारा उनके क्षेत्र के कॉन्फ्रेंस हॉल में वापस लाया गया। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही गंभीर और व्यवस्थित थी। रेमंड खुद वहां मुख्य कुर्सी पर बैठे थे और दो सीनियर टीम लीडर्स डेटा रिकॉर्ड करने और उसकी शुरुआती जांच करने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सभी नाइट्स लाइन में लगकर आगे बढ़ रहे थे और एक-एक करके अपनी रिपोर्ट दे रहे थे। जब व्हाइट गूज की बारी आई तो उसने अपने चेहरे पर शांति बनाए रखी। वह आगे बढ़ा और सबसे पहले उसने रेमंड को सैल्यूट किया। व्हाइट गूज, अब तुम्हारी बारी है। सब कुछ सच-सच बताओ, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। रेमंड ने उसे देखते हुए पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से कहा, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में एक हल्का सा इशारा था जो सिर्फ सतर्क रहने के लिए था। जी सर। व्हाइट गूज ने अपना गला साफ किया और उसकी आवाज पूरी तरह से स्थिर थी जब उसने रिपोर्ट देना शुरू किया। मां व्हाइट गूज, उम्र 24 वर्ष, मूल निवासी, वुहून सिटी का पश्चिमी क्षेत्र। माता-पिता दोनों का देहांत हो चुका है और कोई अन्य करीबी रिश्तेदार नहीं है। मैं नॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस को पास करके 11 दिन पहले पोप पैलेस क्षेत्र की ड्यूटी पर तैनात हुआ हूं। उसने यहां घूस देने वाली बात को छुपा लिया और केवल नॉर्मल प्रोसेस का जिक्र किया, जिसे रेमंड ने भी चुपचाप स्वीकार कर लिया और कोई आपत्ति नहीं जताई। सोल पावर का लेवल 42वां लेवल, बैटल सोल सेट। व्हाइट गूज ने अपनी बात जारी रखी और सबूत के तौर पर अपने शरीर से थोड़ी सी सोल पावर की लहरों को बाहर निकाला। रेमंड ने उस ऊर्जा को महसूस किया, अपना सिर धीरे से हिलाया और कहा, रिकॉर्ड करो। असिस्टेंट टीम लीडर ने तुरंत इसे रिकॉर्ड बुक में लिख लिया। मार्शल सोल, ब्रेकिंग कॉन्स्फियर। बाई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में एक हल्की सी चमक चमकी और करीब 2 मीटर लंबा, पूरी तरह काले रंग का और पैनी नोक वाला एक भाला का भ्रम रूप उभरा और फिर गायब हो गया। यह एक टूल मार्शल सोल का सबसे स्टैंडर्ड प्रदर्शन था। सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन, पीला पीला, बैंगनी बैंगनी। व्हाइट गूज के सोचते ही उसके पैरों के पास से एक-एक करके 4 सोल रिंग्स ऊपर उठे। ये रंग और कॉन्फ़िगरेशन एक सोल सेट के स्तर के हिसाब से काफी स्टैंडर्ड और सामान्य था। इसमें कुछ भी बहुत अलग या खास नहीं था। सोल स्किल्स की डिटेल। पहली सोल स्किल, आर्मर ब्रेकिंग थ्रस्ट। ये एक सिंगल टारगेट सीधी रेखा में किया जाने वाला हमला है जो सामने वाले के आर्मर को बुरी तरह तोड़ देता है। दूसरी सोल स्किल, स्वीप ओवर 1000 आर्मी। ये एक बड़े दायरे में किया जाने वाला हॉरिजॉन्टल हमला है जिसका एंगल काफी चौड़ा होता है। तीसरी सोल स्किल, मैड बैटल ब्लेसिंग। ये बहुत कम समय के लिए अपनी ताकत, गति और डिफेंस को 60% तक बढ़ा देती है। चौथी सोल स्किल, सन पियर्सिंग स्ट्राइक। यह अपने पूरे शरीर की सोल पावर को भाले की नोक पर इकट्ठा करके किया जाने वाला एक बेहद शक्तिशाली सिंगल टारगेट हमला है जो इस समय मेरा सबसे घातक हथियार है। व्हाइट गूज ने अपनी सोल स्किल्स के प्रभावों को बहुत साफ शब्दों में बताया, लेकिन उसमें थोड़ी गुंजाइश छोड़ दी। ये जानकारी उसके ब्रेकिंग कोन स्फीयर मार्शल सोल की खूबियों से पूरी तरह मेल खाती थी और कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसे बहुत अनोखा या संदिग्ध दिखाए। ये सभी चीजें उस शरीर के ओरिजिनल ओनर की कड़ी मेहनत का नतीजा थी और उसकी असली पहचान का आधार थी, जिसकी किसी भी तरह की जांच की जा सकती थी। रेमंड ने यह सब सुना और फिर सोल रिंग्स को हासिल करने के साल और उस जगह के बारे में कुछ और सवाल पूछे। व्हाइट गूज ने मूल मालिक की यादों के आधार पर उन सभी के बिल्कुल सच-सच जवाब दिए। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने खुद को एक ऐसे साधारण सोल मास्टर गार्ड के रूप में पेश किया जो ठीक-ठाक टैलेंट रखता था और नियमों का पालन करता था, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगला, रेमंड ने व्हाइट गूज को जाने का इशारा किया और रिकॉर्ड बुक पर एक सही टिक का निशान लगा दिया। बाइले ने अपना सामान जमा कराया और एक तरफ खड़े होकर इंतजार करने लगा। लगभग 1 घंटे बाद पूरी टुकड़ी का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया। रेमंड ने कुछ और अनुशासन संबंधी नियमों की घोषणा की, इस बात पर जोर दिया कि जांच के दौरान सभी को हर समय ड्यूटी के लिए तैयार रहना होगा और कोई भी अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद उसने सबको आराम करने के लिए भेज दिया ताकि वे दोपहर की ड्यूटी या किसी संभावित अचानक आने वाली ड्यूटी का इंतजार कर सकें। बाइले भीड़ के साथ मीटिंग हॉल से बाहर निकल गया। उसके चेहरे के भाव सामान्य थे, लेकिन मन ही मन वो अच्छी तरह जानता था कि बीबी डोंग ने आखिरकार अपनी चाल चल दी है और वह भी इतने बड़े पैमाने पर। इस तरह की चौतरफा जांच और पंजीकरण किसी ऐसे दुश्मन को खोजने के लिए जिसका सामना समय को रोकने जैसी असाधारण क्षमता से हो, शायद ही ज्यादा असरदार साबित हो। कोई भी सच्चा शक्तिशाली योद्धा या विशेष क्षमताओं वाला व्यक्ति अगर खुद को छुपाना चाहे तो वह इतनी आसानी से रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर अपनी पहचान उजागर नहीं करेगा। यह असल में सिर्फ एक दिखावा था, दबाव बनाने और आंतरिक रूप से बुनियादी वफादारी को जांचने का एक तरीका। साथ ही शायद उन्हें यह उम्मीद भी थी कि इससे कुछ ऐसे सुराग मिल जाएं जो अतीत में नजरअंदाज हो गए हों और जिनका समय के थमने जैसी अवधारणा से थोड़ा बहुत संबंध हो। तुम चाहे कितनी भी जांच क्यों न कर लो, तुम मेरी 10 में से 10-5 सोल्स का पता कभी नहीं लगा पाओगे। बाइले ने पूरे भरोसे के साथ सोचा। जब तक वह खुद इसे उजागर नहीं करता तब तक ये 5 आत्माएं इस दुनिया में न के बराबर थीं। अपने कमरे में लौटकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसने अपनी कल्टीवेशन जारी रखने के बजाय अपने दिमाग को शांत किया और अपनी ऊर्जा को संचित करने लगा ताकि वह दोपहर की ड्यूटी के लिए तैयार रह सके। ऐसे समय में व्यक्ति को जितना हो सके उतना सामान्य और शांत दिखने की जरूरत होती है। ज़ियाओ फंग पैलेस के अंदरूनी शयनकक्ष में बीबी डोंग आज कामकाज संभालने नहीं गई थी। वह खिड़की के पास बिछे गद्देदार सोफे पर एक तरफ झुकी हुई बैठी थी। उन्होंने एक लंबा ढीला ढाला घरेलू लिबास पहन रखा था जिसमें औपचारिक राजकीय पोशाक जैसी भारीपन नहीं था, बल्कि कुछ हद तक घर जैसा आराम और ढीलापन झलक रहा था। लेकिन उनके भौहों के बीच छाई उदासी और बेरुखी आज आम दिनों से कहीं ज्यादा गहरी थी। हुलियाना को बुलावा भेजा गया था और वो चुपचाप एक तरफ आकर खड़ी हो गई। उसने बड़ी समझदारी से भांप लिया कि उसकी गुरु की हालत ठीक नहीं है। ये सिर्फ थकान नहीं थी, बल्कि एक गहरा दर्द, गुस्सा और एक बेहद मामूली सी न के बराबर दिखने वाली कमजोरी थी। उसके मन में एक भगवान की तरह शक्तिशाली और अड़िग रहने वाली गुरु के भीतर ऐसी कमजोरी दिखना बिल्कुल नामुमकिन सा था। गुरुजी, क्या आप? हुलियाना आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और बेहद धीमी आवाज में बोली। उसकी खूबसूरत लोमड़ी जैसी आंखों में गहरी चिंता साफ झलक रही थी। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है या महल में कोई ऐसी गंभीर समस्या आखिरी हुई है? क्या आपकी यह शिष्या आपकी इस परेशानी को कम करने में कुछ मदद कर सकती है? अपनी सबसे प्रिय शिष्या को देखते ही बीबी डोंग की बर्फीली आंखों की सख्ती थोड़ी सी कम हुई। वो कुछ पलों के लिए खामोश रही, फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, बस कुछ पुरानी तकलीफें फिर से उभर आई हैं। कुछ दिन आराम करने से सब ठीक हो जाएगा। महल के कामकाज को संभालने के लिए एल्डर्स मौजूद हैं। लेकिन हुलियाना को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वह कई सालों से बीबी डोंग के साथ थी और अपनी गुरु के फौलादी स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। अगर यह सिर्फ कोई पुरानी बीमारी या काम का बोझ होता तो उनके चेहरे पर ऐसे भाव कभी नहीं आते। उसने अपने होठों को चबाया, एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आवाज में और ज्यादा अपनापन आ गया। गुरुजी, कृपया नाना, अपने आप से कुछ मत छुपाइए। क्या यह सब पिछले कुछ दिनों से महल के भीतर अचानक बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा है या कोई ऐसी बात है जो आपको इस अनजाने संकट में?
खतरनाक खतरे की तरफ धकेल रही है। वह छुपा हुआ दुश्मन इतना ज्यादा अजीब और रहस्यमयी था कि खुद बीबी डोंग भी लगातार उसके जाल में फंस चुकी थी और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझा था। हालांकि लेना नाना बेहद प्रतिभाशाली थी, लेकिन वह अभी भी उम्र में छोटी थी और उसकी ताकत टाइटल डोलो के स्तर से बहुत दूर थी। अगर वह इस मामले में घसीटी गई तो इसके परिणाम बेहद भयानक हो सकते थे। लेना, बीबी डोंग की आवाज अचानक गंभीर हो गई। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम जितना कम जानो तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि इन दिनों स्पिरिट सिटी के भीतर कोई अज्ञात खतरा छुपा हो सकता है। तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कल्टीवेशन करते समय या बाहर जाते समय कभी भी अकेली मत रहना और हर पल सतर्क रहना। अगर तुम्हें कोई भी अजीब बात महसूस हो या कोई ऐसी घटना दिखे जो तुम्हारी समझ से बाहर हो या तर्कहीन हो, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, तुम्हें तुरंत सबसे पहले मुझे उसकी रिपोर्ट करनी होगी। समझी तुम? हू लेना का दिल जोर से धड़क उठा। गुरु की इन बातों ने बिना किसी शक के उसके डर को सच साबित कर दिया था। कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी और ये इतनी बड़ी थी कि गुरु जैसी शक्तिशाली हस्ती के लिए भी यह बेहद पेचीदा थी। यहाँ तक कि खुद उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। गुरुजी, आखिर वह किस तरह का खतरा है? यहाँ तक कि आप भी हू लेना बेचैन हो गई। ज्यादा मत पूछो। बीबी डोंग का लहजा अचानक सख्त हो गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने हू लेना की तुरंत लाल हो चुकी आंखें और उसकी जिद से भरी निगाहें देखी तो उनके दिल से एक ठंडी आह निकल गई। वह जानती थी कि उनकी यह शिष्या ऊपर से जितनी शालीन दिखती थी, अंदर से उतनी ही जिद्दी थी। अगर उसे थोड़ी बहुत जानकारी नहीं दी गई तो शायद वह चैन से नहीं बैठेगी, बल्कि चिंता और उत्सुकता के मारे खुद ही कोई कदम उठा लेगी जो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। काफी सोच विचार करने के बाद बीबी डोंग ने अपनी आवाज को बहुत धीमा कर लिया, मानो वह डर रही हो कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी बातें न सुन ले। दुश्मन के पास शायद समय के चक्कर से जुड़ी कोई बेहद अजीब और रहस्यमयी क्षमता है जो इतनी गुप्त है कि उससे बच पाना नामुमकिन है। यहाँ तक कि मैं भी अभी तक उसका कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई हूँ। सुराग? समय से जुड़ी क्षमता। हू लेना ने डर के मारे एक ठंडी सांस ली। स्पिरिट हॉल की होली मेडन होने के नाते वह जू और गुई, इन दोनों डोलुओं की मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के बारे में अच्छी तरह जानती थी, जो समय और स्थान को रोक सकती है। लेकिन उनकी वह क्षमता गुरु द्वारा बताई गई इस अजीब रहस्यमयी और अचूक क्षमता से पूरी तरह मेल नहीं खाती थी। या दुनिया में इससे भी ज्यादा भयानक समय से जुड़ी कोई सोल स्किल मौजूद थी? यहाँ तक कि उनकी गुरु जैसी शिखर पर बैठी शक्तिशाली योद्धा को भी इसके सामने नुकसान उठाना पड़ा था। एक असीमित चिंता ने उसे तुरंत घेर लिया। अब जाकर वह समझ पाई कि उसकी गुरु इतनी बदली बदली क्यों लग रही थी और क्यों उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर जांच बिठाई थी। एक ऐसा दुश्मन जो समय को नियंत्रित कर सकता हो, अंधेरे में छुपा हो और जिससे उसकी गुरु भी न निपट पा रही हो, यह सचमुच बेहद खौफनाक था। गुरुजी, हू लेना की आवाज में एक हल्की सी घबराहट थी। आपको बहुत सावधान रहना होगा। मैं आपकी हर बात मानूंगी और आपकी हर चीज पर नजर भी रखूंगी। उसने मन ही मन यह कसम खाई कि वह और ज्यादा लगन से कल्टीवेशन करेगी और साथ ही अपने तरीकों से समय से जुड़े हर संभावित सुराग की गुप्त रूप से जांच करेगी। वह अपनी गुरु को अकेले ऐसे खतरे का सामना कभी नहीं करने देगी। बीबी डोंग ने जब अपनी शिष्या की आंखों में चिंता के साथ-साथ फिर से जागी उस अटूट इच्छा शक्ति को देखा तो उनके दिल को तसल्ली भी मिली और उनका मन थोड़ा भारी भी हो गया। उन्होंने अपना हाथ हिलाया। ठीक है, ये बात सिर्फ तुम्हें पता होनी चाहिए, इसे भूल कर भी किसी और को मत बताना। अब जाओ और अपनी साधना करो, मेरी बातें याद रखना। जी गुरुजी, आप अपना ख्याल रखिएगा। हू लेना ने झुककर गहरा प्रणाम किया और बार-बार पीछे मुड़कर देखते हुए शयन कक्ष से बाहर निकल गई। अब उस शयन कक्ष में एक बार फिर बीबी डोंग अकेली रह गई थी। बीबी डोंग आईने के सामने गई और उसमें अपने उस बेहद खूबसूरत लेकिन बर्फीले चेहरे को देखने लगी। उनकी उंगलियां बिना किसी होश के अपने समतल पेट पर फिर रही थी। उनकी बैंगनी आंखों में ठंडी चमक किसी पत्थर की तरह जम चुकी थी। चौतरफा जांच का काम पूरी तरह से फैल चुका था। जू और गुई, इन दोनों डोलुओं की गुप्त जांच भी विशेष माध्यमों से शुरू कर दी गई थी। प्राचीन किताबों और रहस्यमयी दस्तावेजों की खोज भी जारी थी और इसके साथ ही वह रक्षासा गॉड की परीक्षा की प्रक्रिया को भी तेज कर रही थी। उन्होंने चारों तरफ कई तरह के जाल बिछा दिए थे। वह कमबख्त समय चुराने वाला चोर, चाहे वह कितना भी गहरा छुपा हो और उसके पास कितनी भी अजीब क्षमता क्यों न हो, जब तक तुम स्पिरिट सिटी में हो और किसी चीज पर तुम्हारी बुरी नजर है, तब तक मैं तुम्हें ढूंढकर जरूर बाहर निकालूंगी और तुम्हें इस दुनिया के सबसे भयानक दर्द और यातनाओं का एहसास कराऊंगी ताकि तुम्हें कभी मुक्ति न मिल सके। अत्यधिक सतर्कता और ऊपर से दिखने वाली शांत तरह के इसी नाजुक संतुलन के बीच समय चुपके से 1 हफ्ते के लिए बीत गया। उस दिन हुई चौतरफा पंजीकरण और जांच के बाद से पो पैलेस और उसके आसपास के इलाकों का माहौल हमेशा खींचे हुए तीर कमान की तरह पूरी तरह से तनाव मुक्त नहीं था। गश्त लगाने की रफ्तार, गुप्त प्रहरियों की तादाद और बीच-बीच में महसूस होने वाली शक्तिशाली स्पिरिचुअल पावर की जांच में रत्ती भर भी ढील नहीं दी गई थी। हालांकि इस सबसे सभी गार्ड नाइट्स और कर्मचारियों की सतर्कता बढ़ गई थी और उनके दिमाग पूरी तरह से तनाव में आ गए थे, लेकिन इसके अलावा कोई भी असली या रहस्यमयी सुराग हाथ नहीं लगा था। बाइले ऊपर से दिखने में इस तनावपूर्ण माहौल के बीच सबसे मामूली और ध्यान में न आने वाले एक छोटे से पेंच की तरह व्यवहार कर रहा था। वह अपनी शिफ्ट के हिसाब से सख्ती से पहरेदारी पर खड़ा रहता था और पो पैलेस के सामने या शयन कक्ष के बाहरी घेरे में अपनी सूझबूझ के साथ ड्यूटी निभाता था। उसकी निगाहें पूरी तरह केंद्रित होती थीं और खड़े होने का अंदाज बिल्कुल स्टैंडर्ड होता था। खाना खाते समय वो बेहद कम बोलता था और अपने आराम कक्ष में लौटने के बाद वह लंबे समय तक मेडिटेशन और साधना करता था ताकि वह अपने 42वें स्तर की सोल पावर को मजबूत कर सके। साथ ही वह अपनी 10 में से 5 आत्माओं की निकल जाने वाली क्षमता को बहुत सावधानी से और हल्के ढंग से नियंत्रित करने का बार-बार अभ्यास कर रहा था। वह बेहद सब्र से काम ले रहा था। उसके भीतर दोबारा इकट्ठा हो रही इच्छाओं और बेचैनी को, जो लगभग अपनी सीमा पर पहुंच चुकी थी, उसने अपने शांत चेहरे के पीछे पूरी तरह से दबाकर रखा हुआ था। इस दिन दोपहर की धूप स्पिरिट सिटी की ऊंची इमारतों से छनकर साफ-सुथरे पथरीले रास्तों पर लंबी परछाइयां डाल रही थी। बाइले और रोजर हमेशा की तरह पोप के शयन कक्ष के बाहरी हिस्से में ईस्ट कॉरिडोर के प्रवेश द्वार की चौकी पर पहरे पर खड़े थे। उनके कवच से ठंडी रोशनी परावर्तित हो रही थी। चारों तरफ हमेशा की तरह सन्नाटा था। बस आंगन के पेड़ों से टकराकर गुजरने वाली हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। ठीक उसी समय गलियारे के दूसरे छोर पर बने मेहराबदार दरवाजे से एक आकृति धीरे-धीरे आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, जो धीरे-धीरे साफ होने लगी। वह एक महिला थी। उसने एक साधारण लेकिन बेहद कीमती सफेद रंग की लंबी पोशाक पहन रखी थी। जैसे-जैसे वह कदम बढ़ा रही थी, उसकी पोशाक का घेरा हल्का-हल्का लहरा रहा था, जो उसकी लंबी छरहरी और लगभग एकदम परफेक्ट शारीरिक बनावट को उभार रहा था। उसकी सबसे आकर्षक खूबी उसके सुनहरे लंबे बाल थे, जो सूरज की पिघली हुई चमक जैसे चमकदार थे। उन्होंने बालों में ज्यादा साजो सामान नहीं लगाया था, वे बस स्वाभाविक रूप से उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे और दोपहर की धूप में एक चकाचौंध कर देने वाली चमक बिखेर रहे थे। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। ये एक ऐसा सौंदर्य था जो बीबी डोंग की राजसी गरिमा और हू लेना के नशीले आकर्षण से बिल्कुल अलग था। उसके चेहरे के नए नक्श इतने बारीक और सुंदर थे, मानो किसी देवता ने उन्हें खुद तराशा हो। उसका रंग बर्फ की तरह बिल्कुल गोरा और साफ था और उसकी भौहों आंखों में एक जन्मजात शालीनता और दूरी का एहसास था। उसकी आंखें एकदम साफ लेकिन उतनी ही गहरी थीं, मानो इंसानों के भीतर झांक सकती हों या फिर मानो हर चीज के प्रति एक हल्की सी उदासीनता रखती हों। उनके चलने का अंदाज बेहद सहज और शालीन था। उनका हर एक कदम मानो नापा तोला हुआ था, जिसमें एक अनकही पवित्रता और गर्व का एहसास था। वह ऐसी लग रही थी जैसे किसी प्राचीन भित्ति चित्र से निकलकर आई कोई देवी हो। सिर्फ एक नजर देखते ही बाइले के मन में उनकी पहचान को लेकर कोई शक नहीं था। छियान रेंजू, बीबी डोंग और छियान शुंजी की बेटी, जन्मजात 20वें स्तर की सोल पावर वाली एक बेमिसाल प्रतिभावान योद्धा, जिसके पास भगवान के स्तर का मार्शल सोल 6 विंग्ड एंजल था। साथ ही ये वही थी जो सालों से हेवन डो एम्पायर में छिपी हुई थी और वहां के राजकुमार शुए किंग का भेष बदले हुए थी। वह यहाँ क्या कर रही है? बाइले के दिमाग में विचार तेजी से दौड़ने लगे। क्या बीबी डोंग ने इस खतरे को भांपकर उसे चुपके से वापस बुला लिया था, या फिर छियान रेंजू ने खुद स्पिरिट हॉल के भीतर के तनावपूर्ण माहौल को महसूस कर लिया था और जांच करने के लिए खास तौर पर लौट आई थी? वजह चाहे जो भी हो, इसका मतलब यह था कि पहले से ही उलझी हुई इस स्थिति में एक और ऐसा मोड़ आ गया था जिसे बिल्कुल भी कम करके नहीं आंका जा सकता था। बाइले ने तुरंत अपने दिमाग को केंद्रित किया।
उसने रोजर के साथ मिलकर अपने हाथ में थामी हुई लंबी बर्छी को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया और उसका शरीर हल्का सा आगे की ओर झुक गया, जो कि एक मानक अलर्ट की मुद्रा थी। रोजर साफ तौर पर इस सुनहरे बालों वाली महिला को नहीं पहचानता था। चियान रेंजू बहुत पहले ही वुहुन हॉल के मुख्य केंद्र को छोड़कर चली गई थी, इसलिए उसका अस्तित्व और उसका असली चेहरा इस महल के भीतर बहुत ऊंचे स्तर का रहस्य था। कुछ गिने चुने उच्च अधिकारियों को छोड़कर आम रक्षक योद्धाओं को इसके बारे में पता होने का कोई जरिया नहीं था। लेकिन रोजर कोई बेवकूफ नहीं था। वह सामने वाली महिला के भीतर से निकलने वाली सोल पावर की उस लहर को साफ महसूस कर सकता था, जो ऊपर से शांत दिखने के बावजूद किसी विशाल समंदर जैसी असीम थी। यह दबाव किसी सोल किंग या यहां तक कि सोल एम्परर के स्तर से भी कहीं ज्यादा था। यह निश्चित रूप से कोई ऐसी शक्तिशाली योद्धा थी जिनकी ताकत कम से कम सोल एम्परर के स्तर या उससे ऊपर की थी। रुकिए, रोजर ने अपने दिल में अचानक उठने वाली घबराहट और दबाव को जबरदस्ती काबू में किया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और गलियारे के प्रवेश द्वार के सामने आकर रास्ता रोक दिया। उसने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना स्थिर रखने की कोशिश की, जिसमें एक सख्त हिदायत थी। ये पोप का शयन कक्ष है और एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। पोप महामहिम के आदेश या बुलावा पत्र के बिना किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कृपया अपनी पहचान और यहाँ आने का कारण बताएं। बाइले ने भी बिल्कुल सही समय पर एक तरफ कदम बढ़ाया, जिससे वह रोजर के साथ मिलकर एक घेरा बना सके। उसने गंभीर आवाज में कहा, कृपया यहीं रुक जाइए। चियान रेंजू के कदम नहीं रुके। वह उन दोनों के सामने कुछ कदम की दूरी पर आकर ही थमी। उनकी सुनहरी आंखों ने उदासीनता से रोजर को देखा और फिर बगल में खड़े बाइले पर एक नजर डाली। उनकी निगाहें पूरी तरह शांत और स्थिर थीं, मानो वे सिर्फ दो बोलते हुए कवच पहने पुत्रों को देख रही हों। उनकी आंखों में भावनाओं का कोई उतार चढ़ाव नहीं था। हट जाओ। उनकी आवाज बेहद ठंडी और सुरीली थी, लेकिन उसमें एक ऐसा बेरुखापन था जिसे टाला नहीं जा सकता था। वह मानो कोई आदेश दे रही थी, न कि कोई अनुरोध कर रही थी। रोजर के माथे पर पसीने की हल्की बूंदें छलक आईं। सामने वाली महिला के रवैये और उसकी ताकत ने उस पर बहुत भारी दबाव बना दिया था, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण उसने अपने दांत भींचे और हिम्मत जुटाकर कहा, महोदया, यह हमारी ड्यूटी है। पोप महामहिम के आदेश के बिना हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते। कृपया हमारे लिए मुश्किल खड़ी न करें। बाइले भी चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा और अपने बर्ताव से यह साफ कर दिया कि वह रोजर के साथ है। चियान रेंजू की खूबसूरत भौहें बहुत मामूली सी सिकुड़ गईं, मानो इन दो चींटी जैसे मामूली रक्षकों द्वारा खुद का रास्ता रोके जाने पर उन्हें थोड़ी सी झुंझलाहट हुई हो। उन्होंने अपनी सोल पावर का सीधा दबाव तो नहीं छोड़ा, लेकिन उनके आसपास का दृश्य और इतना भारी था कि वहां की हवा भी जमती हुई सी महसूस होने लगी। ठीक उसी समय जब ऐसा लगा कि वह जबरदस्ती अंदर घुसने के लिए कोई कदम उठाने वाली है, एक बेहद ठंडी और रौबदार आवाज उन तीनों के कानों में सीधे गूंज उठी, जिसमें एक छिपी हुई उलझन का एहसास था। उसे अंदर आने दो। ये बीबीडों की आवाज का संदेश था। रोजर और बाइले ने एक साथ राहत की सांस ली। उन्होंने तुरंत अपनी लंबी बर्छी को पीछे खींचा, एक तरफ होकर रास्ता छोड़ दिया और झुककर प्रणाम करते हुए कहा, जो आ गया पोप महामहिम। चियान रेंजू ने उनकी तरफ दोबारा पलटकर भी नहीं देखा, मानो वे सिर्फ रास्ते में पड़े हुए कोई गैर जरूरी पत्थर हो। वह उसी तरह सहज कदमों से चलते हुए गलियारे की गहराई में चली गई। उनकी सफेद पोशाक का घेरा जल्द ही आंगन के पेड़ पौधों और फूलों की ओर में गायब हो गया। रोजर ने सीधे खड़े होकर अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछा और दिल में बचे हुए डर के साथ बाइले से बेहद धीमी आवाज में कहा, हे भगवान, ये औरत आखिर कौन है? इसका रौब कितना खौफनाक था। मुझे तो ये हमारे डिप्टी कैप्टन रेमंड से भी ज्यादा ताकतवर लगी। और कमाल है कि पोप महामहिम ने खुद आवाज भेजकर इसे अंदर आने की इजाजत दी। बाइले ने अपना सिर हिलाया और फुसफुसाते हुए कहा, पता नहीं, शायद कोई ऐसी एडर होंगी जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा, या फिर कहीं बाहर से आई हुई कोई बेहद खास मेहमान। जो भी हो, ये हमारे स्तर की बात नहीं है कि हम इसके बारे में पूछताछ करें। बेशक बाइले अपने मन में चियान रेंजू की पहचान को बहुत अच्छी तरह जानता था। वह यह भी जानता था कि यह एक ऐसी मां बेटी की जोड़ी थी जिनके रिश्ते बेहद उलझे हुए और कड़वाहट से भरे थे। महल के भीतर एक बेहद शांत और खूबसूरत बैठक साइड हॉल में बीबी डोंग अपनी मुख्य गद्दी पर बैठी थी। जैसे ही उन्होंने सफेद कपड़ों और सुनहरे बालों वाली चियान रेंजू को दरवाजा खोलकर अंदर आते देखा, उनकी बैंगनी आंखों की गहराइयों में एक पल के लिए बेचैनी की हल्की सी लहर दौड़ी, जो तुरंत ही एक बर्फीली खामोशी के पीछे छुप गई। उन्हें सचमुच यह उम्मीद नहीं थी कि चियान रेंजू इस समय बिना किसी बुलावे के अचानक स्पिट सिटी लौट आएगी। मेरे आदेश के बिना तुम अपनी मर्जी से त्यांडो साम्राज्य छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? बीबी डोंग की आवाज से उनके गुस्से या खुशी का अंदाजा लगाना नामुमकिन था, मानो वह किसी आम जूनियर से बात कर रही हो। चियान रेंजू हॉल के बीचों बीच खड़ी हो गई। उसने कोई प्रणाम या आदर प्रकट नहीं किया। उसका शरीर बर्फ में डटे किसी चीड़ के पेड़ की तरह बिल्कुल सीधा और अड़िग था। उसने अपनी उन्हीं बैंगनी आंखों से, जो काफी हद तक बीबी डोंग जैसी थीं, लेकिन जिनमें दूरी का एहसास कहीं ज्यादा था, सामने देखा। उसका लहजा बिल्कुल सपाट था, जिसमें एक अनकहा रूखापन और अलगाव छिपा हुआ था। मैंने सुना है कि आजकल वुहुन हॉल में हर तरफ खौफ का माहौल है और बहुत बड़े पैमाने पर आंतरिक जांच चल रही है। हलचल काफी बड़ी है। बस इसी उत्सुकता में मैं अपनी आदरणीय पोप साहिबा को देखने चली आई कि कहीं उन्हें किसी बेहद गंभीर मुसीबत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। चियान रेंजू के शब्द भले ही औपचारिक रूप से शिष्टाचार भरे थे, लेकिन उसके लहजे में एक बेटी का अपनी मां के प्रति रत्ती भर भी सरोकार या चिंता नहीं थी। यह एक दूरी बनाए रखकर की जाने वाली जांच परख जैसी थी, जिसमें एक बारीक सा तंज भी छिपा हुआ था। यह साफ था कि इन दोनों मां बेटी के बीच का रिश्ता सालों के अलगाव, नफरत और सत्ता के जटिल संघर्षों के कारण पहले ही बर्फ की तरह जम चुका था। बीबी डोंग की उंगलियों ने अपनी गद्दी के हत्थे आर्मरेस्ट पर हल्की सी थाप दी, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं उभरा। वुहुन हॉल के आंतरिक कामकाज में दखल देना तुम्हारा काम नहीं है। हेवन डू एम्पायर की योजना बहुत बड़े महत्व की है। उसमें कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो तुरंत वापस लौट जाओ। मेरे आदेश के बिना दोबारा यहाँ अपनी मर्जी से आने की गुस्ताखी मत करना। ये सुनकर चियान रेंजू के होठों के कोनों पर एक बेहद हल्की और बेजान सी मुस्कान तैर गई। वह मुस्कान खूबसूरत तो थी, पर उतनी ठंडी भी। ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार मैं भी वुहुन हॉल की होली मेडन्स में से एक हूँ। जब मैंने सुना कि महल में कोई गड़बड़ी हो सकती है, तो बड़ी मुश्किल से एक बहाना बनाकर मैं यहाँ आई हूँ। अगर मैं पोप महामहिम की इस परेशानी को दूर करने में मदद न कर सकूं, तो क्या यह मेरी लापरवाही नहीं होगी? मैं इतनी आसानी से कैसे वापस जा सकती हूँ? उसने पवित्र कन्या शब्द पर खास जोर दिया और उसकी निगाहें बीबी डोंग के चेहरे पर टिक गईं। वह उनके चेहरे पर किसी भी तरह के असामान्य भाव या बदलाव को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बीबी डोंग के पिछले कुछ दिनों के अजीब बर्ताव, जैसे सुरक्षा बढ़ाना और चौतरफा जांच करवाना, से उसने अपनी समझदारी से यह भांप लिया था कि हमेशा हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने वाली उसकी यह मां सचमुच किसी ऐसी असाधारण मुसीबत में फंसी है जो उनके लिए बेहद पेचीदा और परेशान करने वाली है। इस बात ने चियान रेंजू के भीतर एक गहरी उत्सुकता जगा दी थी। साथ ही उसके मन में एक ऐसी बारीक भावना भी थी जिसे शायद वह खुद भी स्वीकार नहीं करना चाहती थी, कि वह अपनी मां की कमजोरी को करीब से देख सके। हेवन डॉ एम्पायर की योजना में कोई भी गड़बड़ी हुई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। बीबी डोंग की आवाज थोड़ी और ठंडी हो गई और उनकी बैंगनी आंखों में बर्फीला गुस्सा जम गया। वह किसी भी हाल में अपने साथ हुई उस अजीब और न बताने लायक समय थमने वाली घटना का जिक्र चियान रेंजू के सामने नहीं करना चाहती थी। ये न सिर्फ उनके अपने रुतबे और गरिमा का सवाल था, बल्कि पूरे स्पिरिट हॉल की स्थिरता और उन दोनों के बीच के पहले से ही बेहद कमजोर रिश्ते का भी मामला था। चियान रेंजू ने बिना किसी डर के उनकी आंखों में देखा और उसका लहजा अभी शांत था। आप फिक्र मत कीजिए, त्यांडो साम्राज्य में मैंने अपने हमशक्ल का इंतजाम कर दिया है। एक टाइटल डुलुओ गुप्त रूप से उसकी सुरक्षा कर रहा है और यह बहाना बनाया गया है कि राजकुमार किसी दूसरे देश की यात्रा पर है। इतने कम समय में वहां कोई भी गड़बड़ी पकड़ी नहीं जा सकती। वह अगर इतनी दूर यहाँ लौट कर आई थी तो जाहिर तौर पर वह सारा इंतजाम पूरी तैयारी के साथ करके आई थी। बीबी डोंग ने उसकी इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी ठंडी नजरों से उसे वहां से चले जाने का इशारा किया। अब और बात करने का कोई फायदा नहीं था। वह चियान रेंजू के सामने अपनी भावनाओं को जरा भी जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। चियान रेंजू ने बीबी डोंग को एक आखिरी बार बड़ी गहरी और तीखी नजर से देखा। उसकी वह नजर इतनी पैनी थी मानो वह बीबी डोंग के सारे सुरक्षा चक्रों को चीरकर उनके दिल के पार देखना चाहती हो। वह हमेशा रौब में रहने वाली और हमेशा शांत
दिखने वाली अपनी इस मां के भीतर कमजोरी या बेबसी की एक छोटी सी दरार ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीबी डोंग ने खुद को बहुत अच्छी तरह से छुपा रखा था। उनकी भौहों के बीच छाई उस उदासी के अलावा जिसे वो पूरी तरह से मिटा नहीं पा रही थी, उनके चेहरे पर और कोई भाव नहीं था। आखिरकार चियान रिंझू कुछ भी भांप नहीं पाई, जिससे उसके मन की उलझन और सच्चाई जानने की इच्छा और ज्यादा गहरी हो गई। उसने आगे कुछ नहीं कहा और वहां से मुड़ गई। बाहर गैलरी में रोजर अभी भी घबराया हुआ और आदरपूर्वक हाथ बांधे खड़ा था, जबकि दूसरा युवा योद्धा बाइले भी नियमों के मुताबिक अपनी नजरें ठीक सामने टिकाए हुए था। चियान रिंझू की निगाहें बाइले पर आधे सेकंड के लिए टिक गईं। यह रक्षक कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा था। अभी जब उसने अपने रॉब का दबाव बनाया था और अचानक अंदर से आदेश आने पर रास्ता छोड़ने को कहा था, तब दूसरा रक्षक साफ तौर पर घबराया हुआ और डरा हुआ दिख रहा था। लेकिन यह लड़का, उसे धुंधला सा याद आया कि रोजर ने पहले शायद बाइले नाम लिया था। इस बाइले की प्रतिक्रिया असाधारण रूप से संयमित थी, यहां तक कि उसमें एक अजीब सा ठहराव था। हालांकि यह सिर्फ आधे सेकंड का ध्यान था। 42वें स्तर का एक सोल एंसेस्टर रक्षक चाहे जितना भी शांत क्यों ना हो, वह कोई बड़ा उलटफेर नहीं कर सकता था। शायद यह सिर्फ उसका स्वभाव था, या फिर पोप के शयन कक्ष के बाहर लंबे समय तक ड्यूटी करते करते उसका डर खत्म हो चुका था। चियान रिंझू ने तुरंत अपनी नजरें हटा लीं और इन गैर जरूरी विचारों को दिमाग से निकाल दिया। उसकी आकृति धीरे धीरे दूर चली गई। जब चियान रिंझू पूरी तरह से नजरों से ओझल हो गई, तब जाकर रोजर ने चैन की सांस ली और फुसफुसाया, चलो आखिरकार यह बला टली। इसका रौब तो ऐसा था कि पोप महामहिम के सामने भी वैसी घुटन महसूस नहीं होती। बाइले ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से अपनी सांसों की रफ्तार को सामान्य किया और अपनी नजरें दोबारा गलियारे की गहराई में बनी उस शांत शयन कक्ष की इमारत पर टिका दी। उसकी आंखों की गहराइयों में एक ऐसी बेहद गहरी और खतरनाक चमक चुपके से तैरने लगी, जिसे उसने अब तक जबरदस्ती दबाकर रखा हुआ था। चियान रिंझू, एंजल गॉड की उत्तराधिकारी, इतनी आलीशान, पवित्र और खूबसूरत, लेकिन उतनी ही बर्फीली दूरी और घमंड से भरी हुई। पोप के शयन कक्ष के इलाके को छोड़ने के बाद चियान रिंझू शहर में कहीं और नहीं रुकी। वह सहज कदमों से, लेकिन एक तय दिशा में स्पिरिट सिटी के एक दूसरे और कहीं ज्यादा प्राचीन व गंभीर इमारतों के समूह की तरफ बढ़ने लगी। कॉन्सेक्रेशन हॉल। कड़े पहरे वाले कई गलियारों और भवनों को पार करते हुए वह आखिरकार कॉन्सेक्रेशन हॉल की गहराई में बने एक बेहद शांत और भव्य कक्ष में पहुंच गई। उस हॉल में बेहद हल्की और सौम्य रोशनी थी। सादे सफेद रंग का लिबास पहने एक पुरुष खिड़की के पास अपने दोनों हाथ पीछे बांधकर खड़ा था और बाहर लगे सदियों पुराने हरे भरे चीड़ के पेड़ों को निहार रहा था। उनका शरीर बनावट में बहुत ज्यादा विशाल नहीं था, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा एहसास होता था मानो वह उस पूरे स्थान का हिस्सा हो, जैसे वही इस पूरे भव्य महल के मुख्य आधार स्तंभ हो। वह कोई और नहीं बल्कि वुहान हॉल के ग्रैंड एल्डर, 99वें स्तर के पीक डोलवो चियान दाओलियू थे। अपने बेहद जाने पहचाने ऑरा को महसूस करते ही चियान दाओलियू के चेहरे पर एक दादा का अपनी पोती के प्रति प्यार और गर्मजोशी भरा भाव उभर आया। हालांकि उनका यह रिश्ता किसी आम परिवार की तरह बहुत ज्यादा करीब या घुला मिला नहीं था, फिर भी उसमें एक गहरा लगाव था। वहां का सारा इंतजाम मैंने ठीक से कर दिया है, इसलिए कम समय में कोई खतरा नहीं है। बहुत दिनों से दादाजी से मुलाकात नहीं हुई थी, मन में आपकी चिंता रहती थी, इसलिए मौका पाकर आपसे मिलने चली आई। चियान दाओलियू ने उसे ऊपर से नीचे तक बड़े ध्यान से देखा और उनकी आंखों में तसल्ली और गर्व का भाव साफ झलक रहा था। बहुत अच्छे, तुम्हारा वापस आना ही बहुत अच्छा है। जरा दादाजी को देखने दो। हम तुम्हारी आत्मा की ओरा पहले से कहीं ज्यादा निखर और संभल गई है। ऐसा लगता है कि तियांडो साम्राज्य में रहने के बावजूद तुमने अपनी कल्टीवेशन में कोई डील नहीं दी। तभी उन्होंने चियान रिंझू की आंखों के पीछे छिपी हुई किसी चीज को ढूंढने या सच जानने की उस बारीक चाहत को भांप लिया। लेकिन तुम इस बार सिर्फ अपने दादाजी से मिलने तो नहीं आई हो, है ना? चियान रिंझू ने अपने दादाजी के सामने खुद को बहुत ज्यादा छुपाने की कोशिश नहीं की। वह पास में रखी कुर्सी के पास गई और बेहद शालीनता से बैठते हुए बोली, सचमुच दादाजी से कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। जब मैं वापस लौट रही थी तो मैंने महसूस किया कि स्पिरिट सिटी के भीतर का माहौल अजीब रूप से तनावपूर्ण है। खास तौर पर पोप पैलेस और उनके शयन कक्ष के आसपास की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कर दी गई है। मैंने यह भी सुना है कि अंदरूनी कर्मचारियों की बहुत बड़े पैमाने पर जांच की जा रही है। दादाजी, क्या आपको पता है कि असल में हुआ क्या है? हमारी उस पोप साहिबा को आखिर किस मुसीबत ने घेर रखा है? जैसे ही बीबी डोंग का जिक्र आया, चियान रिंझू के लहजे में वही पुरानी और जानी पहचानी बेरुखी वापस आ गई। दूरी और उदासीनता। चियान रिंझू की बात सुनकर चियान दाओलियू के चेहरे से शालीनता थोड़ी कम हो गई और उनका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। अपनी इस बेमिसाल प्रतिभावान पोती से, जिस पर उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें टिका रखी थीं, वह बहुत कुछ छुपाना नहीं चाहते थे। खास तौर पर वो बातें जो स्पिरिट हॉल की सुरक्षा और बीबी डोंग के इस अजीब बर्ताव से जुड़ी थीं। वह धीरे धीरे चलते हुए मुख्य गद्दी पर बैठ गए और बोले, तुमने बिल्कुल सही भांपा है। इन दिनों महल के भीतर सचमुच शांति नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी मिली है, ऐसा लगता है कि बीबी डोंग को किसी ऐसी परेशानी या घुसपैठ का सामना करना पड़ा है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। परेशानी या घुसपैठ? चियान रिंझू की सुनहरी आंखों में एक चमक थी। उस घटना की असली हकीकत क्या है, इस पर उसने पूरी तरह से पर्दा डाल रखा है। उसने इस बारे में किसी से भी बात नहीं की है, यहां तक कि एल्डर्स हॉल से भी नहीं। चियान दाओलियू ने रुक रुक कर गंभीर आवाज में कहना जारी रखा, लेकिन उसके बाद के उसके फैसलों और प्रतिक्रियाओं को देखकर यह साफ है कि यह कोई मामूली मामला नहीं है। उसने अपने आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को आखिरी हद तक बढ़ा दिया है। 2 से ज्यादा टाइटल डोलुओं को गुप्त रूप से निगरानी करने की ड्यूटी पर लगा रखा है और महल के अंदरूनी हिस्से के हर एक कर्मचारी की बारीकी से जांच करने का हुक्म दिया है। ये सारे इशारे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कोई ऐसी ताकत या शख्सियत है जो खुद बीबी डोंग की जानकारी के बिना भी उसके बेहद करीब पहुंचने में कामयाब रही, और शायद उसने उस पर कोई गहरा असर भी डाला है। चियान दाओलियू के शब्द बेहद नपे तुले और सधे हुए थे, लेकिन उनके द्वारा दी गई यह जानकारी अपने आप में बेहद चौंकाने वाली थी। बीबी डोंग जैसी शक्तिशाली हस्ती को इस कदर सुरक्षा बढ़ाने और जाल बिछाने पर मजबूर कर देना और फिर भी उस परेशानी को खुलकर न बता पाना, यह साबित करता था कि उस संकट का रूप बेहद असाधारण था। और इससे भी ज्यादा गौर करने वाली बात यह है, चियान दाओलियू ने अपनी बात आगे बढ़ाई और उनकी निगाहें गहरी हो गईं। ऐसा लगता है कि उसके शक की सुई किसी ऐसी क्षमता की तरफ घूम रही है जो समय या थम जाने की अवधारणा से जुड़ी हुई है। खबर मिली है कि उसने गुप्त रूप से युगुआन और गुई मेई की मार्शल सोल फ्यूजन स्केल के पुराने रिकॉर्ड्स की भी जांच करवाई है। जाहिर है कि उसे किसी पर गहरा शक है, लेकिन साथ ही ऐसा भी लगता है कि जैसे वह पूरी तरह से पक्की न हो। चियान रिंझू चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उसके दिल में विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। यहां तक कि दादाजी भी घुसपैठ, असर और परेशानी जैसे अस्पष्ट लेकिन गंभीर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे यह साफ था कि मामला बेहद पेचीदा है। आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसने बीबी डोंग को इस हाल में पहुंचा दिया, और शायद उसे कोई ऐसी गंभीर या गहरी चोट पहुंचाई है जिसके बारे में वह किसी को बता भी नहीं सकती? क्या वे कोई हमला था, कोई जहर था, या फिर मानसिक स्तर पर किया गया कोई नियंत्रण या अपमान? ये सोचते ही चियान रिंझू के मन में अपनी मां के लिए कोई चिंता या हमदर्दी नहीं जगी, बल्कि उसके भीतर एक अनकही, बर्फीली और अजीब सी खुशी, संतोष की लहर दौड़ गई। वह औरत जो हमेशा खुद को सबसे ऊपर मानती थी, हर चीज को अपने काबू में रखती थी और उसके प्रति हमेशा बर्फ की तरह बेरुखी दिखाती थी, आज उसके भी ऐसे दिन आ गए थे। आज वह भी किसी की गुप्त साजिश का शिकार होकर बेबस खड़ी थी। यह भावना उसके खूबसूरत चेहरे पर खुलकर तो नहीं आई, लेकिन चियान दाओलियू जैसी महान हस्ती से कुछ छुपना कहां मुमकिन था। अपनी पोती की आंखों में अचानक आई चमक और उसके होंठों के कोनों में आई खिंचाव से उन्होंने उसके मन का हाल भांप लिया। उन्होंने मन ही मन इस मां बेटी के बीच की गहरी कड़वाहट और नफरत को देखकर एक ठंडी सांस ली। भले ही तुम्हारी ताकत असाधारण है, लेकिन इस बार यहां आने पर तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जिस साजिश का शिकार खुद बीबी डोंग हो सकती है, उसकी चालों से बच पाना निश्चित रूप से नामुमकिन जैसा होगा। मेरी बात हमेशा याद रखना, चाहे तुम कभी भी और कहीं भी रहो, अपनी सतर्कता को जरा भी कम मत होने देना। खास तौर पर किसी भी ऐसी स्थिति से सावधान रहना जहां तुम्हें समय का एहसास अजीब लगे या तुम्हारी याददाश्त में कोई खालीपन आ जाए। चियान रिंझू ने अपने मन में उठने वाले उन अजीब विचारों को तुरंत काबू में किया और बड़ी गंभीरता से अपना सिर हिलाया। दादाजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस मामले की गंभीरता को अच्छी तरह समझती हूं और पूरी सावधानी बरतूंगी।
उसे अपनी ताकत और अपने एंजल मार्शल सोल की संवेदनशीलता पर पूरा भरोसा था, लेकिन दादाजी की चेतावनी भी बिल्कुल सही थी। जो दुश्मन बीबी डोंग को नुकसान पहुंचा सकता था, वह कोई आम खिलाड़ी नहीं हो सकता था। इसके बाद उसने चियान दाओ से कुछ देर और बातचीत की। कॉन्सेक्रेशन हॉल के हालचाल और अपनी साधना से जुड़े कुछ अनुभवों के बारे में सलाह लेने के बाद चियान रेंजू खड़ी हुई और विदा लेकर वहां से बाहर निकल गई। कॉन्सेक्रेशन हॉल से निकलने के बाद वह अंदरूनी शहर में बने अपने अस्थायी ठिकाने पर नहीं गई, बल्कि उसने एक दूसरे रास्ते का रुख किया। होली मेडन पैलेस, वो पैलेस के ठीक पीछे की तरफ बनी उस इमारत को देखते हुए, जो आकार में थोड़ी छोटी थी लेकिन उतनी ही आलीशान और खूबसूरत थी। चियान रेंजू की सुनहरी आंखों में उलझन और एक बर्फीली उदासी की झलक तैर गई। ये कभी उसका अपना महल हुआ करता था और वही वुहुन हॉल की असली और कानूनी हकदार थी। हालांकि जब से उसे गुप्त मिशन पर तियांडो साम्राज्य भेजा गया था, तब से इस जगह का मालिक बदल चुका था। हुलियना नाम की उस महिला ने बीबी डोंग के प्यार और उसकी परवरिश के दम पर न सिर्फ होली मेडन का उसका पद छीन लिया था, बल्कि इस महल पर भी कब्जा कर लिया था जो असल में उसका था। भले ही चियान रेंजू को इस पवित्र कन्या के नाम के दिखावे की कोई खास परवाह नहीं थी, लेकिन अपनी जगह किसी और को बिठाए जाने और अपने हक पर किसी और का कब्जा होने का एहसास आज भी उसे दिल को कचोटता था। अब जब वह वापस लौट आई थी, तो भले ही वह तुरंत अपनी चीजें वापस न ले सके, लेकिन इस मौजूदा पवित्र कन्या के रास्ते में थोड़ी मुश्किलें खड़ी करना और उसे अपने होने का एहसास दिलाना तो उसका हक बनता था। दूसरी तरफ हुलियना अपनी गुरु बीबी डोंग और चियान रेंजू के बीच के उस ठंडे रिश्ते से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसे ये तो नहीं पता था कि चियान रेंजू अचानक वापस क्यों आई है, लेकिन उसके मन में खतरे की घंटी बज चुकी थी। इस समय हुलियना महल के भीतर बने अपने स्टडी रूम में कुछ दस्तावेजों को खंगाल रही थी। वह वुहुन हॉल में हाल ही में हुए अधिकारियों के तबादलों और सामान की आवाजाही के रिकॉर्ड में कोई ऐसा छोटा सा सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही थी जिसका संबंध समय की क्षमता से हो। ये उसकी अपनी खुद की गुप्त जांच थी। तभी उसे अचानक एक बेहद शक्तिशाली और अजनबी आत्मा की ऑरा का एहसास हुआ, जो बिना किसी छुपाव के सीधे होली मेडन पैलेस की तरफ बढ़ रही थी। हुलियना का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत अपने दस्तावेजों से एक तरफ रखे, अपनी पोशाक को ठीक किया और उठकर बाहर आ गई। सामने से आ रही महिला की बैंगनी आंखें पूरी तरह शांत थीं, लेकिन उनमें एक ऐसा अदृश्य दबाव था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वह कोई और नहीं, चियान रेंजू ही थी। हुलियना ने एक गहरी सांस ली, अपने भीतर की अजीब सी घबराहट को काबू में किया और अपने चेहरे पर एक होली मेडन के पद के मुताबिक शालीन और सधी हुई मुस्कान ले आई। उसने अपना सिर थोड़ा सा झुकाते हुए कहा, मिस क्वीन रेंजू, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे आपके बारे में बहुत कुछ पता है। आज आपने हमारी होली मेडन पैलेस में कदम रखा है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? उसने सामने वाली को पवित्र कन्या या किसी करीबी रिश्ते के नाम से नहीं पुकारा, बल्कि एक औपचारिक दूरी बनाए रखते हुए मिस शब्द का इस्तेमाल किया। चियान रेंजू ने अपने कदम रोक दिए। हॉल के बीचों बीच खड़े होकर उसने अपनी शांत नजरों से सामने खड़ी हुलियना को ऊपर से नीचे तक देखा। हम वाकई खूबसूरत है। इसके नए नक्श में एक स्वाभाविक सा चार्म है। कोई हैरानी नहीं कि यह उस औरत बीबी डोंग का दिल जीतने में कामयाब रही। जहां तक ताकत की बात है, तो अभी सिर्फ सोल एंसेस्टर ही है। इस उम्र के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अभी यह मेरे सामने कहीं नहीं टिकती। सेवा की कोई बात नहीं है, चियान रेंजू ने बेहद ठंडी और बेरुखी भरी आवाज में कहा। बस बहुत दिनों बाद वुहुन शहर लौटना हुआ था। याद आया कि इस होली मेडन पैलेस का नजारा काफी खूबसूरत हुआ करता था, तो बस इसे ही देखने चली आई। मुझे यह अंदाजा नहीं था कि अब इस जगह की कमान तुम्हारे हाथों में है। उसका लहजा भले ही सपाट था, लेकिन कमान तुम्हारे हाथों में है। शब्दों के पीछे एक अलग ही तंज छिपा हुआ था। हुलियना की मुस्कान वैसी ही बनी रही, पर उसका दिल पूरी तरह सतर्क हो गया। यह साफ था कि सामने वाली महिला अच्छे इरादे से नहीं आई थी। उसने जवाब दिया, यह तो मेरी गुरु का असीम प्यार और महल के सभी साथियों का भरोसा है, जिसकी बदौलत मैं इस पवित्र कन्या के पद को संभाल पा रही हूँ और यहाँ के कामकाज देख रही हूँ। सुश्री चियान रेंजू, आप पहले इस जगह की मालकिन रह चुकी हैं। अगर आप पुरानी यादों को ताजा करने के लिए यहाँ घूमना चाहती हैं, तो लियना को आपका साथ देकर बेहद खुशी होगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। चियान रेंजू की नजरें महल के उसी पुराने और जाने पहचाने माहौल पर घूम गई। उसकी आंखों की गहराइयों में एक पल के लिए बहुत ही बारीक सी हलचल हुई, जो तुरंत शांत हो गई। मैं इस बार वापस आई हूं तो शायद कुछ दिनों के लिए यहाँ रुकूंगी। अंदरूनी शहर में मेरे ठहरने का इंतजाम अभी ठीक से नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि यह होली मेडन पैलेस ही रहने के लिए काफी अच्छा है। क्यों? कार्यवाहक पवित्र कन्या हुलियना, क्या तुम मेरे लिए इतनी सी सुविधा कर पाओगी? ये बात उसने इतनी सहजता से कही, मानो किसी बेहद मामूली सी चीज के बारे में पूछ रही हो, लेकिन इसके पीछे छिपा असली मकसद भांपकर हुलियना का दिल दहल गया। ये पूर्व पवित्र कन्या न सिर्फ वापस लौटना चाहती थी, बल्कि सीधे होली मेडन पैलेस में ही रहना चाहती थी। ये साफ तौर पर एक सीधी चुनौती और इस जगह पर अपने पुराने हक का दावा करने जैसा था। हुलियना के चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए थम गई। उसने चियान रेंजू की उन शांत लेकिन अड़िग आंखों में देखा और समझ गई कि सामने वाली मजाक बिल्कुल नहीं कर रही है। थोड़ा सोचने के बाद हुलियना ने अपना हाथ हल्का सा हिलाया और बेहद शालीन लेकिन अटूट लहजे में कहा, होली मेडन पैलेस के मुख्य हिस्से में कई कमरे खाली हैं। सुश्री चियान रेंजू, अगर आपको यह जगह पसंद है, तो आप अपनी पसंद का कोई भी कमरा रहने के लिए चुन सकती हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी, पोप महामहिम को भी इस पर कोई एतराज नहीं होगा। उसने बड़ी चतुराई से ठहरने की इस बात को सीधे पोप के अधिकार और मंजूरी से जोड़ दिया। ऐसा करके उसने न सिर्फ दरियादिली दिखाई, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि कार्यवाहक पवित्र कन्या के रूप में उसका यह पद खुद पोप द्वारा दिया गया है। भले ही अभी पूरे महाद्वीप के सामने उसे पवित्र कन्या होने का ऐलान खुलकर न किया गया हो, लेकिन स्पिरिट हॉल के भीतर हर कोई उसे ही पवित्र कन्या मानता था। तुम चियान रेंजू भले ही पहले यहाँ की मालकिन रही हो, पर आज तुम सिर्फ एक मेहमान हो और इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकती। चियान रेंजू ने अपनी नजरें हुलियना पर टिका दी। उसका लहजा सपाट था, पर उसमें एक जिद थी। मुझे किसी किनारे के मामूली कमरों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो तियांडो साम्राज्य में इतने लंबे समय तक राजकुमार बनकर रही हूं कि मुझे मुख्य गद्दी पर ही बैठने की आदत हो चुकी है। मेरे हिसाब से इस पैलेस का माहौल ही मेरे रहने के लिए थोड़ा ठीक रहेगा। यह सीधे सीधे होली मेडन पैलेस के मुख्य और केंद्रीय अधिकार को छीनने की मांग थी। हुलियना की मुस्कान तो बनी रही, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। सुश्री चियान रेंजू, आप मजाक कर रही हैं। ये मुख्य कक्ष वुहुन हॉल की पवित्र कन्या का निवास स्थान है। ये नियम खुद पोप महामहिम ने तय किया है कि पवित्र कन्या के अलावा कोई भी इसमें नहीं रह सकता। उसने एक बार फिर नियमों और पोप के नाम का सहारा लिया, जिसका सीधा सा मतलब था, तुम चियान रेंजू इस समय पवित्र कन्या नहीं हो, इसलिए तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं है। चियान रेंजू भी जाहिर तौर पर इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने आधा कदम आगे बढ़ाया और उसके आसपास की वह शक्तिशाली औरत धीरे-धीरे हवा में फैलने लगी। भले ही उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी महल के भीतर की हवा भारी होने लगी थी। और अगर मैं हर हाल में वहीं रहना चाहूं तो माहौल पल भर में बेहद तनावपूर्ण हो गया और वह अदृश्य दबाव पानी की लहरों की तरह चारों तरफ फैलने लगा। हुलियना ने सीधे इस दबाव का सामना किया। भले ही वह चियान रेंजू की ताकत देखकर मन ही मन हैरान थी, लेकिन वह घबराई नहीं। उसे अपनी गुरु बीबी डोंग के चेहरे पर पिछले कुछ दिनों से छाई हुई वह गहरी उदासी और तनाव याद आया। वह जानती थी कि उसकी गुरु उस अदृश्य और रहस्यमयी दुश्मन की वजह से पहले ही बहुत परेशान है। अगर इस समय उसकी चियान रेंजू के साथ सीधे तौर पर कोई लड़ाई हो जाती है, तो नतीजा चाहे जो भी निकले, इससे उसकी गुरु की मुश्किलें ही बढ़ेंगी। यहाँ तक कि अंधेरे में छिपे उस दुश्मन को फायदा उठाने का मौका भी मिल सकता है। ये सोचते ही हुलियना ने अपने मन में एक फैसला कर लिया। उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी कम हो गई और उसकी जगह एक अधिक औपचारिक गंभीर भाव आ गया। उसने अपने लहजे को थोड़ा धीमा करते हुए कहा, आप गुरुजी की बेटी हैं। अगर खून के रिश्ते और आपसी संबंध के लिहाज से देखा जाए तो हम दोनों कोई अजनबी नहीं है, इसलिए हमें आपस में इस तरह आमने सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। आज अगर मैं स्पिरिट हॉल की पवित्र कन्या के तौर पर इस महल की कमान संभाल रही हूं, तो मेरी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर आप हर हाल में इसी मुख्य कक्ष में ही रहना चाहती हैं तो ठीक है। थोड़ा रुककर हुलियना ने अपनी साफ नजरों से चियान रेंजू की तरफ देखा और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा,
मुख्य कक्ष का अंदरूनी हिस्सा काफी बड़ा है। मैं सेवकों को कहकर वहां एक और नया बिस्तर और बाकी जरूरत का सामान लगवा देती हूँ। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं, लेकिन मैं हुलियना वुहुन हॉल की मौजूदा पवित्र कन्या इस होली मेडन पैलेस को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरी ड्यूटी है और ये वह पद और जिम्मेदारी है जो मुझे मेरी गुरु ने सौंपी है। अपनी बात पूरी करने के बाद हुलियना ने चियान रेंजू की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। वो तुरंत मुड़ी और सीधे महल के भीतर बने स्टडी रूम पुस्तकालय की तरफ चल दी। उसके कदम बिल्कुल सधे हुए थे और उसकी पीठ में एक अजीब सी दृढ़ता और मजबूती झलक रही थी। उसने अपनी आखिरी सीमा साफ कर दी थी। जगह साझा करना मंजूर था, लेकिन अपने अधिकार को छोड़ देना किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं था। चियान रेंजू वहीं अपनी जगह खड़ी रही। हुलियना को बिना किसी हिचकिचाहट के वापस जाते देख उसकी बैंगनी आंखों में एक पेचीदा सी चमक कौंधी। ये हुलियना सिर्फ उस औरत के लाड प्यार पर पलने वाला कोई शोपीस नहीं है। ऐसे नाजुक मोड़ पर भी इसने उम्मीद से बढ़कर हिम्मत और जिम्मेदारी दिखाई है। उसे लगा था कि हुलियना या तो डरकर घुटने टेक देगी या फिर बात को दबाने के लिए बीबी डोंग के नाम का सहारा लेगी। उसने यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि वह इस तरह मिलकर रहने का कोई रास्ता निकालेगी। छोड़कर जाना? चियान रेंजू ने अपने मन में एक ठंडी हंसी हंसी। उसका इरादा भी हुलियना को सचमुच वहां से बाहर निकालने का नहीं था। ऐसा करना न सिर्फ देखने में भद्दा लगता बल्कि शायद उसका काम भी न बनता। एक ही कमरे में साथ रहना तो उसके अपने मकसद के लिए और भी बढ़िया था। इस तरह वह न सिर्फ इस लाडली मौजूदा पवित्र कन्या को बेहद करीब से देख सकती थी, बल्कि उसकी रोजमर्रा की बातचीत और हरकतों से बातों ही बातों में उस औरत बीबी डोंग के हालिया अजीब बर्ताव के बारे में कुछ अंदरूनी सुराग भी उगलवा सकती थी। वह भी देखना चाहती थी कि आखिर इस हुलियना को कितनी हकीकत मालूम है। पोप के निजी महल का बाहरी हिस्सा, गलियारे का प्रवेश द्वार। बाइले अभी भी एक पुतले की तरह अपनी जगह पर मुस्तैद खड़ा था। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि होली मेडन पैलेस के भीतर अभी एक छोटी लेकिन बारीक सी जंग हो चुकी है। ठीक इसी समय कदमों की एक थोड़ी तेज लेकिन फिर भी हल्की सी आहट सुनाई दी। अपनी आंखों के कोने से उसने देखा कि यह हुलियना थी जो बीबी डोंग से मिलने आ रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी हलचल दिख रही थी जो अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। हुलियना चौकी के पास आई और उसकी नजरें बाइले और रोजर पर टिक गईं। उसे ये दोनों याद थे, खास तौर पर बाइले नाम का वह युवा रक्षक जो पिछली बार पोप पैलेस के सामने ड्यूटी पर था और इस बार उसकी गुरु के शयन कक्ष के बाहर पहरा दे रहा था। वह देखने में काफी समझदार और शांत लग रहा था। हुलियना यहाँ अपनी गुरु बीबी डोंग से कुछ जरूरी बात करने आई थी। वह सोच रही थी कि इसके बाद वह अपने खुद के रक्षकों को भेजकर एक नया बिस्तर और बिस्तर चादर मंगवा लेगी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, आखिरकार ये सब चियान रेंजू के लिए ही तो मंगवाया जा रहा है, मेरे अपने लिए तो नहीं। तो फिर मैं इसके लिए अपने रक्षकों को क्यों परेशान करूं? इससे अच्छा तो ये होगा कि इन दोनों पहरेदारों को ड्यूटी के काम के बहाने ये काम सौंप दिया जाए। तुम दोनों अपना फैसला करने के बाद हुलियना ने कदम रोके और उन्हें आवाज दी। उसकी आवाज में होली मेडन का वही पुराना और जाना पहचाना रौब वापस आ चुका था। एक काम है जो तुम दोनों को तुरंत करना है। रोजर और बाइले ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। कृपया हुक्म दें पवित्र कन्या महामहिम। शहर के भीतर जाओ और एक बेहद शानदार बिस्तर, गद्दे, तकिए, चादर और रोजमर्रा की जरूरत का दूसरा सारा सामान खरीद कर लाओ। ध्यान रहे सब कुछ बिल्कुल नया और सबसे बेहतरीन क्वालिटी का होना चाहिए। हुलियना ने अपनी आंखों को थोड़ा सिकाड़ते हुए आगे कहा। सारा सामान ठीक से खरीदने के बाद उसे सीधे होली मेडन पैलेस पहुंचा देना। यह सुनकर रोजर के चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया। वे शाही गार्ड नाइट्स थे जिनका काम सुरक्षा करना था। उन्हें अचानक फर्नीचर और बिस्तर खरीदने जैसे नौकरों वाले काम क्यों सौंपे जा रहे थे? उसने बिना सोचे समझे अपनी आदत के मुताबिक कहा, पवित्र कन्या महामहिम, यह हम दोनों अभी ड्यूटी पर तैनात हैं और पहरेदारी की जिम्मेदारी। दूसरी तरफ बाइले के दिमाग में भी एक बात कौन थी, बिस्तर और चादरें खरीदना और वो भी सीधे होली मेडन पैलेस भिजवाना। ये साफ था कि हुलियना ये सब अपने खुद के इस्तेमाल के लिए नहीं मंगवा रही थी, क्योंकि उसके अपने महल में तो सब कुछ पहले से मौजूद होगा। अभी चियान रेंजू के वापस लौटने की बात को जोड़कर देखते हुए उसके दिमाग में एक अंदाजा आया। क्या चियान रेंजू वहां रहने जा रही है? हुलियना ने अपना हाथ हिलाया और रोजर की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, कोई बात नहीं, ड्यूटी का मामला मैं खुद गुरुजी पोप महामहिम को समझा दूंगी और तुम दोनों को कुछ देर के लिए यहां से हटा दूंगी। तुम्हें बस इस काम को अच्छे से पूरा करना है। जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। रोजर ने जैसे ही सुना कि बात सीधे पोप महामहिम तक जाएगी, उसने तुरंत आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना सिर झुकाया और बात मानते हुए कहा, जो आज्ञा आपकी इस दास का प्रणाम। बाइले ने भी उसकी तुरंत बात कहा, जो आज्ञा पवित्र कन्या महामहिम। दिखने में यह मामूली सा भाग दौड़ वाला काम बाइले के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता था। एक ऐसा मौका जिससे वह पूरी कानूनी तौर पर होली मेडन पैलेस के करीब पहुंच सकता था। भले ही यह सिर्फ सामान पहुंचाने का काम था, लेकिन कम से कम वह उस इलाके में कदम रख सकता था और वहां की ऊपरी स्थिति को समझ सकता था, ताकि आगे चलकर वहां अपना काम करने में आसानी हो। जाओ, इसे जितनी जल्दी हो सके पूरा करो। हुलियना ने अपना सिर हिलाया और बिना कुछ कहे मुड़कर सीधे पोप के शयन कक्ष की तरफ बढ़ गई। उसे बीबी डोंग को यह जानकारी देनी थी कि चियान रेंजू शायद होली मेडन पैलेस में उसके साथ रहने वाली है और साथ ही इन दोनों रक्षकों को ड्यूटी से हटाने का बहाना भी बताना था। हुलियना की पीठ को गलियारे की गहराई में गायब होते देख रोजर ने थोड़े बेबस अंदाज में बाइले की तरफ देखा और दबी आवाज में कहा, ये क्या बकवास है? हमसे बिस्तर और चादरें खरीदने के लिए कहां जा रहा है? बाइले का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने रोजर के कंधे पर हाथ थपथपाया। जब खुद पवित्र कन्या महामहिम ने हुक्म दिया है और पोप महामहिम की मंजूरी भी शामिल है, तो हमें बस इसका पालन करना चाहिए। चलिए रोजर भाई। दोनों ने अस्थायी रूप से अपनी जगह संभालने वाले दूसरे साथियों को अपनी ड्यूटी सौंपी। इसके बाद उन्होंने अपने कवच के उन हिस्सों को उतार दिया जो चलने फिरने में रुकावट डाल रहे थे और स्पिरिट सिटी के चमक दमक वाले कमर्शियल एरिया की तरफ तेजी से चल गए। जहां तक पैसों की बात थी तो उसका भुगतान ऊपर से सरकारी फंड से होना था, इसलिए बाइले को उसकी कोई चिंता नहीं थी। उस गंभीर और भारी दबाव वाले पोप पैलेस और शंकक्ष के इलाके से बाहर निकलते ही बाइले और रोजर को ऐसा लगा मानो उनके कंधों से कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो। वुहुन शहर के अंदरूनी हिस्से की सड़कें काफी चौड़ी और साफ सुथरी थीं और दोनों तरफ शानदार इमारतें बनी हुई थीं। वहां लोगों की अच्छी खासी आवाजाही थी। भले ही यह इलाका भी वुहुन हॉल के कड़े नियमों और रॉब के दायरे में आता था, लेकिन मुख्य महल के मुकाबले यहाँ जिंदगी की चहल पहल थोड़ी ज्यादा थी, जिससे यहाँ का माहौल थोड़ा ज्यादा जीवंत और आम जिंदगी के करीब लग रहा था। ये दोनों ही स्पिरिट सिटी के स्थानीय रहने वाले योद्धा थे, इसलिए वे शहर के चप्पे चप्पे से अच्छी तरह वाकिफ थे। सबसे बेहतरीन रेशम, मखमल और सबसे शानदार नक्काशीदार फर्नीचर व बर्तनों की दुकानें पूर्वी इलाके में इकट्ठा थीं। लेकिन चूंकि उन्हें यह बेहद दुर्लभ और आजादी भरा काम मिला था और समय भी अभी काफी बचा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न पहले अपनी सोल पावर को बढ़ाने और शरीर को ताकत देने वाले किसी खास व्यंजन का स्वाद चखा जाए। बाइले ने मुस्कुराते हुए प्रस्ताव रखा, रोजर भाई चलिए पहले जरा झेंझू पैवेलियन चलते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ के कुछ खास पकवान सोल पावर को बढ़ाने और शरीर को मजबूत बनाने में चमत्कार जैसा असर दिखाते हैं। क्यों न पहले वहाँ चलकर थोड़ा स्वाद लिया जाए? इस बार का खर्चा मेरी तरफ से। रोजर की आंखें खुशी से चमक उठी। वैसे तो शाही रक्षकों की कैंटीन का खाना भी काफी अच्छे स्तर का होता था, लेकिन वह रोज का एक जैसा सरकारी खाना था। सालों तक एक ही जैसा खाना खाते खाते इंसान बोर हो ही जाता है। झेंझू पैवेलियन अंदरूनी शहर का एक बेहद मशहूर और महंगा होटल था, जहां आमतौर पर जा पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। अब जब बाइले जैसा छोटा मोटा अमीर साथी खुद आगे बढ़कर दावत दे रहा था, तो उसका मन डोलना लाजमी था। क्या ये ठीक रहेगा? हमारे जिम्मे एक काम भी तो है। रोजर ने थोड़े संकोच और चिंता के साथ अपने हाथ आपस में मले। इसमें गलत क्या है? पेट भरा होगा तभी तो काम करने की ताकत आएगी। बाइले ने हंसते हुए कहा, पवित्र कन्या महामहिम ने हमें सिर्फ सामान खरीदने को कहा है। ये तो नहीं कहा कि इसी पल सामान पहुंचाना है। हमारे पास बहुत समय है। उस मशहूर और बेहद स्वादिष्ट सोल बीस्ट के मांस के बारे में सोचकर, जो सोल मास्टर्स के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता था, रोजर के मुंह में पानी आ गया। उसने आखिरकार सिर हिलाते हुए हाँ कह दिया, ठीक है तो फिर आज तुम्हारी जेब डील करवाते हैं। अगली बार दावत मेरी तरफ से होगी। दोनों ने अपना रास्ता बदला और अंदरूनी शहर के सबसे शानदार इलाकों में से एक में बने झेंझू पैवेलियन की तरफ चल दिए।
होटल के अंदर की सजावट बेहद आलीशान और खूबसूरत थी और वहां आने वाले ज्यादातर लोग या तो ऊंचे स्तर के सोल मास्टर्स थे या फिर बड़े बड़े अमीर व्यापारी। बाइले ने खुले दिल से पैसे खर्च किए। उसने वहां के कई मशहूर सोल बीस्ट पकवान ऑर्डर किए जिनमें ब्लड हूफ बीस्ट की चांप और क्लियर स्ट्यूड कछुए का सूप शामिल थे। साथ ही उसने शरीर को तरोताजा करने वाली हल्की गर्म औषधीय शराब की एक सुराही भी मंगवाई। जैसे ही गर्मा गर्म खाना मेज पर आया उसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई। रोजर शुरू में थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने शुद्ध ऊर्जा से भरपूर बेहद रसीले और ताजा मांस के कुछ टुकड़े खाए और ऊपर से गर्मा गर्म शराब का एक घूंट भरा, उसकी सारी हिचक गायब हो गई। वह बाइले के साथ मिलकर मजे से खाना खाने लगा। बाइले भी दिल खोलकर खा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसे समय थामने की क्षमता के कारण बहुत ज्यादा दिमागी और शारीरिक मेहनत करनी पड़ी थी। भले ही वह अपनी समय की क्षमता का इस्तेमाल चतुराई से कर रहा था, लेकिन उसकी ऊर्जा सचमुच काफी खर्च हो रही थी। वह इस मौके का पूरा फायदा उठाकर खुद को तरोताजा करना चाहता था, ताकि आगे होने वाले और भी ज्यादा थका देने वाले गुप्त अभियानों के लिए अपनी ताकत का स्टॉक जमा कर सके। जब दोनों का पेट अच्छी तरह भर गया तो उन दोनों के चेहरे पर एक लालिमा आ गई थी और उनका शरीर के भीतर सोल पावर भी पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय महसूस हो रही थी। बिल चुकाते समय जब रोजर ने पैसों का बड़ा आंकड़ा देखा तो उसने हैरान होकर अपनी जुबान दांतों तले दबा ली, लेकिन बाइले ने बिना किसी हिचकिचाहट के शांत चेहरे के साथ भुगतान कर दिया। उसकी आंखों में एक बारीक सी योजना चमक रही थी। होटल से बाहर निकलकर दोनों सीधे पूर्वी इलाके के सबसे बड़े यूंजिन पैविलियन की तरफ बढ़े। ये दुकान विशेष रूप से ऊंचे दर्जे के बिस्तर, चादरें और आलीशान सामान बेचने के लिए मशहूर थी, जहां अक्सर वुहुन हॉल के बड़े अधिकारी और रईस लोग ही आया जाया करते थे। रास्ते में रोजर को एक जरूरी बात याद आई, तो उसने दबी आवाज में पूछा, बाइले, हमें किस डिजाइन और किस साइज का सामान खरीदना चाहिए? पवित्र कन्या महामहिम ने सिर्फ इतना ही कहा था कि सामान सबसे बेहतरीन होना चाहिए, पर उन्होंने कोई खास डिटेल तो नहीं दिया था। बाइले के पास इसका जवाब पहले से तैयार था। उसने बेहद सहज होकर कहा, यह तो बहुत आसान है, चूंकि यह सामान पवित्र कन्या महामहिम के लिए है, या यूं कहें कि उन्होंने खुद इसे खरीदने का हुक्म दिया है, तो जाहिर है कि यह सबसे बेहतरीन होना चाहिए। हमें बस वह चुनना है जो आकार में सबसे बड़ा हो, सबसे ज्यादा आरामदायक हो और जिसकी बनावट और कपड़ा सबसे कीमती हो। रही बात रंग की, तो कोई भी शालीन और शांत रंग चुन लेते हैं, उसमें कभी कोई गलती नहीं होगी। और वैसे भी उसने थोड़ा रुककर अपनी आवाज को और धीमा किया, लौटकर हमें यह सारा बिल कैप्टन साहब को देकर सरकारी खाते से ही पास करवाना है, तो डरने की क्या बात है? रोजहर एक पल के लिए हैरान हुआ और फिर अचानक समझ आते ही उसने अपना सिर थपथपाया। अरे हाँ, ये तो सरकारी खर्च है, तो निश्चित रूप से इसका पैसा वापस मिल ही जाएगा। इसके तुरंत बाद उसने बाइले की तरफ बड़े अजीब अंदाज से देखा, तुम तो बड़े चालाक निकले छोड़े, कहीं जो खाना हमने अभी खाया है उसे भी तुम सरकारी खाते में? बाइले ने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी और इसे बेहद स्वाभाविक बताते हुए कहा, रोजर भाई, हम वुहुन हॉल के ही सरकारी काम से बाहर निकले हैं ना। इस भाग दौड़ के बीच काम करने के लिए शरीर में ताकत का होना और खाना खाना भी तो इसी जरूरी खर्चे का एक हिस्सा है। अभी थोड़ी देर में हम इसे भी उसी बिल में जोड़कर ऊपर भेज देंगे। सब कुछ बिल्कुल नियम और कायदे के मुताबिक होगा। रोजर ने एक ठंडी सांस ली। बाइले के इस सीधे सादे और मासूम चेहरे के पीछे छिपी इतनी बड़ी चालाकी को देखकर वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वाह मेरे भाई, मान गए तुम्हें सचमुच, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही करते हैं। उसे अचानक ये महसूस होने लगा कि इस शांत और कम बोलने वाले बाइले के साथ काम करने में असल में बड़ा फायदा और मजा है। जब वे यूंजिन पैविलियन पहुंचे तो वहां के मैनेजर ने एक ही नजर में उन दोनों के कपड़ों से यह पहचान लिया कि वे वुहुन हॉल के शाही रक्षक हैं। वो तुरंत बड़ी सी मुस्कान के साथ उनका स्वागत करने आगे बढ़ा। जब उसे पता चला कि ये लोग खुद पवित्र कन्या महामहिम के लिए बिस्तर और चादरें खरीदने आए हैं, तो उसने हाथ जोड़कर कहा, योद्धा हुजूर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारी दुकान में विशेष रूप से महल के बड़े अधिकारियों के लिए सबसे टॉप क्वालिटी का सामान रखा हुआ है। कृपया मेरे साथ सबसे ऊपरी मंजिल के स्पेशल रूम में चलिए। मैनेजर ने झुककर उन्हें रास्ता दिखाया। ऊपरी मंजिल का वो स्पेशल रूम बेहद शांत और आलीशान था। वहां बहुत ज्यादा सामान नहीं सजाया गया था, लेकिन जो भी चीज वहां रखी थी वह अपने आप में बेहद खूबसूरत और अनमोल थी। मैनेजर ने बड़े संभल कर उन्हें कुछ ऐसे गद्दे और चादरें दिखाई जिन्हें 1000 साल पुराने आइस सिल्कवर्म सिल्क और चांदनी मखमल को मिलाकर बुना गया था। उन्हें छूने पर वे बेहद मुलायम और ठंडे महसूस हो रहे थे। इसके अलावा वहां बत्तख के पंखों से भरे और बादल नक्काशीदार रेशम से ढके हुए बेहद आरामदायक तकिए थे और अगरबत्ती की कीमती लकड़ी से बने कई शानदार नक्काशीदार पलंग भी मौजूद थे। बाइले ने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाईं और सीधे उस पलंग की तरफ इशारा किया जो आकार में सबसे बड़ा व चौड़ा था, जिस पर बर्फ की तरह सफेद मुलायम गद्दे बिछे थे। यह वाला सेट फाइनल करो, पलंग भी यही रहेगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ा और उसने खुद अपने हाथों से उस बेहद मुलायम गद्दे को दबाकर देखा ताकि वह उसके गजब के आराम और बाउंस को महसूस कर सके। इसके बाद वह बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में उस बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और यहां तक कि उसकी आरामदायक स्थिति को जांचने के लिए वह उस पर पीछे की तरफ लेट भी गया। हम वाकई बहुत शानदार है, काफी आरामदायक और मुलायम है, बाइले ने तारीफ करते हुए कहा। वह यह सब इस तरह कर रहा था मानो वह सचमुच पवित्र कन्या महामहिम के आराम का बहुत बारीकी से ध्यान रख रहा हो। पास में खड़ा रोजर यह सब देखकर हक्का बक्का रह गया और डर के मारे उसकी पीठ पर पसीना आ गया। हे भगवान, ये सामान वुहुन हॉल की पवित्र कन्या के लिए लिया जा रहा है और ये लड़का खुद उस पर लेकर चेक कर रहा है। दूसरी तरफ दुकान का मैनेजर भी इस नजारे को देखकर हैरान था, लेकिन उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वह बीच में कुछ बोल सके। उसने यही माना कि यह रक्षक हुजूर कुछ ज्यादा ही बारीकी से सामान की जांच कर रहे हैं। बाइले ने जब खुद इसे आजमा कर देख लिया तो वह मन ही मन काफी संतुष्ट हुआ। इस बिस्तर और गद्दे का आराम वाकई में अव्वल दर्जे का था। ऐसा लगता था कि चियान रेंजू या हुलियना कुछ समय तक इस पर खूब आराम फरमाने वाली थी और हाँ, अगर भविष्य में कभी मौका मिला तो शायद वह खुद भी इस पर लेटने का अनुभव ले सकता था। उसने फुर्ती से एडवांस चुकाया और मैनेजर से कहकर बिस्तर और चादरों के पूरे सेट को अच्छे से और सावधानी से पैक करवा लिया। जहां तक उस अगरबत्ती की लकड़ी से बने बड़े पलंग की बात थी, उसने रोजर को इशारा करके उसका एक कोना उठाने को कहा। इसके बाद उसने अपनी जेब से एक पुरानी डिजाइन का चांदी का ब्रेसलेट कंगन निकाला। यह उसके मूल शरीर के परिवार से मिला हुआ एक स्टोरेज सोल टूल था, जिसके भीतर लगभग 10 क्यूबिक मीटर की जगह थी। ब्रेसलेट से एक हल्की सी चमक निकली और उसने पलंग को सीधे अपने भीतर समेट लिया। इस नजारे को देखकर मैनेजर और रोजर दोनों की नजरें उस ब्रेसलेट पर टिक गईं। भले ही स्टोरेज सोल टूल कोई दुनिया की सबसे अनोखी चीज नहीं थी, लेकिन एक आम सोल एंसेस्टर के पास इसका होना कोई मामूली बात नहीं थी। इस बात ने एक बार फिर उनके मन में बाइले के अमीर खानदान से होने के अंदाजे को पक्का कर दिया। सामान की खरीदारी पूरी होने के बाद दोनों ने और वक्त जाया नहीं किया और तुरंत वुहुन हॉल की तरफ निकल पड़े। वे सीधे होली मेडन पैलेस नहीं गए, बल्कि पहले उन्होंने अपने डिप्टी कैप्टन रेमंड से मुलाकात की और उनके सामने सामान की लिस्ट और खर्चों के बिल पेश किए, जिसमें जेंजू पैविलियन के उस भारी भरकम खाने का बिल भी शामिल था। रेमंड ने बिल हाथ में लेकर उस पर एक सरसरी नजर दौड़ाई। जब उनकी नजर उस काफी महंगे खाने के बिल पर पड़ी तो उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्होंने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और सीधे बाइले की तरफ देखा, जो बिल्कुल सीधा सादा और मासूम चेहरा बनाए देश सेवा महल के काम में थका हुआ दिख रहा था। और फिर थोड़े झेपे हुए रोजर को देखा। आखिरकार उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह जानते थे कि हुलियना ने खुद ये काम सौंपा था और ये मामला अभी वापस लौटी सुश्री चियान रेंजू से जुड़ा था, इसलिए काम के दौरान थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भत्ता मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और पास खड़े क्लर्क को इसे सरकारी खर्च में दर्ज करने का इशारा किया। सामान जब खरीद लिया है तो इसे जितनी जल्दी हो सके पवित्र कन्या महामहिम के पास पहुंचा दो, रेमंड ने आदेश दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी बात बदलते हुए एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर बाइले मन ही मन खुशी से झूम उठा। इसके अलावा तुम दोनों को यह सूचित किया जाता है कि अगली ड्यूटी के लिए तुम दोनों का ट्रांसफर का शेड्यूल तय हो चुका है। तुम दोनों को कल से होली मेडन पैलेस के बाहरी हिस्से में पहरेदारी के लिए तैनात किया जाता है। ड्यूटी का समय पहले की तरह ही रहेगा, दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। आज जब तुम लोग वहां सामान पहुंचाने जाओगे तो लगे हाथ वहां के माहौल और रास्तों को भी अच्छे से समझ लेना। ये सुनते ही बाइले का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी उस बेहद गहरी खुशी और उत्साह को बड़ी मुश्किल से काबू में किया जो उसके चेहरे पर बस छलक नहीं वाली थी। उसने रोजर के साथ मिलकर तुरंत अपना सीना ताना और कड़क आवाज में जवाब दिया, जी हुजूर, हम अच्छी तरह समझ गए।
ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे सोते हुए इंसान को तकिया मिल जाए। वह इसी सोच में परेशान था कि चियान रिंझू और हु लेना के और करीब कैसे पहुंचे और उन पर नजर कैसे रखे, और यहाँ मौका खुद ब खुद चलकर उसके पास आ गया था। होली मेडन पैलेस की सुरक्षा का स्तर भले ही पोप के शयन कक्ष जितना कड़ा न हो, लेकिन वह भी मुख्य महल का एक बेहद खास और केंद्रीय हिस्सा था। और अब क्योंकि वहां दो सबसे महत्वपूर्ण महिलाएं एक साथ रहने वाली थीं, तो निश्चित रूप से वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी काफी पुख्ता होने वाली थी। बाहरी रक्षक के रूप में वहां लंबे समय तक तैनात रहने का मौका मिलना बिना किसी शक के उसके आगे के गुप्त मिशन के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत और बेहतरीन ढाल बनने वाला था। उस समय डिप्टी कैप्टन रेमंड को रिश्वत देना वाकई बिल्कुल सही फैसला था। भविष्य में अगर कभी मौका मिला तो मुझे सचमुच उनका शुक्रिया अदा करना होगा। रेमंड ने उन्हें होली मेडन पैलेस में ड्यूटी करने से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें और सावधानियां समझाईं जो पोप के शयन कक्ष की सुरक्षा से मिलती जुलती थीं, पर उनमें थोड़ा सा फर्क था। इसके बाद उन्होंने उन दोनों को जाने का इशारा कर दिया। रेमंड के कमरे से बाहर निकलने के बाद रोजर ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, अब हमें होली मेडन पैलेस में ही ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है, तो यह तो अच्छा ही हुआ कि सामान पहुंचाने के लिए हमें अलग से चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। लेकिन मैंने सुना है कि वह सुश्री चियान रिंझू भी अब वहीं रहने आ गई हैं, तो मुझे डर है कि अब वहां का माहौल भी बहुत शांत नहीं रहने वाला। बाइले ने पैक किए हुए उस बेहद खूबसूरत और कीमती बिस्तर चादर के सेट को अपने हाथों में थामा हुआ था। उसके होंठों के कोनों पर एक बहुत ही बारीक सी मुस्कान उभर आई। माहौल शांत रहे या ना रहे उससे हमें क्या, हमारा काम तो बस अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहना है। चलिए रोजर भाई, होली मेडन पैलेस चलकर सामान की डिलीवरी करते हैं और साथ ही वहां का रास्ता भी देख लेते हैं। दोनों ने बिस्तर और चादरों के बंडल को अपने हाथों में उठाया और बाइले अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में उस बड़े पलंग को समेटे हुए उस इमारत की तरफ बढ़ गया जो बहुत जल्द उनकी नई ड्यूटी का ठिकाना, वह होली मेडन पैलेस, जो बहुत जल्द बाइले का अगला शिकारगाह बनने वाला था। कुछ ही देर में बाइले और रोजर बिस्तर और चादरों के उस खूबसूरत बंडल को हाथों में थामे होली मेडन पैलेस के बाहरी घेरे में पहुंच गए। वहां अपनी मौजूदगी की वजह बताने के बाद तैनात रक्षकों ने उनके सामान की जांच पड़ताल की और उन्हें महल के दायरे के भीतर जाने की इजाजत दे दी। होली मेडन पैलेस का आकार भले ही पोप के शयन कक्ष जितना विशाल और भव्य नहीं था, लेकिन इसकी अपनी एक अलग ही शान थी। ये बेहद खूबसूरत और सलीके से बनाया गया था। इसके ठीक बीचों बीच 3.5 मंजिला सफेद रंग का मुख्य महल खड़ा था, जिसकी बनावट बेहद खूबसूरत थी और उस पर हल्के सुनहरे रंग की नक्काशी की गई थी जो सूरज की रोशनी में बेहद पवित्र और सौम्य दिख रही थी। मुख्य महल के चारों तरफ कुछ छोटे कमरे और गलियारे बने हुए थे जो बहुत ही खूबसूरती से सजाए गए बगीचों और प्रैक्टिस ग्राउंड से जुड़े थे। यहाँ का पूरा माहौल बेहद शांत और खुशनुमा था। दोनों चलते हुए मुख्य महल के मुख्य दरवाजे के सामने पहुंचे। यहाँ नीले ब्लू आर्मर पहने दो फुर्तीली और चौकस महिला रक्षक तैनात थीं। वे साफ तौर पर हुलियाना की बेहद करीबी और निजी रक्षक थीं। बाइले और रोजर को और उनके हाथों में सामान को देखकर उनमें से एक महिला रक्षक आगे आई और बेहद शांत आवाज में बोली, ये सामान आप हमारे हवाले कर दीजिए, आप दोनों को काफी कष्ट उठाना पड़ा, धन्यवाद। उसका बर्ताव शिष्ट और तहजीब से भरा था, लेकिन उसकी बातों में एक साफ सीमा तय थी कि पुरुष रक्षकों का पवित्र कन्या के रोजमर्रा के रहन सहन वाले मुख्य और गुप्त कमरों में जाना मना है। बाइले और रोजर भी इस बात को अच्छी तरह नियम कायदे समझते थे। उन्होंने बिना कोई सवाल किए अपने हाथों में थामे हुए बंडल उनके हवाले कर दिए। इसके बाद बाइले ने अपने हाथ का स्टोरेज ब्रेसलेट आगे किया और अपनी सोल पावर का हल्का सा इस्तेमाल किया। कंगन से एक रोशनी चमकी और वह भारी भरकम अगरबत्ती की लकड़ी का बड़ा पलंग, उसके साथ के गद्दे और बाकी सारा साजो सामान महल के सामने के खुले मैदान में बिल्कुल सही सलामत और सलीके से प्रकट हो गया। बाइले का यह साफ सुथरा और फुर्तीला अंदाज देखकर उन दोनों महिला रक्षकों ने भी उसकी तरफ एक बार गौर से देखा। सामान सौंपने का काम पूरा होने के बाद भी वे दोनों वहां से तुरंत वापस नहीं लौटे, बल्कि उन्होंने इस सुनहरे मौके का फायदा उठाया और तय की गई कानूनी सीमा के भीतर रहते हुए होली मेडन पैलेस के बाहरी हिस्से के सुरक्षा घेरे और रास्तों को, बाकी चौकियों की जगहों और शिफ्ट बदलने के लिए तय किए गए पॉइंट जैसी चीजों को अच्छे से देख रख लिया। यह एक रक्षक की बुनियादी जिम्मेदारी भी थी और कल से शुरू होने वाली उनकी पक्की ड्यूटी की तैयारी भी थी। इसी बीच मुख्य महल की दूसरी मंजिल पर बने एक बड़े और हवादार बेडरूम में हुलियाना खिड़की के पास रखी स्टडी टेबल पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक पुरानी ऐतिहासिक किताब तो थी, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजे पर तैनात महिला रक्षक की आवाज और बाहर सामान को उठाने रखने की हल्की सी आहट सुनी, वह समझ गई कि बाइले और रोजर का भेजा हुआ सामान आ चुका है। उसने जानबूझकर यह हुक्म दिया था कि उस नए पलंग को उसके खुद के पलंग के ठीक बगल में लगाया जाए। दोनों के बीच का फासला महज कुछ ही फीट का था। यह एक तरह से उसका बिना आवाज का ऐलान था कि मैं अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगी। और साथ ही यह बच्चों जैसी एक चुनौती भी थी। मैं भी देखना चाहती हूं कि अपने आप को बहुत बड़ी समझने वाली यह पूर्व पवित्र कन्या सचमुच मेरे साथ एक ही कमरे में रहने की हिम्मत जुटा पाती है या नहीं। कुछ ही देर बाद चियान रिंझू के पास भी यह खबर पहुंच गई कि सामान आ चुका है और उसे हुलियाना के कहे मुताबिक ही लगाया गया है। उस समय वह बगल के एक छोटे महल की बालकनी में खड़ी होकर दूर का नजारा देख रही थी। एक ही कमरे में साथ रहना मजेदार है, चियान रिंझू ने खुद से कहा। हुलियाना का असली इरादा क्या था, यह भला उससे कहां छिपने वाला था, लेकिन यह बात तो खुद उसके अपने मकसद के लिए बिल्कुल सही थी, पीछे हट जाना। यह चियान रिंझू के खून में ही नहीं था। वह भी यह देखना चाहती थी कि इस मौजूदा कार्यवाहक पवित्र कन्या के हौसले आखिर कितने बुलंद हैं, और वह सबसे नजदीक रहकर उस औरत बीबी डोंग गे की इस लाडली शिष्या को करीब से परखना चाहती थी कि आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है। शाम के समय चियान रिंझू अपना थोड़ा सा जरूरत का सामान लेकर पूरे रौब और हक के साथ उस मुख्य बेडरूम के भीतर आ गई। कमरे के अंदर हुलियाना पहले से ही अपने पलंग के किनारे बैठी हुई थी। उसके हाथों में अभी भी वही किताब थी, मानो वह उसे बहुत ध्यान से पढ़ रही हो। कदमों की आवाज सुनते ही उसने अपना सिर उठाया और दरवाजे पर खड़ी उस सफेद कपड़ों और सुनहरे बालों वाली खूबसूरत शख्सियत की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक बिल्कुल सधी हुई और बेदाग मुस्कान तैर गई। सुश्री चियान रिंझू, आपका बिस्तर तैयार है, आप आराम कर सकती हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप महल के बाहर खड़ी दासियों को आवाज दे सकती हैं। चियान रिंझू की नजरों ने पूरे कमरे का जायजा लिया। उसने हुलियाना के उस बेहद आलीशान और गुलाबी रेशम से सजे पलंग को छोड़ ठीक उसके बगल में लगे उस बिल्कुल नए और अपनी अलग ही बनावट वाले पलंग पर अपनी नजरें टिका दी, जो कि काफी शालीन और आलीशान दिखने वाली अगरबत्ती की लकड़ी का पलंग था। उसने अपना सिर हिलाया और बेहद सपाट लहजे में कहा, कष्ट के लिए धन्यवाद। इसके बाद कोई फालतू की औपचारिकता नहीं हुई और न ही उम्मीद के मुताबिक कोई तीखी बहस। चियान रिंझू सीधे अपने नए पलंग की तरफ बढ़ गई, अपने हाथ का छोटा सा बंडल वहां रखा और फिर कमरे की बनावट, खिड़की की जगह, सोल गाइडिंग लैंप की रोशनी और यहां तक कि हवा में फैली हल्की सी खुशबू का जायजा लेने लगी। उसका अंदाज इतना सहज और स्वाभाविक था मानो यह कमरा हमेशा से उसी का रहा हो। हुलियाना ने भी आगे कुछ नहीं कहा और अपनी नजरें दोबारा किताब पर टिका दी, लेकिन उसकी थोड़ी सी भींची हुई उंगलियां यह साफ बता रही थीं कि उसका दिमाग कहीं और था। इस तरह दो बेहद पेचीदा रिश्तों वाली महिलाएं एक ही कमरे में साथ आ गईं। कमरे की हवा में एक बिना आवाज का मगर भारी तनाव तैर रहा था। दोनों ने कमरे का अपना अपना कोना संभाल लिया था, मानो वे दो ऐसी दिशाएं हों जो एक दूसरे के रास्ते में रुकावट तो नहीं बन रही थी, पर एक दूसरे को लेकर पूरी तरह चौकस थीं। यह खबर बेहद तेजी से होली मेडन पैलेस और यहां तक कि महल के कुछ बड़े अधिकारियों के बीच फैल गई। बाइले और रोजर ने भी वहां के माहौल को समझते समय अपने साथी रक्षकों से इस अनोखी घटना के बारे में सुना। रोजर ने हैरान होते हुए कहा, दो पवित्र कन्याएं एक ही कमरे में साथ रह रही हैं, ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना गया। अब से हमें ड्यूटी करते समय और भी ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी कम नहीं है। बाइले ने बस चुपचाप अपना सिर हिलाया, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग ही नजर चल रहा था। दो बेहद खूबसूरत महिलाएं जो इतनी नजदीक होकर भी एक दूसरे से इतनी दूरी बनाए हुए थीं। यह दृश्य सोचने में ही एक अलग तरह का आकर्षण पैदा कर रहा था, खासतौर पर चियान रिंझू, जिसकी उच्च और पवित्र छवि के पीछे एक गजब का घमंड और बेरुखी थी। दूसरी तरफ हुलियाना का अपना अलग ही अंदाज था, जिसके हुस्न में बुद्धिमानी और एक मजबूत इरादा झलकता था। होली मेडन पैलेस में ड्यूटी पर ट्रांसफर होना वाकई बिल्कुल सही रहा, बाइले ने मन ही मन सोचा। उसके सीने में एक उम्मीद और
गहरी इच्छा जाग उठी थी। उसी रात बाइले अपने आराम करने वाले कमरे में वापस आया। उसने अपने दिमाग से बाकी सारे फालतू विचारों को निकाला और गहरे ध्यान में उतर गया ताकि खुद को सबसे बेहतरीन स्थिति में ला सके। उसे और अधिक ऊर्जा, एक शांत दिमाग और अगले सही मौके का इंतजार करने की जरूरत थी। अगले दिन दोपहर को बाइले और रोजर बिल्कुल सही समय पर होली मेडन पैलेस के बाहरी हिस्से में तय की गई चौकी पर पहुंच गए। दोनों अब चांदी की तरह चमकते हुए पूरे कवच को पहन चुके थे और हाथों में सरकारी भाला थामे बिल्कुल सीधे खड़े थे। पोप के शयन कक्ष के बाहर छाए रहने वाले उस भारी और गंभीर दबाव के विपरीत होली मेडन पैलेस के इस इलाके का माहौल कुछ अलग ही बारीक और पेचीदा सा महसूस हो रहा था। यहाँ की हवा में शांति तो थी, लेकिन कभी कभार मुख्य महल की तरफ से युवा महिलाओं की हल्की सी बातचीत या उनके कदमों की दबी दबी आहट सुनाई दे जाती थी। यहाँ तक कि बगीचे से पक्षियों के चहकने की मीठी आवाजें भी आ रही थी। इस दौरान बाइले ये भी साफ महसूस कर सकता था कि अंधेरे में एक नहीं बल्कि कई छिपी हुई और शक्तिशाली ऑराज हर तरफ घूम रही थी। वे दोनों पवित्र कन्याओं की सुरक्षा में तैनात गुप्त पहरेदार और ऊंचे स्तर के सोल मास्टर थे। भले ही सामने से देखने पर सुरक्षा का स्तर पोप के शयन कक्ष जितना कड़ा न दिखाई दे, लेकिन यहाँ की सुरक्षा को भी किसी कीमत पर कम करके नहीं आंका जा सकता था। इसके बाद उसकी नजरें खुद ब खुद उस 3.5 मंजिला सफेद मुख्य महल की तरफ उठ गईं। खास तौर पर दूसरी मंजिल की उन खिड़कियों पर जहां बेहद खूबसूरत पर्दे लटके हुए थे, उसकी नजरें कुछ पलों के लिए टिक गईं, क्योंकि उसी पर्दे के पीछे हुलियाना और चियान रेंजू एक ही बेडरूम साझा कर रही थी। पहरेदारी का समय लंबा और उबाऊ था, लेकिन बाइले का मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। वह एक बेहद सब्र वाले शिकारी की तरह आसपास की हर हलचल पर पैनी नजर रखे हुए था। दूरी चौकी से लेकर मुख्य महल की दूसरी मंजिल के बेडरूम तक की सीधी दूरी लगभग 300 मीटर थी। वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला था और वो बहुत जल्द अंदर जा सकता था। सही मौका, उसे एक ऐसे मौके का इंतजार करना था जब दोनों पवित्र कन्याएं एक साथ कमरे में मौजूद हों, और इसके लिए सबसे बेहतरीन समय रात का होता, जब चारों तरफ पूरी तरह सन्नाटा छा जाता। रुकावटें, मुख्य महल के अंदर और बाहर महिला रक्षक और गुप्त पहरेदार तैनात थे, इसलिए उसे अंदर जाने और बाहर निकलने के रास्तों की पूरी प्लानिंग करनी थी ताकि समय थामने की क्षमता खत्म होने के बाद पीछे कोई भी भौतिक सबूत न छूटे। मकसद, इस बार उसकी दिलचस्पी मुख्य रूप से चियान रेंजू पर थी, लेकिन चूंकि हुलियाना भी उसी कमरे में थी तो वह कुछ और भी ज्यादा दुस्साहसिक योजना बना सकता था। समय इसी तरह एक एक पल करके बीता गया। ढलता हुआ सूरज धीरे धीरे डूबने लगा, जिससे होली मेडन पैलेस पर एक हल्के सुनहरे रंग की चमक बिखर गई। महल के भीतर से कभी कभार लोगों का आना जाना हो रहा था, जिनमें ज्यादातर दासियां थीं। एक बार हुलियाना को भी बगीचे में कुछ देर टहलते हुए देखा गया, लेकिन चियान रेंजू का कहीं कोई अता पता नहीं था। आखिरकार रात का अंधेरा धीरे धीरे घिराया। सोल गाइडिंग लैंप एक एक करके जल उठे, जिससे होली मेडन पैलेस का पूरा इलाका धुंधली और शांत रोशनी में नहा गया। बाइले उस गहरी होती जा रही रात के अंधेरे में चुपचाप खड़ा था। कवच के भीतर उसका शरीर एक चट्टान की तरह चल था, बस उसकी आंखें परछाई के बीच हल्की सी चमक रही थीं। उसी रात होली मेडन पैलेस के मुख्य बेडरूम के भीतर तेज रोशनी जगमगा रही थी। दिन भर के उस बिना आवाज के तनाव के बाद कमरे का माहौल अभी भी काफी पेचीदा बना हुआ था। चियान रेंजू बाथरूम से बाहर निकली। उसने सफेद रंग का रेशमी बाथरोब पहना हुआ था, जिसकी बेल्ट उसकी कमर पर सलीके से बंधी थी। बाथरोब का कॉलर उसके शरीर से बिल्कुल सटा हुआ था, जिससे उसकी कॉलर बोन साफ दिख रही थी और रोशनी में उसकी त्वचा संगमरमर की तरह चमक रही थी। उसके गीले सुनहरे बाल कंधों और पीठ पर बिखरे हुए थे और बालों के सिरों से टपकती पानी की बूंदें कालीन पर गिर रही थीं, जिससे उसके बाथरोब के निचले हिस्से पर पानी के हल्के निशान बन रहे थे। वह नंगे पैर उस बेहद मुलायम कालीन पर चल रही थी। हाथ में एक सूखा तौलिया थामे वह लापरवाही से अपने लंबे बालों को सुखाते हुए जानबूझकर बेहद शांत और सधे हुए कदमों से चल रही थी, और वह सीधे हुलियाना के सामने से गुजरी, जो अपने पलंग के किनारे बैठी सोल ट्रेसेस की बारीकियों से जुड़ी एक किताब के पन्ने पलट रही थी। चियान रेंजू के चलने से उसके बाथरोब का निचला हिस्सा धीरे धीरे हवा में डोल रहा था। उसके कदम बेहद शांत और सधे हुए थे और उसके चलने के अंदाज में एक ऊंचे पद पर लंबे समय तक रहने वाले इंसान का स्वाभाविक और राजसी रौब साफ झलक रहा था। वह मुलायम कपड़ा उसके शरीर की बनावट के साथ पूरी तरह फिट बैठा था, जो उसके सीधे खड़े रहने के सलीके और उसकी कीमती छवि को और ज्यादा निखार रहा था। उसने अपना सिर थोड़ा सा ऊपर उठाया, जिससे उसकी गर्दन एक हंस की तरह बेहद खूबसूरत और लंबी दिखाई दे रही थी। वह अपनी इस अनूठी ताकत और बेदाग खूबसूरती के तालमेल को बेहद स्वाभाविक रूप से हुलियाना की नजरों के सामने बिखेर रही थी। महिलाओं के बीच की तुलना, खास तौर पर रूप रंग और शारीरिक बनावट की होड़ इतनी बारीक और तीखी होती है कि कई बार यह पुरुषों के बीच होने वाले सीधे मुकाबले से भी ज्यादा बेरहम और साफ महसूस होती है। हुलियाना शुरू में अपनी किताब में पूरी तरह डूबी हुई थी, लेकिन चियान रेंजू के इस तरह ध्यान खींचने वाले अंदाज में सामने से गुजरने पर वह भला उसे अनदेखा कैसे कर सकती थी। अगर वह इस मोड़ पर अपनी आंखें चुरा लेती या अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेती, तो यह साफ तौर पर ऐसा लगता मानो वह खुद को कमजोर साबित कर रही हो और यह मान रही हो कि वह सामने वाली से कमतर है। उसने जबरदस्ती अपने दिमाग को शांत किया और अपनी नजरें बिल्कुल सामान्य अंदाज में ऊपर उठाई, मानो वह बस यूं ही देख रही हो। हालांकि उस एक झलक से जो नजारा सामने आया, उसका असर एकदम असली और जबरदस्त था। चियान रेंजू का शरीर सचमुच इतना परफेक्ट था कि किसी को भी जलन हो जाए। वह लंबे समय तक एंजल सोल की साधना करने, बेहद कड़े अभ्यास और सबसे टॉप क्लास के संसाधनों से मिलने वाले पोषण का नतीजा था। प्रकृति के अनोखे वरदान से तराशा हुआ एक ऐसा शरीर जो लगभग बेदाग था। हुलियाना को भी अपने शरीर पर हमेशा से पूरा भरोसा था। उसकी काया बेहद सुडौल और आकर्षक थी, जिसमें एक युवा लड़की की कोमलता और जवानी का आकर्षण बिल्कुल सही अनुपात में घुला हुआ था। लेकिन इस समय चियान रेंजू के इस तरह सीधे सीधे अपनी खूबसूरती बिखेरने पर उसके मन में भी तुलना करने की भावना जाग उठी। उसकी नजरें अनजाने में ही एक पल के लिए खुद के शरीर पर रुकी और फिर उसने चियान रेंजू की तरफ देखा, जिससे उसके दिल में होड़ की भावना और बढ़ गई। इसमें ऐसा क्या खास है? हुलियाना ने मन ही मन अपने दांत भींचे, लेकिन उसके भीतर की जीती जागती प्रतिस्पर्धा की भावना भी जाग उठी। आगे से मुझे अपनी डाइट पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा और अच्छा खाना खाना होगा। उसने बिना कोई हाव भाव बदले इस बात को अपने दिमाग में नोट कर लिया। चियान रेंजू ने हुलियाना के उस एक पल के बारीक से रिएक्शन को अपनी आंखों से पूरी तरह ताड़ लिया था, जिससे उसके दिल को एक सुकून सा मिला, पर उसके चेहरे पर अभी भी वही बेरुखी और घमंड बरकरार था। उसने हल्के से हूं की आवाज निकाली। यह आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन हुलियाना को साफ सुनाई देने के लिए काफी थी। इसके बाद वो आराम से अपनी उस नई ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठ गई, कंघी उठाई और बेहद तसल्ली के साथ अपने चमकदार सुनहरे बालों को संवारने लगी। हुलियाना उस हल्की सी हूं की आवाज को सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से से सुलग उठी, लेकिन वह इस बात को बाहर जाहिर नहीं कर सकती थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपने हाथ की किताब को बंद किया, खड़ी हुई और सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वैसे तो उसका इरादा थोड़ा देर से नहाने का था, लेकिन इस मोड़ पर वह अपने रौब और तेवर के मामले में किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं थी। हुलियाना बाथरूम में लगे एक बहुत बड़े शीशे क्रिस्टल मिरर के सामने खड़ी हो गई। उसकी नजरें शीशे में दिख रहे खुद के बदन पर टिक गईं और उसे अभी-अभी सामने से गुजरी चियान रेन का बदन याद आया। वाकई दोनों में कुछ तो फर्क साफ महसूस हो रहा था, जिसने उसी मन में आगे चलकर अपनी कमियों को पूरा करने के फैसले को और मजबूत कर दिया। इसके बाद गुस्से से भरी हुलियाना ने जल्दी-जल्दी मगर अच्छी तरह से स्नान किया और उसने भी अपने लिए एक नाइट सूट चुना। वह बेहतरीन कपड़े से बनी एक हल्के गुलाबी रंग की रेशमी नाइट ड्रेस थी। उसका डिजाइन थोड़ा शालीन था, लेकिन उसकी सिलाई शरीर के हिसाब से इतनी परफेक्ट थी कि वह उसके सुडौल बदन के उभारों को बिल्कुल सही तरीके से उभार रही थी। उसकी घेरदार स्कर्ट का निचला हिस्सा काफी बारीक था, मिकी मां का अशाचू, जिससे उसकी चिकनी और गोरी पिंडलियां साफ दिखाई दे रही थीं। उसने ठीक चियान रेंजू की नकल करते हुए अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया, अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा किया और खुद से आ रही गुलाब व शहद मलाई जैसी मीठी खुशबू को बिखेरते हुए बाथरूम से बाहर निकल आई। वह भी बिल्कुल उसी अंदाज में चियान रेंजू की ड्रेसिंग टेबल के सामने से मटकते हुए गुजरी। इस बार हुलियाना ने हल्के से आवाज निकाली। उसकी आंखों के हाव भाव साफ कह रहे थे, देखो मैं भी किसी से कम नहीं हूं।
चियान रेंझो उस समय शीशे के सामने बैठकर त्वचा को निखारने वाला एक कीमती एसेंशियल ऑयल लगा रही थी। आहट सुनते ही उसने अपनी बैंगनी सी आंखों को ऊपर उठाया और शीशे में दिख रहे अक्स के जरिए हुलियाना को ऊपर से नीचे तक देखा। खास तौर पर उन हिस्सों पर उसकी नजर एक पल के लिए टिकी जिन्हें हुलियाना जानबूझकर दिखा रही थी। इसके तुरंत बाद उसने बहुत ही बारीक अंदाज में अपने होठों को सिकुड़ा और नाक से एक बेहद हल्की मगर घमंड और उपेक्षा से भरी हूं की आवाज निकाली। हुलियाना के कान इतनी तेज थे कि उन्होंने इस आवाज को तुरंत पकड़ लिया। यह सुनते ही उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह झटके से मुद्दी और चियान रेंझो को घूरते हुए बोली, तुम इस तरह ना क्यों सिकुड़ रही हो? चियान रेंझो ने अपने हाथ की कीमती कांच की शीशी को नीचे रखा, मुद्दी और बड़े आराम से ड्रेसिंग टेबल का सहारा लेकर दोनों हाथों को अपने सीने पर बांधकर खड़ी हो गई। उसने हुलियाना की तरफ देखा। उसकी सुनहरे रंग की आंखों में एक मजाकिया और आत्मविश्वास से भरा भाव था। उसने अपने गुलाबी होठों को थोड़ा सा हिलाया और एक एक शब्द को बिल्कुल साफ साफ दोहराते हुए कहा, मैं तुमसे हर मामले में बेहतर हूं। इतना कहने के बाद उसने जानबूझकर अपनी लाजवाब खूबसूरती का एक और जलवा बिखेरा। तुम? हुलियाना का चेहरा गुस्से के मारे हल्का लाल हो गया। इसमें इतनी अकड़ दिखाने की क्या बात है? तुम उम्र में मुझसे बड़ी भी तो हो। उसने उम्र का हवाला देकर हुलियाना पर बड़ बनाने की कोशिश की, लेकिन चियान रेंझो के चेहरे पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वह उसी अंदाज और चेहरे के भाव के साथ अपनी जगह पर जमी रही। उसने अपना सिर थोड़ा और ऊपर उठाया, मानो वह किसी ऐसे सच को बयां कर रही हो जिस पर कोई बहस ही नहीं की जा सकती। हुलियाना गुस्से में अपने दांत पीसने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह इस पत्थर दिल औरत के बर्ताव से पागल ही हो जाएगी। उसने अपने तकिए को खींचकर उसकी तरफ मारने की इच्छा को बड़ी मुश्किल से काबू में किया और कुछ गहरी सांसें लेने के बाद अपने दांतों के बीच से बुदबुदाई, भविष्य में कौन किससे आगे निकलेगा यह अभी तय नहीं हुआ है। इतना कहकर उसने जोर से पैर पटके और तेजी से अपने पलंग की तरफ लौटकर बैठ गई। उसने दोबारा सोल ट्रेसेस वाली किताब उठा तो ली, पर अब उसे उसका एक अक्षर भी समझ नहीं आ रहा था। चियान रेंझो ने हुलियाना की उस गुस्से से तमतमाई पीठ को देखा और उसके होंठों पर एक विजेता जैसी हल्की मुस्कान तैर गई। इसके बाद वो वापस मुड़ी और बड़े आराम से अपने लंबे बालों को संवारने लगी। कमरे के भीतर एक बार फिर वही अजीब सा सन्नाटा पसर गया। बस दोनों के सांस लेने की हल्की सी आवाज और कभी-कभार किसी चीज से टकराने की हल्की आहट ही सुनाई दे रही थी। इस बिना आवाज की होड़ और पेचीदा माहौल के बीच समय चुपचाप गुजरता गया और खिड़की के बाहर रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया। रात के ठीक 8 बजे होली मेडन पैलेस के बाहरी पूर्वी गलियारे के मोड़ पर बनी चौकी पर बाईं ले किसी मूर्ति की तरह रात के अंधेरे और इमारत की परछाई में घुला हुआ खड़ा था। बस उसके कवच के कोनों से दूर जल रहे सोल गाइडिंग लैंप की हल्की सी चमक टकराकर परावर्तित हो रही थी। वे दोनों अंदर ही हैं और ऐसा लगता है कि दोनों में से कोई भी अभी सोई नहीं है, काफी एक्टिव है। बाईले ने मन ही मन अंदाजा लगाया। उत्साह, उम्मीद और एक ठंडे हिसाब किताब की मिलीजुली भावनाएं उसके सीने में किसी सुलगते हुए ज्वालामुखी की तरह उबल रही थीं। उसकी समय थामने की क्षमता किसी घात लगाकर बैठे खूंखार शिकारी जानवर की तरह आजाद होने के हुक्म का इंतजार कर रही थी। यही सही समय है। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी तेजी से चमकी और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी क्षमता को एक्टिवेट कर दिया। उस बिना आवाज के हुक्म के लागू होते ही बाईले को केंद्र बनाकर एक अदृश्य ऊर्जा बेहद तेजी से चारों तरफ फैलने लगी। समय एक ही पल में पूरी तरह थम गया। रात की चलती हवा रुक गई, पेड़ के पत्ते हवा में लटक गए, दूर गश्त लगा रही टीम के कदमों की आवाज और कीड़ों का चहकना अचानक बंद हो गया। सामने तैनात और छिपे हुए सभी रक्षक, महल के भीतर चल रही दासियां और बगीचे में पंख फैलाए उड़ने की तैयारी कर रहा रात का एक पक्षी, सबके सब एक ठहरे हुए चित्र की तरह जम गए। पूरी दुनिया के रंग जैसे धुंधले और मटमैले हो गए और सारी आवाजें पूरी तरह से गायब हो गईं। इस बिल्कुल शांत और मृत दुनिया में केवल बाईले की चेतना ही थी जो पूरी आजादी के साथ घूम सकती थी। वह एक बेहद अनुभवी घुसपैठिए की तरह फुर्ती से आगे बढ़ा। उसने अपने शरीर से कवच के उन हिस्सों को तुरंत उतारकर चौकी के पास एक अंधेरे कोने में छिपा दिया जो उसे चलने फिरने में रुकावट बन सकते थे। इसके बाद उसका शरीर रात के अंधेरे में पूरी तरह विलीन होकर एक साए में बदल गया और वह अपने पहले से तय किए गए रास्ते पर बेहद हल्के व तेज कदमों से होली मेडन पैलेस के मुख्य महल की तरफ लपका। मुख्य दरवाजे पर तैनात वे दो महिला रक्षक सफेद संगमरमर की खूबसूरत मूर्तियों की तरह जमी हुई थीं, जिनकी आंखें सामने की तरफ एक ही जगह टिकी थीं। बाईले बिना कोई आवाज किए उनके बीच से सरकते हुए आगे निकल गया। उसने मुख्य दरवाजे को, जो अंदर से लॉक नहीं था, धीरे से धकेला और महल के भीतर कदम रख दिया। पहली मंजिल का मुख्य हॉल पूरी तरह खाली और शांत था, जहां दीवारों पर लगे लैंपों से बस एक ठहरी हुई रोशनी बिखर रही थी। वह एक पल के लिए भी नहीं रुका और कालीन बिछी हुई सीढ़ियों से होते हुए किसी धुएं की लकीर की तरह फुर्ती से दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। दूसरी मंजिल का गलियारा भी पूरी तरह सुनसान था। उसका निशाना बिल्कुल साफ था, गलियारे के आखिरी छोर पर बना हुआ बेडरूम, जिसके दरवाजे के नीचे की दरार से तेज रोशनी बाहर आ रही थी। दरवाजे के सामने खड़े होकर बाईले ने अपनी सांसें थामी और पूरे ध्यान के साथ धीरे से किवाड़ को धकेला। कमरे के अंदर का नजारा देखते ही एक पल के लिए उसकी अपनी सांसें भी रुक गईं। कमरा बेहद विशाल और आलीशान था। सोल गाइडिंग लैंप की तेज और सौम्य रोशनी पूरे कमरे को दिन की तरह चमका रही थी। हवा में दो अलग-अलग तरह की पर मन को मदहोश कर देने वाली बेहतरीन खुशबू तैर रही थी, जिसमें नहाने के बाद की ताजा पानी की भाप घुली हुई थी। दरवाजे के ठीक करीब का यह हिस्सा चियान रेंझो का था। वह दरवाजे की तरफ अपनी पीठ के उस बिल्कुल नई अगरबत्ती की लकड़ी से बनी ड्रेसिंग टेबल के सामने एक तरफ होकर बैठी हुई थी। उसने अपने शरीर से वो बाथरोब उतार दिया था और उसकी जगह एक बेहद साधारण डिजाइन लेकिन बेहतरीन क्वालिटी वाली चांदनी जैसी सफेद रेशमी नाइट ड्रेस पहन ली थी। उसके लंबे सुनहरे बाल अभी भी पूरी तरह सूखे नहीं थे। वे थोड़े गीले अंदाज में उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे और बालों की कुछ शरारती लटें उसकी गोरी व मुलायम त्वचा से चिपकी हुई थी। उसका एक हाथ हवा में उठा हुआ था, मानो वह ड्रेसिंग टेबल पर रखी किसी चीज को उठाने ही वाली थी और उसका यह एक्शन ठीक इसी पल थम गया था। रुके हुए समय में उसका यह एक तरफ का चेहरा रोशनी के नीचे इतना खूबसूरत दिख रहा था कि देखने वाले के होश उड़ जाएं। उसकी लंबी झुकी हुई पलकें, तीखी सीधी नाक और हल्के रंग के सुडौल होंठ, हर एक चीज से एक पवित्रता और राजसी रौब साफ झलक रहा था। नाइट ड्रेस के साधारण डिजाइन और इस समय ठहर चुकी उसकी मुद्रा ने उसके पूरे वजूद की पवित्र छवि में एक बिना किसी हिफाजत वाली कोमलता और जोड़ दी थी। वहीं कमरे के दूसरी तरफ खिड़की के पास बने पलंग पर हुलियाना सिरहाने से थोड़ा टेक लगाए बैठी थी। उसने हल्के गुलाबी रंग की रेशमी नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसका ऊपरी हिस्सा थोड़े ढीले ढले और आरामदायक स्टाइल का था। वह मुलायम कपड़ा उसके सुडौल बदन को बेहद खूबसूरती से उभार रहा था। उसकी नाइट ड्रेस का कॉलर थोड़ा सा फैला हुआ था, जिससे उसकी कॉलर बोन साफ दिख रही थी। उसके हाथों में अभी भी सोल ट्रेसेस वाली वही किताब थमी थी, लेकिन उसकी नजरें पन्नों पर नहीं थी, बल्कि वह अभी भी हल्के गुस्से में चियान रेंझो की तरफ देख रही थी। नहाने के बाद उसके गालों पर अभी भी हल्की सी गुलाबी रंगत बाकी थी और उसके थोड़े सिकोड़े हुए होंठ ये साफ बता रहे थे कि उसका गुस्सा अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उसकी आंखों के किनारे थोड़े ऊपर की तरफ उठे हुए थे, जो गुस्से के बाद भी बेहद जीवंत और चमकदार दिख रहे थे। एक तरफ चांदी के नीचे खिले सफेद कमल जैसी पवित्र और शालीन चियान रेंझो थी, तो दूसरी तरफ उससे भीगी गुलाब की कली जैसी बेहद दिलकश और चुलबुली हुलियाना। दोनों का एक ही कमरे में नाइटी पहने हुए, बिना किसी हिफाजत के इस तरह मौजूद होना एक बेहद शांत मगर एक दूसरे से बिल्कुल अलग नजारा पेश कर रहा था। बाईले की नजर सबसे पहले अपने ज्यादा करीब बैठी चियान रेंझो पर पड़ी। उसने अपने कदमों को बिल्कुल धीमा किया, मानो वह बादलों पर पैर रख रहा हो, और एक एक कदम बढ़ाते हुए उस चांदनी जैसी सफेद पोशाक वाली आकृति की तरफ बढ़ने लगा। वह जितना करीब आ रहा था, चियान रेंझो के बदन की वह अनूठी खुशबू उसे उतनी ही साफ महसूस हो रही थी। ये बीबीडों की उस रौब और कड़क मिजाज से भरी खुशबू जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली और उस मदहोश कर देने वाली खुशबू को अपने भीतर समेट लिया। उसकी आंखों की चमक इस समय बेहद गहरी हो चुकी थी। इसके बाद उसने उसे बड़े ही आराम से अपनी बाहों में समेट लिया और अपना सिर झुकाकर अपना चेहरा उसके उन सुनहरे और चमकदार बालों में छिपा लिया, जो अभी पूरी तरह सूखे नहीं थे और किसी रेशमी चादर की तरह बिखरे हुए थे। लंबे बालों के बीच एक बार फिर गहरी सांस ली। इसके बाद उसने धीरे से अपना सिर उठाया, अपनी
बाहों की पकड़ को ढीला किया और चियान रेंझू के ठीक सामने आ गया। उसने थोड़ा आगे झुककर अपनी बेहद भावुक नजरों को उसके इस बेहद नजदीक दिख रहे खूबसूरत चेहरे पर टिका दिया। इससे पहले उसने चाहे महल के बाहर से दूर से देखा हो या फिर दरवाजे से कोई सरसरी झलक पाई हो, वे सब इस समय इतने करीब से निहारने के सामने कुछ भी नहीं थे। रोशनी के नीचे उसकी त्वचा इतनी गोरी थी कि मानो आर पार दिख जाए, और वह संगमरमर जैसी चिकनी थी जिस पर एक भी दाग नहीं था। उसकी भौहें किसी दूर पहाड़ी की सुंदर लकीर जैसी थीं और उसकी लंबी व घुमावदार पलकें उसकी आंखों के नीचे एक हल्के पंखे जैसी परछाई बना रही थीं। उसकी नाक बिल्कुल सीधी और सुडौल थी और उसके होंठों की बनावट इतनी परफेक्ट थी कि उनका प्राकृतिक रंग किसी नए खिले फूल की पंखुड़ी जैसा लग रहा था। उसका पूरा चेहरा जहां एक तरफ देवी जैसी पवित्रता और एक बेदाग अनुपात को समेटे हुए था, वहीं दूसरी तरफ ठहरे हुए समय में उसकी थोड़ी झुकी हुई आंखों की वजह से उसमें एक मासूम सी कोमलता भी झलक रही थी, जो देखने वाले के होश उड़ा देने के लिए काफी थी। बाइले की नजरें उसी चेहरे पर ठहर कर रह गईं। आखिरकार खुद पर काबू न रख पाने के कारण वह धीरे-धीरे उसके और करीब आया और उसने उसके होंठों पर एक बेहद हल्का और छोटा सा चूना छोड़ दिया। वह वहां ज्यादा देर नहीं रुका, बस उस हल्के से एहसास को महसूस किया और पीछे हट गया, मानो वह बस इस बेमिसाल अजूबे के असली होने का एहसास पाना चाहता हो। इसके बाद बाइले मुड़ा और दूसरी तरफ बैठी हुलियाना की ओर बढ़ गया। हुलियाना के पास पहुंचकर वह उसी तरह थोड़ा आगे झुका और अपना चेहरा उसकी गर्दन और बालों के सिरों के करीब ले गया और फिर उसने उसे भी धीरे से चूम लिया। हुलियाना की महक चियान रेंझू के उस ठंडे और शांत अंदाज से बिल्कुल अलग थी। दोनों का अपना अपना अनोखा अंदाज था और दोनों ही दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाली थीं। दो बेमिसाल खूबसूरत हसीनाएं, बाइले ने बहुत धीमी आवाज में खुद से कहा। अब उसने और ज्यादा वक्त झाया नहीं किया और सीधे अपने काम में लग गया। सबसे पहले उसने बड़े ही आराम से हुलियाना को अपनी बाहों में उठाया। इसके बाद वह वापस ड्रेसिंग टेबल के पास आया और वहां अभी भी बैठी हुई मुद्रा में जमी चियान रेंझू को भी अपनी बाहों में भर लिया। बाइले ने उसे बड़े ही सलीके से हुलियाना के ठीक बगल में लेटा दिया। अब दो बेहद खूबसूरत मगर एक दूसरे से बिल्कुल अलग मिजाज वाले चेहरे एक साथ अगल बगल मौजूद थे। थमे हुए समय के इस दायरे में हर तरफ पूरी तरह सन्नाटा था। बस खाली कमरे में बाइले के चलने की हल्की सी आहट सुनाई दे रही थी। कमरे को वापस ठीक करने का बुनियादी काम पूरा करने के बाद बाइले की नजर चियान रेंझू की ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी। वह वहां गया और खूबसूरत शीशियों और डिब्बों के बीच से उसने भौहें संवारने या बारीक अक्षर लिखने वाला एक खास पतला पेन ढूंढ निकाला। उस पेन को हाथ में लेकर उसने थोड़ी देर सोचा और फिर उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। उसने बारी-बारी से चियान रेंझू और हुलियाना का एक हाथ आगे खींचा और उन दोनों की मुलायम हथेलियों पर अपनी लिखावट को जानबूझकर छिपाते हुए टेढ़े-मेढ़े अक्षरों में एक जैसी बात लिख दी। तुम दोनों मेरी हो। लिखने के बाद उसने उस पेन को वापस उसकी जगह पर रख दिया और दोनों पवित्र कन्याओं के हाथों को वापस उनके शरीर के पास वैसे ही रख दिया। किसी का हाथ पेट पर था तो किसी का सामान्य रूप से नीचे की ओर, ताकि वह लिखावट हथेलियों के स्वाभाविक रूप से मुड़ने के कारण तुरंत दिखाई न दे, लेकिन थोड़ा सा भी ध्यान देने पर साफ नजर आ जाए। ये सब करने के बाद उसने आखिरी बार चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई ताकि ये पक्का कर सके कि कोई सबूत या गड़बड़ी न बची हो। फिर वह बिल्कुल वैसे ही जैसे आया था वैसे ही बिना कोई आवाज के कमरे से बाहर निकल गया। वह रुके हुए महलों और गलियारों के बीच से किसी साई की तरह तेजी से वापस लौटा। होली मेडन पैलेस के बाहरी हिस्से में अपनी चौकी पर पहुंचकर बाइले ने फुर्ती से छिपाकर रखे हुए कवच के हिस्सों को दोबारा अच्छे से पहन लिया। उसने अपनी सांसों को काबू में किया, अपने शरीर को बिल्कुल सीधा तान लिया और भाले को मजबूती से थाम लिया। उसकी आंखों में दोबारा एक रक्षक सैनिक जैसी तेजी और सूनापन लौट आया, मानो वह अपनी इस जगह से एक इंच भी न हिला हो। समय का ठहराव खत्म होने पर चियान रेंझू ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। ठीक उसी पल उसके बगल में लेटी हुलियाना ने भी एक हल्की सांस ली और थोड़ी थकान व हैरानी से भरी आंखें खोली, लेकिन अगले ही पल दोनों ने झटके से अपने हाथ ऊपर उठाए और हथेलियों को फैलाकर देखा। हुलियाना ने भी बेहद हैरान होकर अपने हाथ की तरफ देखा। पलंग के पास जल रहे सोल गाइडिंग लैंप की तेज रोशनी में वो टेढ़े-मेढ़े अक्षरों में लिखी पंक्ति, जो किसी दहकते हुए गर्म लोहे के निशान जैसी साफ दिख रही थी, दोनों की नजरों के सामने आ गई। तुम दोनों मेरी हो। उसी पल उनके भीतर एक गहरा सन्नाटा, हैरानी और नासमझी का तूफान सा उमड़ पड़ा। चियान रेंझू ने झटके से अपने बगल में लेटी हुलियाना की तरफ देखा। उसे सामने वाली की आंखों में भी वैसी ही हैरानी, गुस्सा और हथेली पर वही लिखे हुए शब्द दिखाई दिए। जब दोनों की नजरें आपस में मिली तो दोनों ने एक दूसरे की आंखों में एक बेहद खौफनाक सच पढ़ लिया। ये कौन है? ऐसा कैसे हो सकता है? चियान रेंझू ने झटके से अपनी मुट्ठी भींच ली, जिससे उसकी हथेली पर लिखे हुए शब्द छिप गए। उसकी मजबूत स्पिरिचुअल पावर एक भयंकर लहर की तरह कमरे के कोने-कोने में फैल गई। उसकी सोल पावर इतनी तेजी से उमड़ी कि कमरे में रखा सामान थरथराने लगा। हुलियाना ने भी अपनी सोल पावर को आजाद कर दिया। उसका पूरा शरीर गुस्से और एक रीढ़ की हड्डी तक कंपा देने वाले डर से कांप रहा था। उसे अपनी गुरु बीबी डोंग की वह पुरानी चेतावनी और उनका अजीब बर्ताव याद आ गया। क्या समय को रोक देने वाली उस अजीब ताकत वाले दुश्मन ने अब उन पर भी अपना हाथ डाल दिया था? चाहे पूरा वुहन पैलेस ही क्यों न छान मारना पड़े, उस कमीने को ढूंढ निकालना होगा। मैं उसके शरीर के हजारों टुकड़े कर दूंगी और उसकी आत्मा तक को पूरी तरह मिटा दूंगी। चियान रेंझू की आवाज हजारों साल पुरानी बर्फ की तरह ठंडी थी, जिसमें पहले कभी न देखी गई भयानक और जानलेवा नफरत भरी थी। हुलियाना ने अपने निचले होंठ को इतनी जोर से दबाया कि मानो खून ही निकल आएगा। डर, गुस्सा और अपनी गुरु बीबी डोंग के हालात को लेकर एक गहरी चिंता, ये सब उसके दिमाग में एक साथ उलझ गए थे। वह अच्छी तरह जानती थी कि इस बात का ढिंढोरा बिल्कुल नहीं पीटा जा सकता, ठीक वैसे ही जैसे उसकी गुरु ने भी इस बात को छिपा कर रखा था। लेकिन जैसे ही उन दोनों की स्पिरिचुअल पावर ने एक साथ अपने शरीरों का जायजा लिया, वे दोनों एक बार फिर झटके से पूरी तरह सुन्न हो गई। कमरे की हवा जैसे पूरी तरह जम गई। हुलियाना का चेहरा एक पल में कागज की तरह सफेद पड़ गया। उसने अपनी उंगलियों से नीचे बिछी चादर को इतनी मजबूती से खींच लिया कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद दिखने लगे। वहीं चियान रेंझू ने झटके से अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी लंबी पलकें पूरी तरह कांपने लगीं। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसकी उन हमेशा शांत और घमंडी रहने वाली आंखों में एक खूनी नफरत और सब कुछ जलाकर राख कर देने वाला गुस्सा खौल रहा था। कमीना, नीच कहीं का! चियान रेंझू ने अपने दांतों के बीच से एक दबी हुई चीख निकाली। उसका गला बेइंतहा गुस्से की वजह से पूरी तरह बैठ गया था। हुलियाना ने अपने होंठों को मजबूती से भींच रखा और अपमान के उन आंसुओं को बहने से रोका जो उसकी आंखों से गिरने ही वाले थे। साथ ही उसने सब कुछ तबाह कर देने की उस इच्छा को भी काबू में किया। वह जानती थी कि इस मोड़ पर हिम्मत हारना या चिल्लाना बिल्कुल बेकार था। दोनों के बीच एक ऐसी खामोशी पसर गई जो दम घोट देने वाली थी। आखिरकार चियान रेंझू ने खुद को संभालते हुए खड़े होने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ी सी हलचल की, उसके मुंह से एक दबी हुई कराह निकल गई और उसे अपनी गति धीमी करनी पड़ी। ठीक वैसा ही दर्द और एहसास हुलियाना ने भी महसूस किया। मैं तुम्हें कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी, चियान रेंझू ने किसी श्राप की तरह यह बात कही। उसका एक-एक शब्द ठंडी और खूनी नफरत में डूबा हुआ था। उसने बिस्तर का सहारा लेकर धीरे-धीरे खुद को सीधा खड़ा किया और उसके पूरे हाव-भाव में एक अजीब सा ठंडापन था। हुलियाना ने भी एक गहरी सांस ली और किसी तरह हिम्मत जुटाकर खड़ी हुई और उसके पीछे-पीछे चलने लगी। इस समय उन दोनों के बीच की वह बिना आवाज वाली आपसी होड़ और मुकाबला पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसकी जगह इस साझी मुसीबत और आसमान छूते गुस्से ने ले ली थी। अब उन दोनों के बीच बस एक गहरी खामोशी और एक ही दर्द से गुजरने के बाद साथ मिलकर बदला लेने का पक्का इरादा बाकी रह गया था।